इस एनिमे को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि अगर तुमने आज तक ये एनिमे नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुमको इस एनिमे से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये एनिमे इतनी ज्यादा अच्छी है। इस एनिमे के स्टार्ट में हम एक बहुत ही बड़े स्कल को देखते हैं जो कि एक राक्षस का होता है। उसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजिट किंग की, जिसने इस राक्षस को मारा होता है। इस स्कल के पास एक चर्च होता है एंड एक दिन उस चर्च के फादर को अपने गेट के सामने दो छोटे बच्चे मिलते हैं जिनको कोई वहाँ पर छोड़कर चला गया होता है। फादर समझ जाते हैं कि दोनों बच्चे अनाथ है और वो उन दोनों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। उन बच्चों की टी शर्ट पर उनके नाम लिखे होते हैं, जिनमें से एक तो बहुत ही शांत और प्यारा होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश होता है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। एंड यही हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर है एंड इसका नाम है आस्था। फिर हम देखते हैं 15 साल बीत जाते हैं एंड आस्था अपनी चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है मैं बड़ा होकर विजिट किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। जिसपे सिस्टर लिली बोलती है नहीं, मैंने कितनी बार तुमसे कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आस्था बहुत ज्यादा जिद्दी होता है एंड वो सिस्टर लिली से जिद करने लगता है कि वो उससे शादी कर ले। एंड सिस्टर लिली आस्था से बहुत परेशान हो जाती है और वो अपना मैजिक यूज करके आस्था को एक वाटर पंच मार देती है, जिससे आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिस्टर लिली उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। एंड तभी वहाँ पे चर्च के कुछ और बच्चे आ जाते हैं और वो सिस्टर लिली से कहते हैं बिल्कुल सही किया आपने, जब भी आपको परेशान करे इसको एक दो वाटर पंच मार दिया करिए। लेकिन तभी आस्था दोबारा से होश में आ जाता है एंड फिर से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है। बट इस बार वहाँ पर यूनो आ जाता है एंड वो आस्था को अपने मैजिक से वहीं पर गिरा देता है। आस्था गुस्से में उठता है और उसके पास भाग के जाके कहता है आखिर तुम हर बार मेरे और सिस्टर लिली के बीच में अपनी टांगे घुसाते हो। जिसपे यूनो आस्था से कहता है देखो, पहले तो तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरा तुम्हारी हाइट बहुत कम है, तीसरा तुम दिमाग से कम हो, और सिस्टर लिली इस चर्च की नन है और नन लोग शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या। जिसपे आस्था बहुत गुस्सा हो जाता है और यूनो से कहता है आजा 1v1 फ्री फायर में नहीं असली फाइट में मतलब। जिसपे आस्था से कहता है नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम्हारे साथ 1v1 करके। आस्था बोलता है क्यों डर गया क्या। जिसपे बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है ये बोलता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को जिंदगी में भी हरा सकते हो। आस्था मैक्स से बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे मुझसे, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते कभी। जिसपे मैक्स बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता जो 15 साल का होने के बाद भी मैजिक नहीं यूज कर सकता। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, मतलब आस्था एक ऐसे वर्ल्ड में होता है जहाँ पे मैजिक से ही सब कुछ होता है बिना मैजिक के। मैक्स आस्था से कहता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम बिना मैजिक के यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो। आस्था कहता है अच्छा यूनो अगर इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो ये कर सकता है क्या। एंड वो बहुत ही तेज स्पीड में क्रंचेस मारने लगता है। असल में आस्था मैजिक तो यूज कर नहीं सकता, इसलिए वो एक्सरसाइज करके अपने आप को फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेता है। मैक्स आस्था से कहता है कि तुम क्रंचेस मारकर विजिट किंग नहीं बन सकते, क्योंकि विजिट किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर नहीं। एंड तभी यूनो अपने मैजिक से सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है, जिसको देखने सारे बच्चे भाग के चले जाते हैं। एंड यूनो का भी सपना आस्था की तरह विजिट किंग बनने का होता है। सिस्टर लिली भी यूनो को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसपे आस्था को बहुत जलन होती है एंड वो जल्दी से भाग के लकड़ियां काटने आ जाता है ताकि सिस्टर लिली उसको भी थैंक यू बोले। लेकिन इससे पहले कि वो लकड़ियां काटता है यूनो अपने मैजिक से लकड़ियां भी काट देता है। असल में इसको आस्था के सामने शो ऑफ करना थोड़ा पसंद होता है। मैक्स कहता है मुझे यकीन है अगला विजिट किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। एंड तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं एंड वहाँ आकर यूनो की तारीफ करने लगते हैं कि यूनो जरूर इस चर्च का नाम एक दिन रोशन करेगा। आस्था दुखी हो जाता है और कोने में अकेला जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है और उससे कहती है दुखी मत हो आस्था, थोड़े दिनों में तुम्हारी ग्रिमवॉर तुम्हें मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जिसको सुनकर आस्था खुश हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रिमवॉर मिलेगी एंड फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड फिर एक दिन मैं विजिट किंग बनूंगा। ग्रिमवॉर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लीफ बनी होती है जो सबको 15 साल की एज पे मिलती है एंड उसको पाने के बाद लोगों का मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो मैजिकल अटैक्स भी यूज कर सकते हैं। आस्था यूनो से कहता है कि जब मुझे मेरी ग्रिमवॉर मिलेगी तब हम दोनों बचपन की तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन यूनो उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है, मानो वो आस्था को अपने टक्कर का मानता ही नहीं है। जिसपे आस्था भी बहुत दुखी हो जाता है एंड वो भी वहाँ से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और उससे कहती है तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसपे यूनो कहता है आस्था मेरे रहते कभी भी विजिट किंग नहीं बन सकता। सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था क्योंकि बहुत दुखी होकर गया है तो वो मे भी कहीं पर चुपचाप जाके रो रहा होगा, लेकिन हमारा आस्था रोता वोता नहीं है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए एंड अपने विजिट किंग बनने के सपने को सच करने के लिए। थोड़े दिनों बाद आस्था यूनो और बहुत सारे बच्चे जो 15 साल के हो गए थे वो सब ग्रिमवॉर टावर जाते हैं अपनी अपनी ग्रिमवॉर लेने। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो फाइनली मैजिक यूज कर पाएगा एंड यूनो को टक्कर दे पाएगा। वहाँ पे 2 नोबल फैमिलीज के भी बच्चे आए होते हैं जो आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होता है। वहाँ पर उस ग्रिमवॉर टावर का मास्टर आ जाता है एंड सारे लोगों का वेलकम करता है। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश होता है। फिर ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है और सारे लोगों के पास अपने आप उनकी ग्रिमवॉर उड़कर जाने लगती है। सारे लोग अपनी अपनी ग्रिमवॉर पाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रिमवॉर नहीं आती। आस्था बोलता है मेरी ग्रिमवॉर लेट हो गई क्या, मेरी ग्रिमवॉर कहाँ है। जिसपे सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनो के पास उसकी ग्रिमवॉर आ जाती है जो कि होती है एक 4 लीफ ग्रिमवॉर, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होती है एंड यही ग्रिमवॉर फर्स्ट विजिट किंग के पास भी होती है। जिसको देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर यूनो जो कि नोबल फैमिली का भी नहीं है उसको 4 लीफ ग्रिमवॉर कैसे मिल गई। यूनो उल्टा घूमता है और सबसे कहता है कि वो बनेगा अगला विजिट किंग एंड सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और यूनो से बोलता है नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजिट किंग। जिसपे फिर से सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं एंड यूनो भी आस्था को वहीं पर इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटका होता है और थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि ना तो सिर्फ उसके पास मैजिक है बट अब तो उसको ग्रिमवॉर भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता और वो उठता है और कहता है क्या हुआ अगर मेरे को ग्रिमवॉर नहीं मिली तो मैं तब भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा एंड एक दिन विजिट किंग जरूर बनूंगा, तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ एंड मैं ये तुम्हें प्रूफ करके रहूंगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है। इधर हम देखते हैं ये दोनों जलन के मारे यूनो से लड़ने आ जाते हैं एंड उससे कहते हैं आखिर तुम्हारे जैसे गरीब को 4 लीफ ग्रिमवॉर कैसे मिल सकती है एंड हम नोबल्स को नहीं, मैं जला दूंगा तुम्हारी इस ग्रिमवॉर को। एंड वो यूनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है, लेकिन यूनो
यूनो बिना अपनी ग्रिम वॉर का यूज किए ही अपने आप को डिफेंड कर लेता है, जिसको देखकर ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर यूनो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चेन्स आके उन दोनों को पकड़ लेती हैं। एंड तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो बोलता है तुम लोग पागल हो क्या जो इतनी रेयर चीज को जलाना चाहते हो। यूनो पूछता है कौन हो तुम, जिसपे ये बताता है मेरा नाम है स्नेक और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। एंड तभी वो अपने मैजिक से यूनो को भी पकड़ लेता है एंड उसकी 4 लीफ ग्रिम वॉर को भी उससे छीन लेता है। यूनो बोलता है स्नेक मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ये ग्रिम वॉर को केवल उसका ओरिजिनल ओनर ही यूज कर सकता है। जिसपे स्नेक कहता है हाँ मेरे को पता है कि तुम्हारी ग्रिम वॉर को तुम्हारे बिना कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस 4 लीफ ग्रिम वॉर के मेरे को बहुत पैसे मिलेंगे एंड इसीलिए मैं तुम्हारी ग्रिम वॉर चुरा रहा हूँ और माफ करना तुम्हारा विज़र्ड किंग बनने का सपना यहीं पर खत्म होता है। एंड तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है एंड आते गिर के अपनी बेइज्जती करा लेता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ और तुम्हारे पास 2-2 ग्रिम वॉर कैसे। यूनो बोलता है उनमें से एक मेरी और यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब आस्था सारा का सारा खेल समझ जाता है एंड वो स्नेक से कहता है चुपचाप यूनो की ग्रिम वॉर वापस कर दो, जिसपे स्नेक उससे कहता है तुम तो वही लूजर हो ना जिसको एक भी ग्रिम वॉर नहीं मिली। एंड ये कहकर वो उस पर हंसने लगता है। आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसको कोई ग्रिम वॉर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूँ जो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा। एंड ये कहके आस्था स्नेक की तरफ भागता है। यूनो कहता है नहीं उससे मत लड़ना आस्था। स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है, लेकिन आस्था उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है एंड वो बस उसको एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी स्नेक की चेन्स उसको पकड़ लेती हैं। एंड फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आस्था मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है, फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, और अगर एक चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर विज़र्ड किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फिर स्नेक उसको पीछे की दीवार पर लड़ा देता है एंड उसके पास जाकर बोलता है अपनी आंखें खोलो बच्चे, तुम मुझे 100 जन्मों में भी नहीं हरा सकते। आस्था मन में सोचता है कि ये सही तो कह रहा है, मैं चाहे जितना भी अपनी बॉडी को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बना लूं, लेकिन मैं इसका भी नहीं हरा सकता। स्नेक आस्था के ऊपर हंसता है और बोलता है अपनी चेन से मैं किसी के अंदर कितना मैजिक है ये नाप सकता हूँ, और तुम्हारे अंदर एक बूंद मैजिक भी नहीं है एंड इसीलिए तुम्हारे पास कोई ग्रिम वॉर नहीं आई, क्योंकि ग्रिम वॉर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास तो मैजिक है ही नहीं। तुम विज़र्ड किंग तो क्या तुम कोई नॉर्मल सी जॉब भी नहीं कर सकते, शर्म करो अपनी जिंदगी पर, तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो। जिसको सुनकर आस्था अंदर से टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि ये एकदम सही तो कह रहा है, मेरे अंदर ना तो मैजिक है और ना ही मेरे पास अब एक ग्रिम वॉर है, फिर आखिर मैं कैसे विज़र्ड किंग बन सकता हूँ जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। एंड जिंदगी में पहली बार आस्था गिव अप करने वाला होता है, लेकिन तभी यूनो चिल्लाकर बोलता है नहीं मैं जानता हूँ आस्था विज़र्ड किंग नहीं बनेगा, क्योंकि अगला विज़र्ड किंग तो मैं ही बनूंगा, लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है एंड उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है एंड वो है कभी भी गिव अप ना करना। एंड इसको सुनते ही आस्था के अंदर मानो दोबारा से जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है दूर हट मुझसे। स्नेक उससे दूर हट जाता है एंड आस्था के पास से एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है। आस्था यूनो से कहता है चिंता मत करो यूनो, मैं इस आदमी को तुम्हारी ग्रिम वॉर नहीं ले जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। एंड तभी आस्था के पास उसकी खुद की ग्रिम वॉर उड़कर आ जाती है, जो कि कोई नॉर्मल ग्रिम वॉर नहीं बल्कि एक 5 लीफ ग्रिम वॉर होती है, जो पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, मतलब यूनो से भी ज्यादा रेयर ग्रिम वॉर। दुनिया में 3 तरह की ग्रिम वॉर्स होती है, 3 लीफ ग्रिम वॉर जिसमें मैजिकल पावर्स होती है एंड ये बहुत कॉमन होती है, 4 लीफ ग्रिम वॉर जो की बहुत रेयर होती है एंड इसमें मैजिकल पावर्स के साथ गुड लक भी होता है, एंड लास्ट में है 5 लीफ ग्रिम वॉर जो की पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है एंड इसके अंदर एक डीमन होता है। एंड आस्था को फाइनली उसकी 5 लीफ ग्रिम वॉर मिल जाती है। यूनो आस्था को देखकर स्माइल करता है और बोलता है मुझे पता था आस्था, तुम वो जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, जैसे तुमने बचपन में किया था। एंड फिर हम इन दोनों का बचपन देखते हैं कि कैसे यूनो स्टार्टिंग में बहुत ही रोथड़ू था और छोटी छोटी बात पर रोता रहता था, एंड आस्था स्टार्टिंग से ही उसकी मदद करता रहता था और एकदम उसके बड़े भाई की तरह उसको प्रोटेक्ट करता था। फिर एक दिन बचपन में सिस्टर लिली आस्था और यूनो को पहले विज़र्ड किंग की स्टोरी सुनाती है कि कैसे एक बार पूरी दुनिया पर एक बहुत ही बड़े और ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी, हर तरफ बस दुख ही दुख फैल गया था। लेकिन तभी अचानक से एक लड़का वहाँ आ जाता है और उन सबको बचा लेता है एंड उसके पास एक 4 लीफ ग्रिम वॉर होती है एंड उसकी और उस राक्षस की बहुत दिनों तक लड़ाई होती है, लेकिन आखिरी में वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से दुनिया में सुख और शांति ले आता है एंड वही बनता है फर्स्ट विज़र्ड किंग, पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। एंड इसी स्टोरी को सुनने के बाद आस्था और यूनो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी बड़े होकर विज़र्ड किंग बनेंगे। शाम को फादर आकर यूनो को एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं उस लेटर को विलेज के बाहर एक आदमी तक पहुंचाने के लिए। आस्था कहता है लो मैं चला जाता हूँ, लेकिन यूनो उसे मना कर देता है और कहता है नहीं वो अकेला जाएगा। यूनो अकेला उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे वो लेटर दे देता है। काफी रात हो चुकी होती है और आस्था को यूनो की चिंता होने लगती है एंड फिर वापस लौटते वक्त यूनो को एक बड़ा सा आदमी घेर लेता है और वो उसका पेंडेंट उसे जबरदस्ती छीन लेता है। यूनो उसे कहता है प्लीज मुझे वो वापस कर दो, वो मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। जिसपे हंसता और बोलता है चुपचाप यहाँ से भाग जाओ बच्चे, वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसको सुनकर यूनो डर जाता है और रोने लगता है और सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। यह आदमी आस्था को मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से जाकर उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यूनो बस आस्था को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर जब आस्था जानता है कि वो इस आदमी को नहीं हरा सकता, फिर वो लड़ क्यों रहा इससे। आस्था को ये आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, लेकिन फिर भी आस्था गिव अप नहीं करता और उसको पकड़े रहता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि यूनो का पेंडेंट वापस कर। ये आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है एंड वो उस पेंडेंट को वहीं पर छोड़कर चला जाता है एंड आस्था वहीं पर गिर जाता है। यूनो उसके पास आकर रोते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। जिसपे आस्था उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड एक दिन मैं बनूंगा विज़र्ड किंग और तुम्हें और चर्च के सारे लोगों को खुश और सेफ रखूंगा। और इधर हम देखते हैं आस्था की ग्रिम वॉर से एक अजीब सी तलवार निकलती है और स्नेक बोलता है अचानक से तुम्हारे पास एक ग्रिम वॉर कहाँ से आ गई, ये क्या हो रहा है। एंड वो आस्था के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन आस्था अपनी स्वॉर्ड यूज करता है एंड स्नेक की मैजिकल चेंज गायब हो जाती है। स्नेक बोलता है कि ये कैसे किया तुमने, आखिर हो कौन तुम। जिसपे आस्था बोलता है मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग। एंड ये कहकर आस्था स्नेक के ऊपर अटैक कर
कर देता है एंड स्नेक की एक बार में बैंड बजा देता है और उसको हरा देता है। यूनो उसे देखकर हंस रहा होता है और आस्था उसके पास आकर बोलता है, ये देखो यूनो, मेरे को फाइनली मेरी ग्रिमवॉर मिल गई। यूनो आस्था से बोलता है, तो तुमने मुझे एक और बार बचा लिया आस्था, तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया। बचपन में जब यूनो आस्था की बात सुनता है तो वो पूछता है कि क्या मैं विजिट किंग बन सकता हूँ जबकि मैं इतना वीक हूँ। जिसपे आस्था यूनो से कहता है, हाँ, अगर तुम बहुत मेहनत करोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो तुम क्या कोई भी विजिट किंग बन सकता है। जिसको सुनकर यूनो खड़ा होता है और बोलता है, ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी भी नहीं रहूंगा एंड मैं बहुत मेहनत कर एक दिन विजिट किंग बनूंगा और तुमको और चर्च के सारे लोगों को खुश रखूंगा। जिसपे आस्था यूनो से कहता है, इसका मतलब है कि अब हम दोनों राइवल्स हैं एंड वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत करेंगे एंड एक दिन विजिट किंग बनेंगे। आस्था यूनो से कहता है, हाँ मुझे याद है, मुझे लगा था कि तुम भूल गए होगे। एंड फिर वो दोनों फिर से बचपन की तरह दोबारा से एक दूसरे से शर्त लगाते हैं ये देखने के लिए कि पहले विजिट किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम अभी के विजिट किंग की झलक देखते हैं एंड उन 9 मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो किंगडम में विजिट किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियंस होते हैं और इनका काम होता है किंगडम में पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखना। एंड इन सबकी एक स्क्वाड होती है जिसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसी एग्जाम के लिए आस्था और यूनो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं फादर और सिस्टर लिली ग्रिमवॉर टावर के मास्टर के पास जाते हैं एंड फादर मास्टर से पूछता है कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसने यूनो के साथ आस्था का भी नाम क्यों दिया, जबकि आस्था तो उस टेस्ट में पास हो भी नहीं सकता। जिसपे मास्टर उससे कहता है कि आस्था ने मुझे उसकी ग्रिमवॉर दिखाई थी और मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि उसको एंट्रेंस एग्जाम में भेज दे, तो इसलिए मैंने भेज दिया। फादर मास्टर से पूछते हैं कि आखिर जो ग्रिमवॉर आस्था के पास आई है वो है क्या और वो असलियत में ग्रिमवॉर है भी कि नहीं। जिसपे मास्टर उसे बताता है, मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, उस ग्रिमवॉर की वजह से आस्था को फ्यूचर में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फादर मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आस्था बहुत वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं है तो उसको एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजे। जिसपे मास्टर उससे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आस्था को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी याद आएगी। जिसपे फादर थोड़ा सा शर्मा जाता है और बहाने बनाने लगता है। सिस्टर लिली भी समझ जाती है कि फादर आस्था को सीक्रेटली बहुत प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं आस्था और यूनो रेस लगाते हुए चर्च वापस आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में टाई हो जाता है। आस्था पूछता है, जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है, यूनो जीता है। आस्था कहता है, अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले घुसेगा वो जीतेगा। और आस्था चर्च के अंदर घुसने वाला होता है लेकिन तभी यूनो उसे अपने मैजिक से उड़ाकर दूर फेंक देता है और रेस को जीत जाता है। रात में सोते वक्त आस्था सपने में भी यही बोल रहा होता है कि वो एक दिन विजिट किंग बनेगा। भाई ये पागल होता है विजिट किंग बनने के लिए। जिसको सुनकर मैक्स आस्था पर गुस्सा हो जाता है। अगले दिन आस्था फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पास मैक्स आ जाता है। आस्था पूछता है, क्या हुआ। मैक्स बोलता है, तुम बेवकूफ हो। जिसपे आस्था उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये बोलने के लिए तुम चर्च से इतनी दूर मेरे पास आए हो। मैक्स उसे बोलता है कि तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास होगे। आस्था बोलता है, अब तो मेरे पास मेरी ग्रिमवॉर है एंड अब तो मैं जरूर से मैजिक नाइट एग्जाम में पास होऊंगा और एक दिन विजिट। लेकिन तभी उसको मैक्स बीच में रोक देता है और कहता है, चुप रहो, जब देखो तब विजिट किंग विजिट किंग। तुम क्यों नहीं समझते कि हमारे जैसे गरीब और वीक लोगों के सपने पूरे नहीं होते। जिसपे आस्था उसके पास आता है और उससे चिल्लाकर बोलता है, जरूर होते हैं। अगर तुम सपनों को पूरी दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाकर मेहनत करो तो तुम्हारा जो भी सपना हो वो जरूर पूरा होगा। एंड जिंदगी में पहली बार मैक्स को समझ में आता है कि आस्था इतना बड़ा भी लूजर नहीं है। रात में फादर बहुत अच्छा खाना बनवाते हैं क्योंकि कल आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाने वाले होते हैं। आस्था बहुत खुश होता है और फादर आस्था को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं, देखो आस्था, अगर तुम फेल हो जाओ तब भी ज्यादा दुखी मत होना, चुपचाप घर वापस आ जाना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एंड आस्था कहता है, यही चीज आप यूनो को भी कहोगे ना कि सिर्फ मुझसे ही कह रहे हो। जिसपे फादर उससे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता होता है यूनो तो आसानी से पास हो जाएगा, बस आस्था की थोड़ी दिक्कत है। आस्था फादर से कहता है, आप चिंता मत करो, मैं जरूर से इस मैजिक नाइट एग्जाम को पास करूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा विजिट किंग और वापस आकर सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन तभी सिस्टर लिली उसको अपने वाटर पंच से चुप करा देती है। अगले दिन आस्था और यूनो अपनी जर्नी पर निकलने वाले होते हैं। सारे लोग उनको बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय बोलते हैं। मैक्स बोलता है, आस्था को बाय कहने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम किसी तरह पास हो गए आस्था तो मैं मान जाऊंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम्स देख सकते हैं एंड फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा। जिसपे आस्था उससे कहता है, फिर तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। एंड फिर आस्था और यूनो निकल जाते हैं अपने मंजिल की तरफ। सिस्टर लिली भी आस्था के जाने पर थोड़ी दुखी होती है एंड आस्था और यूनो बहुत ही लंबे सफर के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं अपने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर। के बाद ये और इसका भाई यूनो दोनों कीका टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर इनका मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसमें अगर ये लोग पास हो गए तो ये लोग बन जाएंगे मैजिक नाइट्स, मतलब एक तरह से मैजिकल सोल्जर्स। ये दोनों कीका टाउन में घूम रहे होते हैं जहाँ पर इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आस्था जिधर भी देख रहा होता है उसे मैजिक ही दिख रहा होता है। वो अपने बगल में एक बहुत ही बड़ा सा कैसल देखता है जो कि विजिट किंग का होता है एंड यहीं पे विजिट किंग रहता है। आस्था यूनो से बोलता है, देखना यूनो, एक दिन ये कैसल मेरा होगा, सोचना भी मत ये मेरा होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि हम दोनों में से कौन विजिट किंग बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं आस्था, यूनो और बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम देने आए होते हैं। आस्था सबसे पागलों की तरह कह रहा होता है, हेलो दोस्तों, मैं एक दिन विजिट किंग बनूंगा। एंड ताकि यूनो की बेइज्जती ना हो इसलिए वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे वो आस्था को जानता ही नहीं है। आस्था यूनो दोनों एंट्रेंस गेट पर पहुंच जाते हैं। यूनो जब अपनी 4 लीफ ग्रिमवॉर दिखाता है तो सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर कौन है ये लड़का जिसके पास 4 लीफ ग्रिमवॉर है। एंड गार्ड उसे गेट के अंदर जाने देता है। लेकिन जब आस्था अपनी ग्रिमवॉर दिखाता है तो गार्ड को यकीन ही नहीं होता कि ये कोई ग्रिमवॉर है भी कि नहीं, क्योंकि आस्था की 5 लीफ ग्रिमवॉर इतनी ज्यादा रेयर होती है कि उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। लेकिन आस्था की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद गार्ड आस्था को भी अंदर जाने देता है। आस्था के पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो बोलता है, ये लड़का काफी फनी लग रहा है मुझे। सारे के सारे बच्चे एंट्रेंस लॉबी में खड़े होते हैं एंड यहाँ पर जिसके पास जितनी कम मैजिकल पावर होती है उसके पास उतनी ज्यादा मैजिक बर्ड्स आती हैं। एंड यूनो के पास एक भी मैजिक बर्ड नहीं आती। एंड सारे लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर कौन है ये इतना स्ट्रॉन्ग मैजिशियन जिसके पास एक 4 लीफ ग्रिमवॉर भी है, इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है कि एक भी चिड़िया इसके पास नहीं आ रही। एंड आते यूनो के पीछे 2-3 लड़कियां पड़ जाती है और हमारे बेचारे आस्था के पीछे ढेर सारी मैजिक बर्ड्स। एंड सारे लोग आस्था के ऊपर हंस रहे होते हैं कि लोग कौन है ये लड़का जिसके
पीछे आधे से ज्यादा चिड़िया पड़ गई है। आस्था भागते भागते अचानक से एक आदमी से लड़ जाता है। ये आदमी बहुत ही ज्यादा बड़ा और ताकतवर दिख रहा होता है। आस्था को लगता है कि ये भी कोई बच्चा ऐसा है जो एंट्रेंस एग्जाम देने आया है। एंड वो इससे पूछता है तुम्हें लगी तो नहीं ना दोस्त। एंड ये आदमी आस्था का सिर पकड़कर उसको उठा लेता है और अपने हाथों से उसका सर पीसने वाला होता है और उससे कहता है तुम जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक मैजिक नाइट स्क्वाड ब्लैक बुल्स का कैप्टन यामी होता है, जो कि सारे के सारे मैजिक नाइट स्क्वाड्स की सबसे बेकार स्क्वाड होती है। एंड आस्था बेचारा आते ही एक मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन से पंगा ले लेता है। यामी आस्था का सर पीसने वाला होता है, लेकिन तभी यामी के स्क्वाड के 2 मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं, फिनरल और गॉर्डन। फिनरल बहुत ही बड़ा ठरकी होता है और गॉर्डन बहुत ज्यादा शांत और अच्छा होता है। फिनरल यामी से कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी चलिए इवेंट स्टार्ट होने वाला है। जिसपे यामी बोलता है अरे कुछ नहीं, मैं बस ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था। एंड तभी एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाता है एंड यामी आस्था को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आस्था खड़ा होता है, तभी उसके पास ये लड़का दोबारा से आता है जिसका नाम सेके होता है। एंड वो आके आस्था से दोस्ती कर लेता है। एंड तभी वहाँ पर सारे के सारे 9 मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन आ जाते हैं। एंड ये सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड कहा जाता है कि पूरी दुनिया में इन सबसे स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक आदमी है जो कि खुद विज़र्ड किंग है। इस कैप्टन का नाम विलियम होता है और ये गोल्डन डॉन का कैप्टन होता है। एंड इसकी स्क्वाड वर्ल्ड की नंबर 1 स्क्वाड होती है एंड सभी का सपना इसकी स्क्वाड ज्वाइन करने का होता है। और वहीं पर यामी की स्क्वाड ब्लैक बुल सबसे खराब होती है और उसमें कोई भी नहीं जाना चाहता। आस्था सेके से पूछता है विज़र्ड किंग कहाँ है, जिसपे सेके आस्था से बोलता है विज़र्ड किंग थोड़ी ना इन सब छोटे मोटे इवेंट्स में आएंगे, वो हमारे किंगडम के किंग है, उनके पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं। विलियम सबसे कहता है टाइम आ चुका है तुम सबके एग्जाम को स्टार्ट करने का। एंड वो अपना मैजिक यूज करता है एंड आसमान से एक बहुत ही बड़ा पेड़ नीचे आ जाता है एंड सारे के सारे कैंडिडेट्स को एक एक मैजिकल ब्रूम दे देता है, मतलब एक जादुई झाड़ू। ये तुम लोगों का पहला टेस्ट होगा और तुम सबको अपनी मैजिक पावर से उड़ना होगा। सारे के सारे बच्चे अपनी मैजिक पावर से उड़ने की कोशिश करते हैं और सारे कैप्टन सबको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यूनो सबसे ऊपर उड़ रहा होता है और सारे के सारे कैप्टन को इंप्रेस कर देता है। वहीं पर हमेशा की तरह आस्था बेचारा उड़ना तो छोड़ो, कूद भी नहीं पा रहा होता है इस झाड़ू को पकड़ के। तभी इन सारे कैप्टन में से एक कैप्टन नीचे जाकर एक लड़की को डांटता है जो इसकी बहन होती है। एंड ये इससे कहता है तुम ये एग्जाम देने क्यों आई हो, सिल्वर फैमिली की बेइज्जती मत करो, तुम ये एग्जाम पास नहीं कर पाओगी, चुपचाप घर लौट जाओ। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है एंड इस लड़की का नाम नोएल होता है। सेके आस्था से बोलता है ट्राई करते रहो आस्था, तुम ये कर सकते हो। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि आस्था ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैजिक है ही नहीं। एंड इस वाले और इसके बाद की हर टेस्ट में आस्था बहुत ज्यादा खराब करता है। इसके बाद विलियम सबसे कहता है अब तुम लोगों का फाइनल टेस्ट होगा, तुम सबको एक एक पार्टनर चूज कर लेना है जिसके साथ तुम लड़ाई करोगे। सेके आस्था से बोलता है चलो हम दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं एंड आस्था उसकी बात को मान जाता है। इसके बाद आस्था और सेके दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। आस्था सेके से बोलता है ऑल द बेस्ट सेके, चलो हम दोनों अपना अपना बेस्ट देते हैं, जो भी हारेगा वो बुरा नहीं मानेगा और हम दोनों की दोस्ती पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड अभी सेके अपना असली रंग दिखाता है। वो आस्था से बोलता है ध्यान से सुन गंदी नाली के कीड़े, मैं तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैंने बस सिर्फ तुझसे इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि मुझे पहले से पता था ये वाला टेस्ट होगा जिसमें हम लोगों को अपना अपोनेंट खुद डिसाइड करना होगा। एंड इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी ताकि तुम्हारे जैसे वीक लड़के को हरा कर मैं आराम से एक मैजिक नाइट बन सकूं। एंड ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसको उसका पहला दोस्त मिल गया था। एंड ये सारे लोग भी बोलने लगते हैं क्या यार सेके तो बहुत चालाक निकला, वो आसानी से आस्था को हराकर मैजिक नाइट बन जाएगा। एंड काश आस्था ने हम लोगों को चुना होता ताकि हम लोग उसको हराकर आराम से जीत जाते, क्योंकि इन सबको लग रहा होता है कि आस्था कोई बहुत ही बड़ा वीक लूजर है। सेके हंसते हुए तैयार होता है अपनी फाइट के लिए और अपनी ग्रिमवॉर निकाल कर तैयार हो जाता है। सारे के सारे कैप्टन और सब लोग श्योर होते हैं कि आस्था जीत नहीं पाएगा क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि आस्था कोई लूजर नहीं है। इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है एंड आस्था अपनी ग्रिमवॉर से अपनी तलवार निकालता है एंड सेके के ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और सेके की बैंड बजा देता है। सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये लड़का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यूनो भी दूर से खड़ा होकर आस्था को देखकर हंस रहा होता है। सारे के सारे कैप्टन भी शॉक रह जाते हैं एंड आस्था अपनी तलवार अपने कंधे पर रखता है और बोलता है मेरा नाम याद रखना सेके आस्था, और मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग। इसके बाद और भी कई कंटेस्टेंट्स की लड़ाई होती है एंड फाइनली यूनो की बारी आ जाती है। यूनो से कोई लड़ना चाहता ही नहीं था क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता था, लेकिन तभी यूनो के पास सलीम आ जाता है एंड इसी ने पहले यूनो पर अटैक किया था। ये यूनो से कहता है पिछली बार तो तुम बच गए थे लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। एंड इन दोनों के बीच बहुत ही भयानक फाइट होती है लेकिन आखिरी में यूनो अपने मैजिक से सलीम को हरा देता है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है और अब सारे के सारे कैप्टन की बारी होती है चूज करने की कि कौन से बच्चे को वो अपनी टीम में लेना चाहेंगे। अगर किसी भी बच्चे के लिए एक से ज्यादा कैप्टन ने हाथ उठा दिया तो बच्चे को डिसाइड करना होगा कि वो किसकी स्क्वाड में जाना चाहेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के लिए किसी भी कैप्टन ने अपना हाथ नहीं उठाया तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एक एक कर फेल हो रहे होते हैं और आस्था को बहुत टेंशन हो रही होती है कि वो फेल ना हो जाए। एंड फिर बारी आ जाती है यूनो की और जिंदगी में पहली बार 9 के 9 कैप्टन अपना हाथ किसी बच्चे के लिए उठा देते हैं क्योंकि ये सब के सब यूनो को अपनी टीम में लेना चाहते थे। अब यूनो को डिसाइड करना होता है कि वो किसके ग्रुप में जाएगा। यूनो गोल्डन डॉन यानी कि द बेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड चुनता है। एंड इसके बाद बारी आती है हमारे आस्था की। आस्था बहुत ज्यादा डरा होता है और मन में बस यही बोल रहा होता है प्लीज गॉड मेरे लिए बस कोई एक कैप्टन हाथ उठा दे। एंड आस्था का ऑक्शन शुरू होता है और कोई भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाता है, जिसका मतलब था कि आस्था फेल हो जाता है। आस्था बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है तुम जानते हो बच्चे तुम फेल क्यों हुए, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है। फिर आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट बन सकते हो। इसके बाद यामी अपनी मैजिकल पावर दिखाता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आसपास की जमीन हिलने लगती है। वो नीचे कूदता है और आस्था के पास आकर बोलता है मैंने सुना कि तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो, तुम्हें पता तो है ना विज़र्ड किंग बनने के लिए तुम्हें मुझे और उन 8 कैप्टन को हराना होगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम हम 9 के 9 कैप्टन को कभी जिंदगी में भी हरा सकते हो। जिसपे आस्था बोलता है मैं जानता हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ और मेरे पास मैजिक भी नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना वीक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सारे कैप्टन कितने स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग है। अगर विज़र्ड किंग बनने के लिए मुझे आप सबको हराना पड़ेगा तो मैं आप सबको हराऊंगा एंड एक दिन मैं जरूर बनूंगा विज़र्ड किंग। जिसको सुनकर यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है मुझे तुम पसंद आए बच्चे, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में लूंगा और तुमसे बहुत मेहनत करवाऊंगा ताकि तुम बन सको विज़र्ड किंग। एंड जिंदगी में पहली बार किसी ने आस्था के सपने पर विश्वास किया होता है और उस पर हंसा नहीं होता है। आस्था बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यामी को थैंक यू बोलता है। एंड उसके बाद ये एंट्रेंस एग्जाम फाइनली खत्म हो जाता है और आस्था का पेट खराब हो जाता है। वो बाथरूम में हल्का होने गया होता है लेकिन तभी वहाँ पर सेके आ जाता है जो आस्था से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। वो आस्था के ऊपर अपना मैजिक लिजर्ड छोड़ देता है और ये अगर आस्था को काट लेता तो आस्था की जान भी जा सकती थी। लेकिन तभी यूनो आकर आस्था को बचा लेता है और सेके को डराकर उससे बोल सोचना भी मत कि तुम आस्था के टक्कर के हो या फिर तुम आस्था के आसपास भी आते हो। आस्था मेरा राइवल है, वो मेरी टक्कर का है, अब चुपचाप निकलो यहाँ से। एंड सेके डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर आस्था और यूनो दोनों निकल जाते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ। एंड जिंदगी में पहली बार अब ये लोग साथ में नहीं रहेंगे। यामी आस्था पर गुस्सा होता है क्योंकि वो बहुत देर से हग रहा होता है। इसके बाद फिनरल अपने मैजिक से एक पोर्टल खोल देता है और आस्था, यामी और ये दोनों आ जाते हैं ब्लैक बुल्स के बेस पर जहाँ पे अब से आस्था रहेगा। आस्था खुशी खुशी अपने नए घर का गेट खोलता है लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि बेस के गेट पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है और आस्था रॉकेट बनकर दूर जाकर गिर जाता है। यामी बोलता है स्वागत है तुम्हारा ब्लैक बुल स्क्वाड में। एंड इधर यूनो से एक उसका सीनियर जिसका नाम क्लॉस होता है वो बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे गरीब लड़के को जो किसी रॉयल फैमिली का भी नहीं है उसको विलियम सर ने गोल्डन डॉन में रख लिया। सोचना ही मत कि तुम अपनी जिंदगी यहाँ पर कभी मजे में बिता पाओगे। एंड ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। एंड इधर आस्था अपने नए टीममेट से मिलता है और समझ जाता है ये सब के सब हिले हुए हैं। यामी सबसे चिल्लाकर बोलता है तोड़ फोड़ करना बंद करो तुम लोग। एंड वो खुद पीछे की दीवार तोड़ देता है। ये सारे के सारे यामी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यामी सबको आस्था से मिलाता है। आस्था सबसे बोलता है मेरा नाम है आस्था और मैं हाजे विलेज से आया हूँ। जिसको सुनकर ये सबके सब शॉक्ड रह जाते हैं कि आस्था इतने छोटे से गाँव से आया है और इतना गरीब है लेकिन फिर भी उसने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। फिर फिनरल आस्था को बाकी लोगों से मिलाता है। इस लड़की का नाम वेनेसा होता है। ये एक नंबर की पियक्कड़ होती है। एंड ये आस्था के पास आकर बोलती है तो तुम्हारा नाम आस्था है, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? जिसको सुनकर आस्था बहुत शर्मा जाता है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो सिस्टर लिली से ही प्यार करता है। एंड शायद वेनेसा ने थोड़ी ज्यादा पी रखी थी क्योंकि वो आस्था के सामने ही उल्टी कर देती है। फिर फिनरल आस्था को लक से मिलाता है जिसको लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एंड लक आस्था से पूछता है बताओ लड़ाई करोगे क्या मुझसे? एंड तभी आस्था के पास एक दूसरा लड़का आ जाता है और आस्था से कहता है ओए ये मेरी बहन है मारी और इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे आस्था कहता है मैं जानता भी नहीं हूँ लड़की कौन है भाई। इस लड़के का नाम ग्लॉच होता है एंड ये अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा। एंड फिर वो बाकी के मेंबर से भी मिलता है। यामी बोलता है जिसको भी आस्था का टेस्ट लेना है जल्दी जल्दी ले लो। जिसको सुनकर उसके सामने मैग्मा खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा ये देखने के लिए कि तुम ब्लैक बुल्स ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा लड़का जो एक रॉयल फैमिली का भी नहीं है और एक गाँव से आया वो डिजर्व करता है मैजिक नाइट बनना। एंड अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे तो तुम्हें मिलेगा ये मैजिकल रोब और तुम फाइनली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। तो बोलो तुम्हें चाहिए ये ब्लैक बुल्स का रोब? हाँ चाहिए मुझे, अभी क्या भी चाहिए। फिर मैग्मा आस्था का टेस्ट लेता है। पहले तो उससे बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेस करवाता है लेकिन आस्था बचपन से ये सब करता आ रहा था तो वो आसानी से सब कर लेता है। एंड उसके बाद मैग्मा आस्था से कहता है ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट और मैं अब तुम पर अटैक करूंगा और तुमको मेरे अटैक से बचना होगा। एंड फिर मैग्मा उस पर अपने मैजिकल फायर बैट बॉल से अटैक करने लगता है। एंड आस्था आसानी से उसका अटैक्स डॉज कर रहा होता है जिसपे मैग्मा थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा और फास्ट फायर बॉल से अटैक कर देता है जिसको आस्था डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतनी ज्यादा फास्ट और बड़ी थी। लेकिन तभी आस्था अपनी ग्रिमवॉर्ड से अपनी तलवार निकालता है और उसकी तलवार को देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये इतनी बड़ी तलवार उठाया कैसे हुआ है। एंड आस्था अपनी तलवार को बैट की तरह यूज करता है एंड मैग्मा के अटैक को वापस उसी के पास भेज देता है। यामी आस्था से बहुत इंप्रेस हो जाता है क्योंकि ना तो सिर्फ आस्था अपनी तलवार से किसी के मैजिक को कैंसिल या फिर खत्म कर सकता है बल्कि वो मैजिक अटैक्स को डिफ्लेक्ट करके वापस भी भेज सकता है। एंड ये सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि आस्था कोई ऐरा गहरा नहीं बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। मैग्मा भी आस्था के पास आता है और उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है माफ करना मैंने ये बोला था कि तुम छोटे से गाँव से आओ, असल में जो तुम्हारे गाँव के बगल वाला गाँव है मैं वहाँ का हूँ। जिसको सुनकर आस्था शॉक्ड रह जाता है। ये सारे के सारे लोग भी आस्था की तारीफ करने लगते हैं। चार्मी भी आस्था को अपना केक दे देती है एंड आस्था की सबसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। एंड ऊपर से एक लड़की चुपचाप आस्था को देख रही होती है एंड वो आस्था पर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। एंड फिर आस्था को फाइनली मिल जाती है उसकी ब्लैक बुल्स की रोब जिसका मतलब था कि आस्था अब ऑफिशियली एक मैजिक नाइट बन चुका है और अब यहाँ से आस्था की जिंदगी का एक नया सफर स्टार्ट हो जाता है। मैग्मा आस्था को उसका नया कमरा दिखाता है और उससे कहता है माफ करना यही एक बेकार सा कमरा खाली पड़ा है। लेकिन आस्था इतना बेकार सा कमरा पाके भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको उसका खुद का कमरा मिला होता है एंड वो खुशी के मारे रोने लगता है। तुम्हें सच में कमरा पसंद आया आस्था? हाँ बहुत पसंद आया। चर्च में हम सारे के सारे इससे भी छोटे कमरे में साथ में सोते थे और अब तो मेरे पास खुद का एक कमरा है। एंड आस्था अपने कमरे की सफाई करने लग जाता है। इसके बाद आस्था और यूनो दोनों वापस चर्च भेजने के लिए एक एक लेटर लिखते हैं ये बताने के लिए कि वो लोग पास हो गए। यूनो का लेटर पढ़ के फादर और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। एंड आस्था की राइटिंग इतनी गंदी होती है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा होता है कि उसने लिखा क्या है। फादर सिस्टर लिली से कहते हैं देखो उसमें क्या लिखा है, कब तक वापस आ रहा है आस्था, क्योंकि वो जरूर से पास तो नहीं हो पाया होगा। इसमें लिखा है कि वो पास हो गया। क्या? सारे के सारे चर्च के लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आस्था कैसे पास हो गया। मैक्स, सिस्टर लिली सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बस फादर थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब आस्था उनके पास वापस नहीं आएगा। आस्था सुबह सुबह खुशी खुशी उठता है और अपनी रोब पहनकर तैयार हो जाता है और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है खंबे से लड़ जाता है। मैग्मा वहाँ आता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना बच्चे? हाँ सेंपाई मैं ठीक तो हूँ, लेकिन कल ये खंबा यहाँ पर नहीं था, आज अचानक से कैसे आ गया? ओ ये असल में हम लोगों का कैसल अपने आप शेप बदलता रहता है। जैसे कल हम लोग दूसरी मंजिल पे थे, आज हम लोग चौथी मंजिल पे हैं। तुम्हें थोड़े दिनों में इसकी आदत लग जाएगी। उसके बाद मैग्मा आस्था को पूरे कैसल में घुमाता है, किचन, बाथरूम,
लड़कियों का बेडरूम जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते थे, और यामी के पेट्स के पास जो कि बेसमेंट में लॉक होते हैं। मैग्मा बोलता है ठीक है आस्था, आज तक इन सब की देखभाल मैं करता था और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से तुम इन लोगों की देखभाल करोगे और इनका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि यामी सर छोड़ेंगे नहीं तुमको अगर इनको कुछ भी हुआ तो। एंड आस्था यामी के पेट्स को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये पेट्स खाने को नहीं आस्था को खाना चाहते थे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और हॉल में रेस लगाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वही लड़की आ जाती है जो कल आस्था को ऊपर से देख रही होती है। एंड ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नोएल होती है। एंड यामी ने आस्था के साथ इसको भी अपनी स्क्वाड में लिया होता है। मैग्मा बोलता है आस्था इसने भी तुम्हारी तरह कल ही ब्लैक बुल्स ज्वाइन किया है। आस्था आगे बढ़ता है और नोएल से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन नोएल उससे हाथ नहीं मिलाती और बोलती है किसने तुम्हें परमिशन दी मुझसे बात करने की गरीब कीड़े, जिसको सुनकर आस्था गुस्सा हो जाता है। फिर ये लड़की बोलती है मैं हूँ नोएल सिल्वा, रॉयल फैमिली की। एंड नोएल सिल्वर फैमिली की होती है जिसका ये कैप्टन भी था, और इनकी रॉयल फैमिली पूरे किंगडम में नंबर 2 पर आती है विलियम की फैमिली के बाद। आस्था गुस्से से बोलता है कीड़ा किसको बोल रही हो तुम, यहाँ पर तुम कोई रॉयल नहीं हो, तुम भी मेरी तरह एक ब्लैक बुल्स की मेंबर हो और हम दोनों टीममेट्स हैं। नोएल आस्था पर गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक मैजिकल अटैक कर देती है, बट नोएल का निशाना इतना खराब होता है कि उसका अटैक जाकर मैग्मा को लग जाता है। मैग्मा उठता है और बोलता है मुझे क्यों मारा, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा था। जिसपे नोएल बोलती है मुझे तुम पसंद नहीं हो इसलिए। क्या बोला तुमने, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें सीनियर से कैसे बात करनी चाहिए। अगर तुमको ब्लैक बुल स्क्वाड में रहना है तो तुमको अपने सीनियर्स की इज्जत करनी होगी। जिसपे नोएल मैग्मा से कहती है मैं खुद नहीं आना चाहती थी स्क्वाड में। एंड वो ब्लैक बुल्स के रोप को उनके सामने फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आस्था ऐसी अपने बेस के बगल वाले बगीचे में घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर अचानक से एक वाटर अटैक आ जाता है। वो सोचता है अबे ये कहाँ से आया। वो थोड़ा सा अंदर जाता है तो देखता है नोएल प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो चाहे जितना भी ट्रेन कर ले उसका निशाना कभी सही से लगता ही नहीं है। एंड इसीलिए उसकी रॉयल फैमिली में सब उसका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो अपने सारे भाइयों बहनों में सबसे वीक थी। एंड जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी मम्मी खत्म हो गई थी, इसलिए उसके भाई बहन उससे और ज्यादा नफरत करते थे। आस्था चुपकर नोएल को देख रहा होता है और तभी नोएल आस्था को देख लेती है। एंड आस्था को देखते ही नोएल को लगता है कि अब आस्था भी सबकी तरह उसका मजाक उड़ाएगा। एंड वो आस्था के ऊपर अपना अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपने मैजिकल पावर संभाल नहीं पाती और खुद के ही मैजिकल अटैक में फंस जाती है। एंड क्योंकि नोएल रॉयल फैमिली की होती है इसलिए उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर होती है। एंड वो खुद के एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक में फंस गई होती है। ये लोग भी बाहर आकर देखने लगते हैं कि नोएल खुद ही अपने मैजिक में फंस गई है। फिनरल बोलता है हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना नोएल खत्म हो जाएगी। जिसपे यामी बोलता है हम लोग इस पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस चीज पर हमने अपना मैजिक यूज किया तो हम लोग नोएल को भी हर्ट कर देंगे। एंड अभी केवल वही कुछ कर सकता है। फिनरल पूछता है कौन। एंड तभी नोएल के अटैक से आस्था सीधे उड़ के यामी के हाथों में आकर गिर जाता है। यामी बोलता है बिल्कुल सही टाइम पे आया तुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब वहाँ ऊपर जाओ और अपनी तलवार से नोएल के मैजिक को खत्म कर दो। आस्था कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ ऊपर जाऊंगा कैसे, तुम उसकी चिंता मत करो बच्चे। एंड यामी आस्था को उड़ाकर नोएल के पास फेंक देता है। एंड आस्था अपनी एंटी मैजिक से नोएल के मैजिक को खत्म कर देता है और नोएल को बचा लेता है। ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, तभी फिनरल अपने मैजिक से इन दोनों को बचा लेता है। यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है मुझे तुम बहुत पसंद हो लड़के। एंड तभी नोएल भी होश में आ जाती है। उसे लगता है कि आस्था उसके पास आकर अब सबकी तरह उसका मजाक उड़ाएगा कि वो सही से मैजिक यूज नहीं कर सकती, लेकिन आस्था उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है। वो उससे कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे पास कितना ज्यादा मैजिक पावर है। अगर तुम अपनी मैजिक पावर कंट्रोल करना सीख गई तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। एंड ये सारे के सारे लोग भी नोएल की तारीफ करने लगते हैं और उससे बोलते हैं चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सको। नोएल भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसको उसकी असली फैमिली से भी अच्छी फैमिली मिल गई है। आस्था फिर से नोएल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इस बार नोएल आस्था का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। एंड नोएल को आस्था थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब समझ रहे हो। एंड वहीं पर दूसरी तरफ यूनो का सीनियर क्लॉस यूनो को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आ रहा होता। एंड पता नहीं क्यों ये यूनो से इतनी ज्यादा नफरत करता है, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो आज आस्था का ब्लैक बुल्स में दूसरा दिन होता है। एंड सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले तो आस्था अपने पूरे के पूरे बेस की सफाई करता है। उसके बाद वो काम वालियों की तरह सबके कपड़े धोता है, लड़कियों के भी। फिर ये यामी के पेट्स को खाना खिलाता है जो आज भी खाने को नहीं आस्था को ही खाना चाहते थे। एंड आस्था को ये सब काम इसलिए करने पड़ रहे होते हैं क्योंकि आस्था ने अभी अभी ब्लैक बुल्स ज्वाइन किया और वो सबसे छोटा है वहाँ पर, तो सब उससे अपना काम करवा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं आस्था और सब लोग कैंटीन में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एंड आस्था नोएल से कहता है नोएल तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो, तुम भी तो फर्स्ट ईयर की हो। चुप रहो गधे, मैं क्यों करूँ ये सब, भूलो मत मैं एक रॉयल फैमिली की हूँ, मेरा नाम है नोएल सिल्वा। हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम है नोएल सिल्वा, तब से 50 बार बता चुकी हो, कम से कम मेरी थोड़ी बहुत तो मदद करो। अच्छा वैसे मैग्मा सेंपाई अब तो मैं मैजिक नाइट बन चुका हूँ, लेकिन मैजिक नाइट करते क्या है? तुमको यही नहीं पता मैजिक नाइट करते क्या और तुमको मैजिक नाइट बनना था। मैं तुम्हें समझाती हूँ मेरे प्यारे आस्था। देखो मैजिक नाइट्स का काम होता है हमारे किंगडम को सेफ रखना और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखना, और हाँ हमें बुरे लोगों के साथ फाइट कर उनको मारना भी होता है, इसीलिए मैंने मैजिक नाइट ज्वाइन किया था। बोलो ना आस्था मुझसे लड़ाई करोगे क्या अपनी तलवार से? एंड तभी चार्मी जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया होता है और ग्लॉच आस्था से फिर से कहता है ओए आस्था ये मेरी बहन है मैरी और इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे नोएल सोचती है ये कैसे पागलों के बीच में आ गई हूँ मैं। एंड तभी यामी वहाँ पर आ जाता है और यामी मैग्मा से बोलता है चलो मैग्मा हमारे मिशन का टाइम हो चुका है। एंड मैग्मा यामी के साथ जाने लगता है। आस्था पूछता है आप लोग कौन से मिशन में जा रहे हो, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? नहीं आस्था ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रिस्की है और हम बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। आस्था को लगता है कि ये दोनों शायद सच में किसी बहुत ही डेंजरस और इम्पोर्टेंट मिशन में जा रहे हैं, बट इनका मिशन जुआ लड़ने का होता है।
ये लोग जुआ लड़ने गए होते हैं पैसे जीतने के लिए एंड ये दोनों के दोनों नंगे बैठे होते हैं क्योंकि ये दोनों अपने कपड़े तक हार गए होते हैं जुए में। एक और राउंड लगाओ जिराया। ठीक है, लेकिन इस बार आप क्या दाव पे लगाएंगे कैप्टन यामी? अपनी चड्डी? नहीं, वो मैं नहीं दे सकता, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस बार मैं दाव पर लगाऊंगा अपनी ग्रिमवॉर। अरे नहीं यामी सर, आप क्या कर रहे हो? आपकी चड्डी आपकी ग्रिमवॉर जितनी जरूरी थोड़ी है। चुप रहो मैग्मा, मैं हार नहीं मान सकता। एक ट्रू वॉरियर कभी भी गिव अप नहीं करता, याद रखना। और देखना इस बार मैं जरूर जीतूंगा। नहीं नहीं, मैं आपकी ग्रिमवॉर नहीं रख सकता। चलिए ठीक है, इस बार अगर आप हारे तो आपको मेरा एक काम करना होगा और आपकी चड्डी भी मेरी होगी। लेकिन हाँ, अगर आप जीते तो मैं आपको आपका सारा का सारा सामान वापस कर दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी जिराया। बांटो पत्ते। यामी सर की बात सुनी तुमने? अभी के अभी पत्ते बांटो। और इस बार आप नहीं जीतेंगे जिराया सर। एंड ये दोनों के दोनों अपनी चड्डी तक हार जाते हैं। उसके बाद मैग्मा आस्था नोएल को उनका पहला मिशन देता है, जो काम इस बूढ़े आदमी ने यामी को दिया होता है। ध्यान से सुनो आस्था नोएल, ये तुम दोनों का पहला मिशन है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम दोनों को सॉसी विलेज जाना होगा और वहाँ पर कुछ सुअरों को पकड़ना होगा जो गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं। ये कैसा मिशन है? ये मुझे जैसे रॉयल पे सूट नहीं करता, या आस्था से करवाओ। वही तो, हारे तो आप दोनों, हम दोनों क्यों जाए? तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है या तो तुम लोग जाओगे या फिर तुम लोग मरोगे, अब डिसाइड कर लो। ठीक है, हम जाएंगे। उसके बाद मैग्मा, आस्था और नोएल तैयार हो जाते हैं सॉसी विलेज पे जाने के लिए। ठीक है, तुम दोनों लोग जाओ, अपनी अपनी उड़ने वाली झाड़ू लेकर आओ। मैं अपनी झाड़ू लेकर आता हूँ, लेकिन मैं झाड़ू नहीं उड़ सकती। मैं भी नहीं उड़ सकता सेनपाई। हैं? जब तुम दोनों अपनी झाड़ू से उड़ तक नहीं सकते तो तुम दोनों एग्जाम में पास कैसे हो गए? चलो ठीक है, अब कोई रास्ता नहीं है, तुम लोग मेरे साथ ही चलो। एंड मैग्मा अपनी मैजिकल ब्रूम दिखाता है जो कि एकदम बवाल होती है। एंड आस्था एकदम फैन हो जाता है मैग्मा की झाड़ू का। क्यों, अच्छी है नहीं आस्था? मेरी झाड़ू का नाम है क्रेजी साइक्लोन। बवाल है सेनपाई। एंड मैग्मा इन दोनों को उड़ाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है सॉसी विलेज की तरफ। एंड आस्था पहली बार उड़ रहा होता है तो वो खुशी के मारे नाचने लग जाता है। वो आस्था पकड़ कर बैठो वरना गिर जाओगे। ठीक है सेनपाई। एंड आस्था नोएल को पकड़ लेता है। गधे, मुझे नहीं, झाड़ू को पकड़ो। एंड नोएल आस्था को नीचे गिरा देती है, लेकिन मैग्मा आस्था को बचा लेता है। इधर हम देखते हैं सॉसी विलेज में कुछ मैजिशियंस आए होते हैं एंड उनके सामने वही सुअर आ जाते हैं जिनको ये तीनों मारने आ रहे हैं। ये सुअर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये एक अकेला मैजिशियन इन सबको बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। एंड इसके पास आइस मैजिक होता है। तो ये है वो जगह जहाँ पर मैजिक स्टोन है, जाओ ढूंढो उसे। एंड उसके बाद ये आदमी इस पूरे के पूरे विलेज पे एक अजीब सा मैजिक कर देता है। थोड़ी देर बाद आस्था और ये दोनों भी सॉसी विलेज के पास वाले जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आस्था को एक सुअर ने घेर लिया होता है। नोएल आस्था को बचाने के लिए उस सुअर के ऊपर मैजिक अटैक करती है, लेकिन हम तो जानते हैं इसका निशाना कितना खराब है, ये आस्था को ही मार देती है। एंड आस्था के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एंड वो अपनी तलवार निकाल लेता है एंड उस सुअर को एक बार में ही हरा देता है। लेकिन तभी उसके सामने 3 सुअर और आ जाते हैं, लेकिन हमारे आस्था को कोई सुअर वुअर थोड़ी मार सकता है एंड ये अकेला ही उन सबको खत्म कर देता है एंड मैग्मा के साथ उनको सॉसी विलेज ले जा रहा होता है। नोएल मैग्मा से पूछती है, तो इसी विलेज के मेयर ने आपको और कैप्टन यामी को हराया था? हाँ, उस आदमी का नाम जिराया है और वो सच्ची में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जुए और लड़ाई दोनों में। असल में जब मुझे मेरी ग्रिमवॉर पहली बार मिली थी तो मैंने इस विलेज पर अटैक कर दिया था, इस विलेज का राजा बनने के लिए। लेकिन फिर जिराया सर ने मेरी जो बैंड बजाई मुझे आज तक याद है। वो बूढ़े जरूर है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया था मैजिक नाइट बनने के लिए एंड वो सच्ची में दिल के एक बहुत अच्छे इंसान है। एंड तभी मैग्मा, आस्था और नोएल सॉसी विलेज के पास आ जाते हैं जिसको आइस ने अपने मैजिक में घेर रखा था। आज का मौसम थोड़ा अजीब नहीं है मैग्मा सेंपाई? गधे, वो मौसम नहीं मैजिक है। आस्था जल्दी कुछ करो। भला मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? यार तुम कितने कम दिमाग के हो, अपनी तलवार से उस मैजिक को हटाओ। अच्छा हाँ ओके। एंड आस्था अपनी तलवार से आइस के मिस्ट मैजिक को हटा देता है। ये तीनों देखते हैं पूरे विलेज के लोगों को आइस और उसके साथियों ने बंदी बना कर रखा है एंड आइस अपने मैजिक से इन सबको खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी मैग्मा अपने मैजिक से इन सबको बचा लेता है। ये सारे गाँव के लोग मैग्मा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और मैग्मा उन सबके पास आता है तो देखता है जिराया खत्म हो चुका था एंड उसने अपनी आखिरी सांस तक विलेजर्स को प्रोटेक्ट। अरे तुम लोग अंदर कैसे आ गए? चलो अच्छी बात है, मैं वैसे भी यहाँ पर बहुत बोर हो रहा था। एंड आइस मैग्मा के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक कर देता है जिसे मैग्मा डॉज नहीं कर सकता था, लेकिन तभी आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से आइस के अटैक को बीच से काट देता है। आइस शॉक्ड रह जाता है कि ये कैसी मैजिक पावर है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। एंड आस्था आइस से बोलता है तू तो गया एंड वो आइस की तरफ अपनी तलवार लेकर भागता है। ये लोग भी आस्था के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन आस्था की तलवार के रहते उनके अटैक्स आस्था को छू भी नहीं सकते थे। आइस आस्था से बोलता है बहुत खूब बच्चे, आखिर क्यों अपनी जिंदगी को इन जानवरों के लिए खोना चाहते हो तुम? जिसको सुनकर आस्था को अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो सिस्टर लिली से पूछता है, सिस्टर लिली हम लोग इतने छोटे से गांव में क्यों रहते हैं, हम लोग किसी शहर में क्यों नहीं चले जाते या फिर जहाँ पर विजिट किंग रहते हैं? देखो आस्था, केवल वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर हो या फिर जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। देखिएगा सिस्टर लिली, जब मैं विजिट किंग बनूंगा तो हम सब लोग विजिट किंग के पैलेस में साथ में रहेंगे, ठीक है? मुझे इंतजार रहेगा। एंड फिर आस्था आइस से बोलता है, ये लोग जिनको तुम जानवर कह रहे हो ये जानवर नहीं बल्कि तुम जानवर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है जो कि एक इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी होती है। ये लोग मेहनत कर अपना पेट पालते हैं और खुशी खुशी रहते हैं एंड कोई भी बुरा काम नहीं करते। ये सब असली मायनों में इंसान है। एंड आस्था दोबारा से आइस के ऊपर अटैक कर देता है। तुम भी इन सब की तरह बेवकूफ हो, अब मरो। एंड आइस के साथ ही दोबारा से पूरे के पूरे विलेज को मिस्ट मैजिक में घेर लेते हैं एंड आइस अपने मैजिक से आस्था और सारे लोगों को अपनी आइस ब्लेड से घेर लेता है एंड उन सब पर अटैक करने लगता है। आस्था अकेली उसके सारे अटैक्स रोक रहा होता है और मैग्मा, नोएल और सारे विलेजर्स को बचा रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। आखिर कब तक लड़ोगे बच्चे? मैं कई दिनों तक तुम पर अटैक करता रह सकता हूँ, आखिर कभी न कभी तो तुम थकोगे।
देखोगे या फिर मिस करोगे एंड वही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। एक गलती और तुम खत्म। और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा दोस्त भी ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा और इन जानवरों को और खुद को बचा पाएगा। आस्था सोचने लगता है कि अब वो क्या करे, अगर वो अपने आप को बचाता रहेगा तो मैग्मा, नोएल और सारे गांव वाले मारे जाएंगे। एंड तभी आस्था को आइस का एक अटैक लग जाता है। नोएल भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन उसका निशाना लगता ही नहीं है। आइस नोएल से बोलता है, तुम तो एक रॉयल फैमिली की हो, तुमको मैं सबसे पहले मारूंगा। जिसको सुनकर नोएल डर जाती है और वो समझ जाती है कि हम लोग इनसे नहीं जीत सकते। एंड नोएल वहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी नोएल को एक छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है और उससे कहती है, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हमारी मदद करिए। जिसको सुनते ही नोएल की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि पहली बार किसी ने जिंदगी में नोएल से हेल्प मांगी होती है। नोएल उस बच्ची से बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मेरा नाम है नोएल सिल्वा, सिल्वर फैमिली की। एंड तभी नोएल की ग्रिमवॉर में एक नया मैजिकल अटैक आ जाता है एंड वो अपनी नई मैजिकल पावर का यूज करके सारे के सारे विलेजर्स को अपने वाटर मैजिक शील्ड में घेर लेती है। मैग्मा नोएल की तारीफ करता है और आइस समझ जाता है कि नोएल के पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है। एंड तभी आस्था, जो कि एक शेर की तरह सही मौके का इंतजार कर रहा था, उसको वो सही मौका दिख जाता है एंड वो आइस के ऊपर छुप कर अटैक कर देता है। आइस आस्था को देख कर डर जाता है और समझ जाता है कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। एंड आस्था आइस के सीने में अपनी तलवार घुसेड़ देता है बट आस्था की तलवार आइस के दिल तक नहीं पहुंच पाती। एंड तभी आइस भी अपनी मैजिक से आस्था के पेट में एक छेद कर देता है एंड आस्था नीचे आकर गिर जाता है। आइस उसके पास आता है और बोलता है, अब थोड़ी देर दर्द में तड़पो बच्चे, उसके बाद तुम खुद ही खत्म हो जाओगे। एंड आइस जाकर अपने मैजिक से नोएल की शील्ड को तोड़ने लगता है। मैग्मा डर जाता है और वो समझ जाता है कि वो आइस को नहीं हरा सकता। एंड वो डिसाइड कर लेता है कि मे बी शायद जिराया सर ने जो कुछ भी उसके लिए किया है उसका हिसाब बराबर करने का टाइम आ गया है। एंड मैग्मा डिसाइड करता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक आइस से लड़ाई करेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा। आइस नोएल की शील्ड को तोड़ने ही वाला होता है लेकिन तभी आस्था पीछे से दोबारा आइस पर अटैक कर देता है बट आइस आस्था को फिर से इंजर्ड करके दूर गिरा देता है। तुम अभी तक हार नहीं माने बच्चे। एंड आस्था बार बार आइस पर अटैक कर रहा होता है लेकिन बार बार इंजर्ड होकर दूर गिर जा रहा होता है एंड फिर से खड़ा हो जा रहा होता है। मैग्मा आस्था को देखता है और समझ जाता है नहीं, वो अभी मर नहीं सकता जब तक वो सारे विलेजर्स को बचा ना ले। आइस बोलता है, आखिर तुम इन जानवरों को क्यों इतनी पागलों की तरह बचाना चाहते हो बच्चे? आखिर मिलेगा क्या तुमको इन सबको बचाकर? जिस पे आस्था बोलता है, इन सबको बचाकर मुझे मिलेंगी इन सब की दुआएं जिससे मैं एक दिन बनूंगा विजिट किंग। तुम जिंदगी में कभी विजिटिंग नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारी मौत आज मेरे हाथों लिखी है। ओए, मैं तुम्हें दो चीज की गारंटी देता हूँ, पहली कि मैं और आस्था मिलके आज तुम्हारी बैंड बजाएंगे और दूसरी आस्था एक दिन जरूर बनेगा विजिट किंग। एंड मैग्मा अपनी बची कुची सारी पावर का यूज कर इन तीनों के ऊपर एक फायर अटैक कर देता है जिसको ये लोग आसानी से डॉज कर लेते हैं। मैग्मा वहीं पर गिर जाता है और आइस मैग्मा के ऊपर अपना आइस ब्लेड यूज कर देता है जिससे मैग्मा अब नहीं बच सकता था। मैग्मा बोलता है, ठीक है आस्था, मेरे जाने का टाइम आ चुका है, इन लोगों को दिखा दो कि तुम क्या हो। एंड तभी आस्था पीछे से मैग्मा के सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट करके वापस इन तीनों की तरफ भेज देता है। क्या ये लड़का अपनी तलवार से अटैक वापस भी भेज सकता है? एंड वो सारे के सारे अटैक जाकर इन तीनों को लग जाते हैं एंड आइस पूरी तरह से जलने लग जाता है। आइस मैग्मा की आग को बुझाने के लिए अपने आइस मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है लेकिन तभी आस्था उसके ऊपर अपनी तलवार लेकर पहुंच जाता है। नहीं, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता। जिस पे आस्था बोलता है, रुको अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक जानवर क्या होता है। एंड आस्था आइस के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अपनी पूरी जान लगाकर अटैक कर देता है एंड आइस को वहीं पर सुला देता है। एंड इधर मैग्मा को नोएल अपने शील्ड मैजिक से बचा लेती है। ये एहसान याद रखना मेरा मैग्मा। हाँ ठीक है। आस्था खड़े होकर जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसने पूरे विलेज को बचा लिया होता है। एंड तभी आस्था वहीं पर गिर जाता है। मैग्मा उसके पास जाकर देखता है क्या हो गया इसको, तो वो देखता है आस्था मस्त वहीं पे सो गया है। एंड नोएल को भी आस्था थोड़ा और ज्यादा पसंद आ जाता है, मतलब समझ रहे हो। एंड तभी वो चिड़िया जो आस्था के साथ रहती थी वो उड़ते हुए एक घर में जाती है और उस मैजिक स्टोन को उठा लेती है जिसको ये तीनों यहाँ पर लेने आए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों होश में आगे होते हैं एंड मैग्मा इनसे बोलता है, अब जल्दी से जल्दी अपना सारा का सारा प्लान बताओ, आखिर क्यों आए थे तुम लोग यहाँ। जिस पे आइस बोलता है, माफ करिएगा सर, मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। एंड तभी आइस और ये दोनों अपने मैजिक से खुद को ही खत्म कर लेते हैं। आस्था देखकर डर जाता है कि आखिर कौन थे ये लोग जिनके लिए उनकी खुद की जिंदगी से ज्यादा जरूरी उनके सर का ऑर्डर था। इसके बाद आस्था, मैग्मा और नोएल जिराया के टॉम पर खड़े होते हैं और जिराया का पोता बहुत ज्यादा रो रहा होता है। मैग्मा बोलता है, सुनो लड़के, रो मत, तुम्हारे बाबा की एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल डेथ हुई है, वो इतने सारे लोगों को अकेले बचाते हुए मरे हैं, उन्हें जरूर से स्वर्ग मिला होगा। मैं जानता हूँ मेरे दादाजी को स्वर्ग मिला होगा, लेकिन अब हम लोगों की प्रोटेक्शन कौन करेगा? तुम्हारे दादाजी वो जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर छोड़कर चले गए बच्चे। लेकिन मैं अपने दादाजी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो बनो स्ट्रॉन्ग, अब तुम्हें ही अपने पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करना होगा। जिसपे ये लड़का खड़ा होता है और बोलता है, क्या मैं भी आप लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ और एक दिन मैजिक नाइट बन सकता हूँ? जिसपे आस्था इसके पास आकर बोलता है, हाँ जरूर, अगर तुम अपने सपने के लिए बहुत मेहनत करो और उसको पूरे दिल से चाहो तो तुम कुछ भी बन सकते हो। एंड ये बच्चा ये चीज सुनते ही आस्था का फैन हो जाता है। लेकिन तभी आस्था की चिड़िया वो मैजिक स्टोन लाकर आस्था के सर पर खोदने लगती है, मानो वो उससे कह रही हो कि अब जल्दी घर चलो। नोएल को आस्था की बर्ड बहुत क्यूट लगती है और वो उससे कहती है, आओ मेरे सर पे भी आकर बैठो ना, लेकिन वो हमेशा ही आस्था के ऊपर ही रहती है। एंड उसके मुंह में वही मैजिक स्टोन है जो ये तीनों लेने आए थे। इसके बाद हम इन तीनों के बॉस को देखते हैं जो कि हमारी सीरीज का एक विलन है। यकीन नहीं होता आइस मारा गया और वो मैजिक स्टोन ब्लैक बुल्स के पास है। सर, अगर आप मुझे ऑर्डर दे तो मैं अभी के अभी पूरे ब्लैक बुल्स को तबाह करके वो मैजिक स्टोन ला सकता हूँ। नहीं, तुम ब्लैक बुल्स के यामी को हल्के में नहीं ले सकते। चिंता मत करो, सही टाइम आने पर मैं खुद जाकर वो मैजिक स्टोन ले आऊंगा एंड फिर हम हमारे मास्टर को दोबारा से जिंदा करेंगे। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि इस आदमी ने गोल्डन डॉन
का कपड़ा पहना होता है, मतलब ये आदमी गोल्डन डॉन का एक मेंबर है जिस स्क्वाड में अभी यूनो है। ये तीनों वापस अपने बेस पर आ जाते हैं और यामी जोर जोर से हंस रहा होता है। चलो अच्छी बात है, तुम सब में से कोई मरा नहीं। कैप्टन मेरे हिसाब से आपको हंसना नहीं चाहिए। नहीं आस्था, कैप्टन बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिराया सर को लोगों का हंसता देख बहुत अच्छा लगता था। चलो हम लोग साथ में मिलकर जिराया सर के लिए जोर जोर से हंसते हैं। एंड ये तीनों के तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। बट यामी को मैग्मा के चश्मे के पीछे उसके आंसू दिख जाते हैं एंड यामी भी अंदर से काफी दुखी होता है। तभी वहाँ पर वेनेसा और फिनरल आ जाते हैं। अरे आस्था, तुम्हारे ऊपर इतनी क्यूट सी चिड़िया क्यों बैठी है? ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है। एंड तभी ये चिड़िया दोबारा से आस्था के सिर पर खोदने लगती है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुमको पका कर तुम्हें फ्राई करके खाऊंगा। सोचना भी मत इस बर्ड को छूने की आस्था। एंड आस्था और नोएल दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो लोग आसपास का सामान तोड़ने लगते हैं। मैंने कितनी बार कहा है घर में तोड़ फोड़ नहीं। एंड यामी गुस्से में खुद पीछे की दीवार तोड़ देता है। फिर यामी सबसे कहता है, अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया आस्था, जो तुमने किया है उसके लिए विजिट किंग ने खुद तुम्हारी तारीफ करी है। कि क्या? विजिट किंग ने? हाँ, और उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही तुमसे मिलेंगे। जिसको सुनकर आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है कि विजिट किंग उससे मिलना चाहते हैं। एंड आज आस्था के लिए एक बहुत ही स्पेशल डे होता है क्योंकि आज आस्था को उसकी पहली सैलरी मिलती है। इतने सारे पैसे? ये मेरी पूरी जिंदगी की सैलरी है क्या? ये तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं आस्था। हाँ और नहीं तो क्या, इतने में मैं और मेरा पूरा चर्च साल भर खाना खाए। कैप्टन मैं आपको अपना सारा का सारा पैसा दूंगा, आप मुझसे लड़ाई करेंगे क्या? नहीं कैप्टन, मैं अपनी छोटी बहन मारी से मिलने जा रहा हूँ। जाओ, मैं तो ढेर सारा खाना खाऊंगी। हाँ बस फटना मत, कुछ तो बोलो। इतना तो मैं दान दे दिया करती थी, जो मिला उस पे खुश रहो, समझी? ज्यादा उड़ो मत। मेरे प्यारे आस्था, तुम अपनी पहली सैलरी से क्या करने वाले हो? डेट पे चलोगे क्या मेरे साथ? नहीं, मैं अपने सारे पैसे वापस चर्च भेज दूंगा और थोड़ा दूर हट के बात कर सकती हैं आप मुझसे। ओए आस्था, बहुत अच्छे, तुम्हें अपना सारा का सारा पैसा घर भेज देना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हो। हमें अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका भी ख्याल रखना चाहिए। आप भी अपना सारा पैसा वापस भेजते हैं क्या मैग्मा सेंपाई? नहीं, मैं तो जुआ लड़ने जा रहा हूँ। कैसा आदमी है ये? आस्था देखो, वापस घर पैसे भेजना अच्छी बात होती है, लेकिन सारे पैसे भेजने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत अपने लिए भी रख लो। लेकिन मैं करूंगा क्या इन पैसों का? मेरे साथ शॉपिंग चलो और क्या। उसके बाद आस्था, नोएल और वेनेसा कीका टाउन जा रहे होते हैं शॉपिंग करने। आस्था मुझे पकड़ना मत। ठीक है, मैंने कहा था मुझे पकड़ना मत गधे। असल में इतनी तेज हवा चल रही थी कि आस्था को लगा नोएल कह रही उसे पकड़ लो। इसके बाद हम देखते हैं आस्था, नोएल और वेनेसा तीनों कीका टाउन आ जाते हैं। एंड आज भी आस्था इधर जिधर देख रहा होता है उसको मैजिक ही दिख रहा होता है। एंड उसे वहाँ पे चार्मी भी दिखती है जो मस्त ठूस रही होती है। इतना सारा खाना जाता किधर है? एंड इधर हमेशा की तरफ फिनरल एक लड़की को छेड़ रहा होता है जो इसको बजा देती है। नोएल फिर से सोचती है कैसे पागलों की टीम में हूँ मैं। उसके बाद ये तीनों ब्लैक मार्केट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें सेक्के मिल जाता है। ओए सेक्के, याद हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हारी बैंड बजाई थी। हाँ नहीं मतलब नहीं याद हो, कौन हो तुम? लेकिन तभी इन लोगों के पास एक बूढ़ी औरत का एक आदमी सामान चोरी कर भागने लगता है। एंड आस्था उसके पीछे भागता है। ये दोनों इस बूढ़ी औरत के पास जाकर इससे कहते हैं, आप चिंता मत करिए, आस्था के रहते वो आपका सामान लेके भाग नहीं पाएगा। आस्था के नहीं, मेरे रहते मेरी मैजिक बाइक से कोई भी नहीं भाग सकता। चिंता मत करो क्यूटीज, मैं अभी इस बूढ़ी औरत का पर्स लेके आता हूँ। कौन लड़का है ये? एंड सेक्के भी उस चोर के पीछे अपनी बाइक से भागता है। इधर हम देखते हैं आस्था इस चोर का पीछा कर रहा होता है। एंड ये चोर बोलता है, तुम कभी भी मुझे नहीं पकड़ सकते बच्चे, जब तक मैं अपने मैजिक क्लाउड पे हूँ। एंड तभी आस्था अपनी तलवार निकालकर इस चोर की क्लाउड की तरफ फेंक देता है एंड उसके मैजिक क्लाउड को बीच से काट देता है। एंड ये आदमी नीचे गिरने वाला होता है। नीचे से सेक्के उसको अपनी बाइक से ठोक देता है। आस्था को सेक्के की बाइक बहुत कूल लगती है। एंड सेक्के बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया चोर, अब तुम भाग नहीं सकते। लेकिन तब ये चोर सेक्के के पैर पे एक पॉइजन वाला चाकू मार देता है। एंड सेक्के वहीं पर गिर जाता है। सेक्के तुम ठीक तो? हाँ आस्था, मेरे जाने का टाइम आ गया है, माफ करना, मैंने तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में धोखा दिया था। चुप रहे भाई, मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं था, तुम अभी भी मेरे दोस्त हो सेक्के। थैंक यू आस्था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। क्या नाटक कर रहे हो, ये बस खुजली वाला पॉइजन है, लो अब ठीक हो जाओगे तुम। एंड इसके बाद सेक्के उस चोर को लेके अपने साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आस्था इस बूढ़ी औरत को उसका पर्स वापस कर देता है। अपना ध्यान रखिएगा दादी माँ। एंड आस्था, नोएल और वेनेसा इस बूढ़ी औरत को उसका सामान देकर वापस चले जाते हैं। एंड अभी ये बूढ़ी औरत अपना असली चेहरा दिखाती है, एक स्वॉर्ड जो कि सारे मैजिक को खत्म कर देती है। यामी की टीम में तो एक बहुत ही कमाल का मेंबर आया इस बार। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि असलियत में विजिट किंग होता है। एंड इसने जैसा कहा होता है कि ये आस्था से मिलने आएगा, ये इसीलिए आस्था से मिलने आया होता है। सर आप फाइनली मिल गए मुझे, कहाँ हैं आप? अरे मैं तो बस ऐसे ही अपने किंगडम में घूम रहा हूँ मार्क्स, कम से कम बता कर तो जाया करिए सर, आप ऐसे नहीं गायब हो सकते, आप इस किंगडम के किंग है। ठीक है मार्क्स, मैं बस आ रहा हूँ वापस। लेकिन तभी विजिट किंग को यूनो हवा में उड़ता हुआ दिख जाता है। मार्क्स मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। ठीक है सर, जल्दी वापस आइएगा। एंड विजिट किंग यूनो की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं यूनो क्लॉस और उसकी एक टीममेट मिमोसा को मिशन मिला होता है सलीम का बॉडीगार्ड बनने का, जिसको यूनो ने एंट्रेंस एग्जाम में हराया था। हमेशा की तरह क्लॉस यूनो को देखकर मुंह बना रहा होता है। तभी सलीम कहता है, वैसे यूनो मानना तो पड़ेगा, तुम भले ही एक नोबल फैमिली के नहीं हो, लेकिन तुम फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारे पास एक 4 लीफ ग्रिमवॉर भी है। मे बी शायद तुम सच में फ्यूचर में विजिट किंग बन जाओगे। फिर मैं अपने बच्चों से कहूंगा, मैंने बचपन में विजिट किंग के साथ लड़ाई की थी एंड वो एक दिन के लिए मेरा बॉडीगार्ड भी बने थे। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरा बॉडीगार्ड बनने में? असल में मेरी जान के पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लोग पड़े हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें एज अ बॉडीगार्ड चुना था। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस दोबारा मुझे अपना बॉडीगार्ड मत चुनना। तभी मिमोसा बोलती है, क्लॉस सेनपाई वो बादल थोड़े से अजीब नहीं है? हाँ मैं ऊपर देख कर आता हूँ। नहीं यूनो अकेले मत जाना, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन यूनो इसकी बात कभी सुनता ही नहीं है। यूनो ऊपर उन बादलों को देखने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ मैजिशियंस अटैक कर देते हैं। यूनो नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वो अपने विंड ईगल मैजिक से उन सबको हरा देता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। सलीम यूनो के पास आता है और उसे थैंक यू बोलता है उसको बचाने के लिए। उसके बाद वो उससे कहता है, चलो ना यूनो तुम्हारे विलेज चलते
करते हैं जहाँ पर तुम रहते थे। मुझे देखना है कि तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग लड़का कहाँ पर पला बड़ा हुआ है। पर सर ये हमारे मिशन में नहीं और फालतू में आपको अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है? नहीं क्लॉस, मेरे पास बहुत टाइम है, चलो हम लोग चलते हैं। मेरा मन है यूनो का होम टाउन देखने का। एंड फिर यूनो, क्लॉस, मिमोसा और सलीम यूनो के चर्च पे ऐसे ही घूमने आ जाते हैं। यूनो को देखकर सिस्टर लिली, फादर और सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आस्था नहीं आया क्या? नहीं, वो बाद में आएगा कभी। इसके बाद ये सारे लोग यूनो के चर्च के अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं एंड सिस्टर लिली बाहर जाती है वेल से सबके लिए पानी लेने। बट जब वो वापस आ रही होती है तभी उसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। यूनो को सिस्टर लिली के चिल्लाने की आवाज आती है एंड वो भागते हुए बाहर जाता है तो देखता है जिन लोगों ने यूनो पर पहले अटैक किया था वही सिस्टर लिली को किडनैप कर ले गए। सलीम बोलता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, वो लोग मेरे पीछे पड़े थे एंड मेरी वजह से अब तुम्हारी फैमिली दिक्कत में है यूनो। ये दोनों यूनो का पैर पकड़कर रोने लगते हैं कि प्लीज सिस्टर लिली को बचा लो यूनो। एंड फादर भी तैयार हो जाते हैं सिस्टर लिली को बचाने जाने के लिए, लेकिन यूनो फादर से बोलता है नहीं, आप यहीं पर रहिए और सबका ख्याल रखिए, मैं सिस्टर लिली को वापस लेकर आता हूँ। लेकिन तभी क्लॉस बोलता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे यूनो, भूलो मत हमारा मिशन तुम्हारी सिस्टर लिली की नहीं बल्कि सलीम की प्रोटेक्शन करना है एंड यहाँ की लोकल पुलिस तुम्हारे सिस्टर लिली को बचा लेगी, चिंता मत करो। अब आओ बैठो मेरे साथ, हम लोग वापस जा रहे हैं। मैक्स बोलता है पागल हो क्या तुम, यूनो हमारी सिस्टर लिली को ऐसी छोड़ के नहीं जा सकता। क्लॉस बोलता है ये मेरा ऑर्डर है यूनो, जल्दी आके बैठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन यूनो तो स्टार्टिंग से इसकी बात नहीं सुनता है। यूनो इसको इग्नोर कर वहाँ से निकल जाता है सिस्टर लिली को बचाने। यूनो के सामने 3 स्ट्रॉन्ग मैजिशियंस आते हैं। यूनो आसानी से इन सबको हरा देता है, लेकिन चौथे वाले ने सिस्टर लिली को एज अ हॉस्टेज लिया होता है एंड इसीलिए यूनो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। ये यूनो से कहता है चुपचाप मेरे को अपनी ग्रिमवॉर दे दो बच्चे, अगर तुम अपनी सिस्टर लिली की सलामती चाहते हो। एंड यूनो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो सिस्टर लिली को बचाने के लिए अपनी ग्रिमवॉर इसको देने वाला होता है। लेकिन तभी चुपके से क्लॉस पीछे से अपने मैजिक से इस आदमी के ऊपर अटैक कर उसको बेहोश कर देता है। यूनो क्लॉस से कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी बेशर्मों की तरह तुम्हारी मदद करने आया हूँ मैं, और क्या। आखिर तुम कभी मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मानते हो यार? यूनो इससे पूछता है कि आखिर इन लोगों ने सिस्टर लिली को क्यों किडनैप किया, जिसपे क्लॉस बोलता है मुझे पहले से ही सलीम पे शक था, वो एक नोबल होने के बाद भी इतने छोटे से विलेज में आकर तुम्हारे चर्च पर खाना क्यों खाएगा। कहना क्या चाहते हो आप? यही कि ये सारे के सारे सलीम के पीछे नहीं पड़े बल्कि ये सब सलीम के आदमी है एंड ये सारे लोग सलीम के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे पड़े थे ताकि ये तुम्हारी ग्रिम वॉर तुमसे ले सके। एंड फिर मिमोसा अपने मैजिक से सलीम के मुंह से उसका सारा का सारा सच बाहर निकलवा लेती है। सलीम बोलता है ये सब मैंने यूनो से बदला लेने के लिए किया था, मैं उससे उसकी ग्रिम वॉर छीन लूंगा क्योंकि उसकी वजह से मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था और इसीलिए मैंने यूनो को अपना गार्ड चुना था ताकि मैं उसके ऊपर अटैक करवाकर उसकी ग्रिम वॉर उससे छीन सकूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यूनो। जिसको सुनकर सिस्टर लिली गुस्सा हो जाती है एंड सलीम को एक वाटर पंच मारकर सुला देती है एंड सलीम का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। चलो ठीक है, अब तो तुम लोग पकड़े ही जा चुके हो, अब ये बताओ तुम लोगों का लीडर कहाँ छुपा बैठा है। लेकिन इन सबको पता ही नहीं होता है कि इनका लीडर कहाँ पर है क्योंकि इनके लीडर को पहले ही विजिट किंग ने पकड़ लिया होता है एंड वो फर्स्ट विजिट किंग के स्टैचू के सामने मस्त लेट कर आराम कर रहे होते हैं। आप कहाँ है सर? जानते हैं कितना काम बचा हुआ है और आप यहाँ मजे में सो रहे हैं? आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। एंड इसके बाद यूनो और सारे लोग दोबारा से चर्च में हंसी खुशी खाना खाते हैं, फिर वो सब वापस निकल जाते हैं। अगले दिन विलियम यूनो की टीम की तारीफ करता है, मुबारक हो, विजिट किंग ने तुम लोगों की तारीफ करी है एंड हमें सलीम की नोबल फैमिली के खिलाफ और भी कई गंदे कामों के लिए सबूत मिल गए एंड अब हम सलीम की फैमिली के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर आप पहले से जानते थे कि ये सब हम लोगों के साथ होगा? हाँ, और इसीलिए मैंने यूनो को अकेला नहीं बल्कि तुम दोनों को इसके साथ भेजा था। अब जाओ आराम करो, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। एंड फिर ये तीनों वापस जाने लगते हैं। क्लॉस यूनो से बोलता है यूनो अगली बार तो मेरी बात मानोगे ना? हाँ, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो तुम? एंड यूनो उसे इग्नोर कर रहा होता है जिसको सुनकर मिमोसा हंसने लगती है। एंड इधर हम देखते हैं मैग्मा दोबारा से जुए में सब कुछ हार जाता है, अपने कपड़े तक हार जाता है एंड चार्मी हमेशा की तरह ठूस रही होती है। एंड इधर दूसरी तरफ अचानक से एक बहुत बड़ा डंजन क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में ओपन हो जाता है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, डंजन मतलब एक सीक्रेट टनल टाइप का होता है जिसके अंदर लोग खजाना यानी कि ट्रेजर छुपा कर रखते हैं एंड अंदर बहुत सारे ट्रैप्स भी होते हैं, इसलिए थोड़ा डेंजरस भी होता है। मार्क्स विजिट किंग से कहता है सर मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे पता है मार्क्स उस डंजन के बारे में और मुझे ये भी पता है कि हमें किसको उस मिशन पर भेजना चाहिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर आस्था की चिड़िया का नाम डिसाइड कर रहे होते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ मैग्ना फायर। बिल्कुल नहीं, बहुत ही गंदा नाम है। इसका नाम होगा जॉन स्नो। नहीं, ये चिड़िया है, कोई राजा थोड़ी ना है। इसका नाम रख देते हैं दारू। दारू कैसा रहेगा? आखिर इसका नाम रखने की जरूरत क्या है? मेरे को दे दो ना, मुझे बहुत टेस्टी लग रही है। मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा रेड ब्लैक चिड़िया। एंड तभी आस्था की चिड़िया उसको मारने लगती है कि नहीं ये नाम तो बिल्कुल नहीं रखना है मुझे। लेकिन फिर लक बोलता है क्यों ना हम लोग इसका नाम मैरो रख दें। एंड इस चिड़िया को भी ये नाम पसंद आता है एंड इस चिड़िया का नाम मैरो पड़ जाता है। तभी वहाँ पर फिनरल के साथ यामी आ जाता है और सारे लोग यामी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यामी सबको बताता है हमारे किंगडम में एक नया डंजन मिला है। क्या? एक नया डंजन? वाओ, एक नया डंजन। लेकिन वो होता क्या है? जब तुम्हें पता ही नहीं है डंजन क्या होता है तो तुमने वाओ क्यों बोला? बस ऐसे ही। और ब्लैक बुल्स को जाना है उस डंजन को एक्सप्लोर करने। यामी सर मैं जाना चाहूंगा। हाँ आस्था, तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि विजिट किंग खुद चाहते हैं कि तुम जाओ। क्या विजिट किंग? लगता है विजिट किंग सर को मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा हूँ एंड ऐसे ही चलता रहा तो अपने बाद वो मुझे विजिट किंग बना देंगे। याहू। नोएल तुम भी आस्था के साथ जाओ, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। और हाँ, तुम दोनों के साथ जाएगा लक, इन दोनों का ख्याल रखना। ठीक है सर, लेकिन वहाँ पर हम पर कोई अटैक तो करेगा ना हमें जान से मारने के लिए? नोएल मन में सोचती है नहीं, इस पागल के साथ नहीं जाना चाहती मैं जिसको लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं पसंद है। लेकिन आखिरी में ये तीनों फिनरल के साथ उस डंजन के पास आ जाते हैं जिसे इन लोगों को एक्सप्लोर करना है और उस ट्रेजर को ढूंढना है जो इसके अंदर छुपा हुआ है। आस्था, नोएल और लक उस डंजन के अंदर घुस जाते हैं। नोएल को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। नोएल ध्यान से चलना, गिरना मत, चुप रहो गधे, मुझे मत सिखाओ, भूलो मत मेरा नाम है नोएल
नोएल सिल्वर फैमिली की, मैं नहीं गिरूंगी। एंड तभी नोएल फिसल के गिर जाती है एंड उनके लैंप को तोड़ देती है। लेकिन इस लक को अंधेरे में भी दिखता है एंड उसके साथ ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे लक अपने आप ही सारे के सारे ट्रैप्स फोड़ रहा होता है मजे के लिए एंड आस्था सबको खत्म कर रहा होता है। एंड लक अपने मैजिक से पूरे के पूरे डंजन को स्कैन मारता है एंड तभी उसे पता चलता है कि उन लोगों को कोई चुपचाप देख रहा है, वो लोग यहाँ पर अकेले नहीं है। एंड लक आस्था नोएल से कहता है तुम लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है, मैं बस 1 मिनट में आया। एंड वो अपने मैजिक से उस आदमी के पीछे निकल जाता है जो उन लोगों को चुपचाप देख रहा था। ये कहाँ चला गया हम दोनों को यहाँ पे अकेला छोड़ के? मुझे पहले से ही पता था यामी सर गलत कर रहे हैं इसको हमारे साथ बेच के। लेकिन तभी नोएल रियलाइज करती है कि वो और आस्था तो अकेले है एंड नोएल को तो आस्था थोड़ा पसंद है, तो वो थोड़ा शर्मा कर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो एक बहुत ही बड़े ट्रैप पे पैर रख देती है एंड उसके सामने एक कार्निवोरस प्लांट निकल आता है जो नोएल को पकड़ लेता है। आस्था नोएल को बचाने की कोशिश करता है लेकिन आस्था को भी वो पकड़ लेता है एंड इन दोनों को ये पेड़ खाने वाला होता है। लक इधर इस आदमी का पीछा कर रहा होता है और नोएल आस्था की जान खतरे में होती है। आस्था सोचता है कि वो क्या करे, उसे जल्दी कुछ करना होगा वरना ये दोनों मारे जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से कुछ अटैक्स आते हैं जो आस्था और नोएल को बचा लेते हैं और उस प्लांट को भी खत्म कर देते हैं। नोएल सोचती है कि आखिर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किसका है। फिर इधर हम यामी को देखते हैं जो कहता है अच्छा हाँ याद आया, मैं तो आस्था को बताना ही भूल गया कि उसके साथ कुछ गोल्डन डॉन के मेंबर्स भी रहेंगे। एंड अब तो तुम लोग समझ गए होगे कि आस्था को कौन आया होगा बचाने। जी हाँ, कोई और नहीं, उसका भाई यूनो। हमारा हिसाब बराबर हुआ आस्था, तो तुम हो यूनो और ये दोनों नीचे आकर आस्था और नोएल से मिलते हैं। क्लॉस बोलता है हाँ, मुझे लगा ही था इतने वीक से ट्रैप में ब्लैक बुल्स जैसी बेकार स्क्वाड का ही कोई मेंबर फंसा होगा। ये आपके चेहरे पे कुछ लगा है, मुंह नहीं धोया क्या आपने? ओए लड़के तमीज से बात करो मुझसे, मैं गोल्डन डॉन का सीनियर मेंबर हूँ, मेरा नाम है क्लॉस और मैं एक नोबल फैमिली से हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? एंड इधर मिमोसा नोएल से मिलती है एंड ये दोनों बहनें होती है एंड इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं पटती आपस में। हाँ, कैसी हो नोएल, तुम्हें तो काफी दिक्कत हो रही होगी, मैंने सुना है ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर थोड़े पागल हैं। हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्योंकि मैंने सुना है गोल्डन डॉन में सबके सब बहुत स्ट्रॉन्ग है और तुम तो सबके लिए एक बोझ बन गई होगी क्योंकि तुम इतनी वीक हो। नहीं, मेरा मैजिक तो बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है गोल्डन डॉन के लिए। विलियम सर ने खुद मुझसे कहा था। तुम्हारा क्या हाल है? निशाना ठीक हुआ तुम्हारा? हाँ अब ठीक हो गया। एंड ये दोनों ऐसे एक दूसरे को ताना मार रही होती है और आस्था और क्लॉस आपस में लड़ रहे होते हैं। अच्छा हाँ याद आया, तुम्हारे साथ तो कोई एक और भी होना चाहिए था ना, कहाँ है वो? कहीं डर के भाग तो नहीं गया तुम लोगों को अकेला छोड़ के? जिसपे आस्था और नोएल कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता है कि लक कहाँ पर गया है। एंड इधर लक इस आदमी का पीछा कर रहा होता है जो बहुत तेज भाग रहा होता है। यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है ब्लैक बुल्स जैसी बेकार स्क्वाड से, जिनका कैप्टन खुद किसी काम का ना हो, बस पूरा दिन सिगरेट पीने और जुआ लड़ने के अलावा कुछ करता ना हो। उसकी टीम से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओए चश्मे ज्यादा बोल मत, देखना ब्लैक बुल्स तुम्हारी स्क्वाड से पहले इस डंजन के ट्रेजर को ढूंढेगी। सपने में पहले अपने टीममेट को तो ढूंढ लो, उसके बाद ट्रेजर को ढूंढना। चलो यूनो और मिमोसा। एंड फिर यूनो, मिमोसा और क्लॉस निकल जाते हैं ट्रेजर को ढूंढने। आस्था नोएल से कहता है जल्दी चलो, हम हार नहीं सकते इन सबसे। एंड ये दोनों भी निकल जाते हैं ट्रेजर को ढूंढने, लेकिन इन लोगों को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है। तभी मैरू उड़ती है और इन लोगों को बता देती है लो ये रास्ता है, चलो निकलो यहाँ से। एंड ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं विज़र्ड किंग को एक सोल्जर बताता है कि डायमंड किंगडम ने भी कुछ मैजिक नाइट्स को डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा है। लेकिन क्यों? जब वो डंजन क्लोवर किंगडम में खुला है तो डायमंड किंगडम के लोग क्यों आए? सर हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। चिंता मत करो मार्क्स, मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को उस डंजन में भेजा है, सब ठीक होगा। एंड विज़र्ड किंग ने बिल्कुल सही कहा होता है क्योंकि लक ने इधर अकेले ही सारे के सारे डायमंड किंगडम के मैजिक नाइट्स को हरा दिया होता है। एंड सिर्फ एक आदमी बचा होता है जिसका नाम लोटस होता है। तो मैं देख सकता हूँ तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो बच्चे, तुमने तो अकेले ही मेरे सारे के सारे चेलों को हरा दिया। हाँ लेकिन तुम्हारे चेले बहुत वीक थे, तुम तो स्ट्रॉन्ग हो ना, क्योंकि मैं अभी किसी स्ट्रॉन्ग आदमी से लड़ने के लिए मर रहा हूँ। हाँ मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ लेकिन मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि मेरा लड़ने का मन नहीं अभी। लेकिन तभी लक इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड लोटस अपना मैजिक दिखाता है जो कि होता है स्मोक मैजिक। तो तुम्हारे पास लाइटनिंग मैजिक है एंड तुम्हारी रोप से मुझे पता चल रहा है कि तुम ब्लैक बुल्स के मेंबर हो। मैं बता दूं कि मैं आज तक सिर्फ एक आदमी से ही फाइट में आ रहा हूँ जो कि तुम्हारा कैप्टन यामी है। कोई बात नहीं, आज तुम दूसरी बार हारोगे, अब आओ लड़ो ना मुझसे। लेकिन तभी अचानक से लक को कुछ अजीब सा लगता है। लगता है मेरे पॉइजन ने असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। असल में इस पूरे टाइम लोटस हवा में अपनी मैजिक से एक पॉइजन रिलीज कर रहा होता है जिससे सामने वाले की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है और सामने वाले को चक्कर भी आते हैं। एंड उस मैजिक की वजह से लक को भी चक्कर आने लगते हैं एंड वो वहाँ पर गिर जाता है। अब तुम आराम करो बच्चे, मेरे पास बहुत काम है, मुझे अपने लीडर को भी ढूंढना है। एंड ये कह के लोटस वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लक दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा फास्ट होता है। कैसे? आखिर ये बच्चा अभी भी इतना तेज कैसे है? जिसपे लक बोलता है मेरे पास लाइटनिंग मैजिक नहीं है, मैं खुद लाइटनिंग हूँ और तुम बिजली को कितना भी स्लो कर लो आखिरी में वो रहेगी फास्ट ही। एंड तुम जा रहे हो, अभी तो हमारी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई। एंड इधर हम देखते हैं क्लॉस, मिमोसा और यूनोस डंजन के ट्रेजर गेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे उस डंजन का ट्रेजर रखा है। लेकिन तभी अचानक से लोटस का लीडर मिमोसा को पीछे से इंजर्ड कर देता है। कौन हो तुम? सामने से हटो मेरे। इस लड़के का नाम मार्स होता है एंड ये डायमंड किंगडम का प्रिंस होता है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आइस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड इसके पास डायमंड मैजिक होता है। मिमोसा अपने आप को हील करने लगती है। यूनो और क्लॉस साथ में से लड़ रहे होते हैं लेकिन ये अकेला इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। क्लॉस यूनो से बोलता है यूनो जल्दी मिमोसा को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इसको रोक कर रखता हूँ। लेकिन आप अकेले इसके सामने नहीं टिकोगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं जानता हूँ इसके सामने मैं नहीं टिकूंगा, ना तो हम दोनों साथ में इसके सामने टिकेंगे। लेकिन अभी हमें मिमोसा को बचाना होगा। तुम जल्दी से मिमोसा को यहाँ से लेकर निकलो और वापस बैकअप लेके आना। हम इस डंजन के ट्रेजर को डायमंड किंगडम के हाथ में नहीं लगने दे सकते। मैं एक डिकॉय की तरह इसको रोक कर रखता हूँ, तुम जल्दी जाओ और बैकअप लेके आना। लेकिन यूनो फिर से इसकी बात नहीं सुनता और कहता है नहीं, हम लोग एक टीम बनकर आए थे और हम लोग जाएंगे भी एक टीम बनकर। लेकिन मैं बता दूं कि यूनो अभी इसको अकेला नहीं हरा सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इधर हम देखते हैं कि इस आदमी ने धोखे से लक को पकड़ लिया होता है। ठीक है बच्चे, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। एंड आस्था और नोएल भी इधर ट्रेजर को ढूंढ रहे होते हैं। एंड इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बनने का, जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते
कहते नहीं, तुम कभी भी विजिटर नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। लेकिन आस्ता कभी भी गिव अप नहीं करता और बहुत ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग करता है। एंड एक दिन फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है जब उसको मिल जाती है उसकी 5 लीफ ग्रिमवॉर, जो कि एक मैजिकल बुक होती है जिसके अंदर एक डीमन होता है। एंड आस्ता के अंदर भी एक मैजिकल पावर आ जाती है जो कि होती है सामने वाले के मैजिक को खत्म कर देना। फिर आस्ता और उसका भाई यूनो दोनों एक मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें आस्ता ज्वाइन करता है ब्लैक बुल्स और यूनो ज्वाइन करता है गोल्डन डॉन। फिर हम देखते हैं आस्ता, नोएल और लक ब्लैक बुल्स की तरफ से और यूनो, क्लॉस और मिमोसा गोल्डन डॉन की तरफ से एक साथ एक मिशन पे एक डंजन को एक्सप्लोर करने जाते हैं, जहाँ पे कुछ डायमंड किंगडम्स के भी मैजिशियंस आ जाते हैं। लक सबको अकेले हरा देता है, लेकिन आखिरी में लोटस इसको धोखे से पकड़ लेता है एंड इसको जान से मारने वाला होता है। एंड इधर मिमोसा को मार्स बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है और क्लॉस और यूनो इससे मिलकर साथ में लड़ रहे होते हैं। एंड आस्ता और नोएल भी ट्रेजर की तरफ भाग रहे होते हैं। यूनो, कभी तो मेरी बात माना करो यार, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, जाओ यहाँ से मिमोसा को लेकर और बैकअप लेके आओ। हम इस ट्रेजर को डायमंड किंगडम के हाथों नहीं लगने दे सकते। नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम लोग साथ में मिलकर इससे लड़ेंगे एंड इसको हराएंगे। एंड तभी मार्स इन दोनों पर दोबारा से अटैक कर देता है। इधर हम देखते हैं लोटस ने लक को बुरी तरह से पकड़ लिया होता है और लक को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तभी हम लक का बचपन देखते हैं। लक भी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था एंड सारे लोग उसको पागल बोलते थे क्योंकि वो हमेशा हंसता रहता था, जिसपे उसकी मम्मी एक दिन उसको बहुत ज्यादा मारती है। आखिर क्यों एक पागल मेरे घर पे पैदा हुआ? तुम हमेशा हंसते क्यों रहते हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? आखिर मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों थी? एंड इन सबको सुनकर लक अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी स्माइल कर रहा होता है। एंड फिर एक दिन लक एक नोबल फैमिली के बच्चे को फाइट में हरा देता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि लक, जो कि एक कॉमन फैमिली का है, उसने एक नोबल फैमिली के बच्चे को कैसे हरा दिया, क्योंकि लक ऐसा पहला कॉमनर था जिसने किसी नोबल फैमिली के बच्चे को हराया था। एंड जिंदगी में पहली बार उसकी मम्मी उसकी तारीफ करती है और उसे प्यार करती है। लक, तुम कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हो, तुम स्पेशल हो और शायद तुम ही मेरी किस्मत को दोबारा से बदलोगे। याद रखना लक, इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। वादा करो कि तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे और कभी नहीं हारोगे। वादा करो कि तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। वादा करो लक। एंड लक अपनी मम्मी से वादा कर देता है कि अब वो कभी भी नहीं हारेगा और बहुत लड़ाई कर बहुत स्ट्रांग बनेगा। एंड फिर एक दिन लक की मम्मी भी खत्म हो जाती है एंड सारे आसपास के लोग कह रहे होते हैं, चलो अच्छा है ये पागल औरत खत्म हो गई, उसके बच्चे को तो देखो, वो भी उसकी तरह पागल ही है। उसकी मम्मी खत्म हो गई लेकिन अभी भी वो हंस रहा है। सब लोग दूर रहना उससे, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता होता कि अंदर से लक कितना ज्यादा दुखी होता है, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर लक की मदद करने नहीं आता। एंड लक उसी समय समझ जाता है कि उसकी मम्मी ने बिल्कुल सही कहा था, इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, वो अकेला है। एंड लक उसी दिन डिसाइड करता है कि अब से सिर्फ वो वही करेगा जो उसकी मम्मी ने उससे कहा था, लड़ाई, और वो तब तक लड़ेगा जब तक वो मर नहीं जाता। एंड तब से आज तक लक एक भी बैटल में नहीं हारा है एंड इसीलिए उसे लड़ना इतना ज्यादा पसंद है, क्योंकि वही एक चीज थी जिसके लिए उसकी मम्मी ने उसकी तारीफ की थी। लक लोटस के मैजिक की वजह से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। ठीक है बच्चे, टाइम आ गया है तुम्हारा मरने का। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मेरी मम्मी ने कहा था कभी हारना मत, लेकिन एक मिनट, उन्होंने ये भी तो कहा था कि मुझे तब तक नहीं हारना है जब तक मैं मर ना जाऊं, और मैं अब इसके मैजिक से बाहर नहीं निकल सकता। शायद अब मुझे मर ही जाना चाहिए। एंड लक गिव अप कर देता है और तैयार हो जाता है मरने के लिए। ठीक है बच्चे, अब सो जाओ हमेशा के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा आस्ता आ जाता है अपनी मैजिकल तलवार को लेके एंड लोटस के मैजिक को बीच से काट कर खत्म कर देता है एंड लक को बचा लेता है। हाँ, इस लड़के ने अपनी तलवार से मेरा मैजिक खत्म कर दिया। ये कैसा मैजिक है? आस्ता लोटस से बोलता है, ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेनपाई को छूने की। एंड इधर यूनो भी मार्स के सामने अपनी ग्रिमवॉर निकाल लेता है एंड आस्ता और यूनो दोनों तैयार हो जाते हैं एक बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ने के लिए। लक को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर आस्ता ने उसे क्यों बचाया एंड वो अभी भी स्माइल कर रहा होता है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है बच्चे? तुम अभी भी हंस क्यों रहे हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचा लेंगे? और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। लक आस्ता और नोएल से कहता है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं इसको अकेला मारूंगा। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था मेरे को तब तक लड़ना है जब तक मैं मर नहीं जाता। एंड लक लोटस के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन लोटस उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड लोटस का अटैक लक को लगने ही वाला होता है, लेकिन एक बार फिर से आस्ता लक को बचा लेता है और आस्ता लक से बोलता है, नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा लक सेनपाई। लक सोचता है कि आखिर ये क्यों मुझे बचाना चाहता है, मैं आखिर हूँ क्या इसका? मेरी मम्मी ने तो कहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। एंड तब आस्ता लक से बोलता है, माफ करना लक सेनपाई, लेकिन मैं आपको मरने नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। एंड उसी समय लक की आंखें खुल जाती है और वो समझ जाता है कि नहीं, अब वो अकेला नहीं है, उसके पास अब एक पूरी फैमिली है जो उससे प्यार करती है एंड उसको प्रोटेक्ट करती है। एंड लक आस्ता से कहता है, तुम शायद सही कह रहे हो आस्ता, साथ में लड़ने में शायद ज्यादा मजा आएगा, चलो मिलकर हम लोग इसकी बैंड बजाते हैं। एंड आस्ता, नोएल और लक तैयार हो जाते हैं लोटस को हराने के लिए। इधर हम देखते हैं यूनो अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन मैंने तो पहले ही बताया था कि मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे मार्स को हराए, और इधर लोटस ने अपने मैजिक से इन तीनों को घेर लिया होता है। जैसे ही आस्ता उसके मैजिक को काटता है, दोबारा से लोटस का मैजिक आकर उन लोगों को घेर लेता है। लक सोचता है कि आखिर हम लोग कैसे हराए इसको, इसके स्मोक के अंदर हम लोग इसको देख नहीं सकते और ये बहुत ज्यादा फास्ट है और ये हम लोगों को हमारी मैजिक पावर की वजह से सेंस कर पा रहा है और हम लोगों में सिर्फ मैं ही इसको सेंस कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी लक को याद आता है कि अरे हाँ, आस्था के पास तो मैजिकल पावर है ही नहीं, तो लोटस आस्था को सेंस नहीं कर सकता। एंड लक इन दोनों से कहता है, मेरे पास एक प्लान है। नोएल आस्था को अपने मैजिक से हवा में भेजती है एंड लक अपने मैजिक से लोटस पर अटैक करता है और लोटस को आस्था की तरफ जाने के लिए मजबूर कर देता है। एंड आस्था के पास तो मैजिक है ही नहीं, तो लोटस आस्था को सेंस नहीं कर पाता एंड इसीलिए आस्था उसके पास पहुंच जाता है एंड अपनी तलवार से लोटस के ऊपर अटैक कर देता है एंड लोटस अपने स्मोक प्रिजन से निकलकर दूर जाकर गिर जाता है। एंड इधर हम देखते हैं यूनो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सामने से हटो मेरे, तुम सब मुझे नहीं हरा
सकते। एंड लोटस इधर समझ जाता है कि नहीं, वो आस्था के रहते इन लोगों को नहीं हरा सकता। एंड तभी वो अपने मैजिक से एक स्मोक कार बनाकर वहाँ से भागने लगता है। भाई साहब आखिर क्या क्या कर सकता है अपने मैजिक से। लक उसके पीछे भागता है, लेकिन लक को चकमा देके लोटस वहाँ से निकल जाता है। चलो अच्छा है वो भाग गया, अब हमें क्या करना चाहिए। यार वो भाग गया, मेरे को उसको जान से मारना था, लेकिन चलो कोई नहीं, चलो हम लोग मिलकर अब ट्रेजर ढूंढते हैं। लेकिन तभी लक मार्स के मैजिक पावर को सेंस कर लेता है। एक मिनट, यहाँ पे अभी आसपास कोई और भी है जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है। चलो हम लोग साथ में चलते हैं उसके साथ लड़ने और उसको हराने। एंड इधर हम देखते हैं मिमोसा बहुत ज्यादा हर्ट होती है और धीरे धीरे हील हो रही होती है, और यूनो अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है। लेकिन मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी और यूनो की फाइट में मार्स यूनो पर भारी पड़ रहा होता है। एंड देखकर लग भी नहीं रहा होता कि मार्स जरा सा भी थका हुआ है। क्लॉस समझ जाता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, ये वो है जिसके ऊपर डायमंड किंगडम ने एक एक्सपेरिमेंट कर इसको स्ट्रॉन्ग बनाया था, जिसमें इसके साथ और भी कई बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके बाद उन सबको आपस में लड़ाया गया था। एंड आखिरी में सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचा था, जो कि था मार्स। क्लॉस को अंदर से बहुत बुरा भी लग रहा होता है, क्योंकि एक नोबल फैमिली का होने के बाद भी यूनो जो कि एक कॉमनर है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड क्लॉस गुस्से से अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मार्स अपने डायमंड शैडो क्लोन से खुद को बचा लेता है। एंड वो क्लॉस के ऊपर अपने डायमंड क्लोन से अटैक कर देता है और यूनो के ऊपर अपनी डायमंड स्वॉर्ड से। यूनो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचा रहा होता है और बार बार मार्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन मार्स को वो हिला भी नहीं पा रहा होता और मार्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता यूनो के अटैक से। मार्स यूनो से बोलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, तुम मुझे नहीं हरा सकते, गिव अप कर दो। एंड तभी यूनो को अपने पास्ट की याद आ जाती है, जब वो और आस्था आपस में ट्रेनिंग किया करते थे। एंड तब यूनो अपने मैजिक से आस्था को आसानी से बार बार हरा दिया करता था। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या आस्था, तुम मुझे नहीं हरा सकते, गिव अप कर दो। नहीं, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, ये फाइट तब तक नहीं खत्म होगी जब तक मैं जीत नहीं जाता। एंड आस्था की तरह यूनो भी गिव अप करने वाला नहीं था, क्योंकि आखिरी में वो है तो उसका भाई। एंड वो फिर से मार्स के ऊपर अटैक करने लगता है। एंड मार्स डिसाइड करता है कि अब वो इस फाइट को खत्म कर देगा। एंड वो अपनी डायमंड स्वॉर्ड से यूनो के ऊपर एक फाइनल अटैक कर देता है। यूनो अपने मैजिक से उसके स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड तो डायमंड की थी तो वो उसे रोक नहीं पाता और मार्स की स्वॉर्ड यूनो की तरफ आगे बढ़ जाती है। क्लॉस बोलता है, नहीं यूनो। एंड मार्स की स्वॉर्ड यूनो को बस खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से हमारा आस्था आ जाता है। एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड से मार्स की स्वॉर्ड को बीच से काट देता है। क्लॉस देखकर डर जाता है कि आखिर जिस स्वॉर्ड को यूनो तक अपने मैजिक से नहीं काट पाया, उसको इस लड़के ने कैसे काट दिया। आस्था मार्स से बोलता है, मेरे भाई से दूर रहना। मार्स भी एकदम शॉक्ड रह जाता है कि आखिर कौन है ये लड़का, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने मार्स की स्वॉर्ड को बीच से काटा था। एंड यूनो भी आस्था को देखता है और सोचता है कि आखिर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है आस्था। एंड अब वो बचपन वाला वो वीक आस्था नहीं रह गया है। मिमोसा और क्लॉस भी आस्था को देखकर एकदम दंग रह जाते हैं। अबे ओए गधे, क्या कर रहा है तू, ऐसे बनेगा विज़र्ड किंग? अभी मैं ना आया होता तो गए थे तुम। चुप रहो, मैं बस हराने वाला था उसे। हराने वाले थे कि मरने वाले थे? देख लेना, इसको तो मैं ही हराऊंगा। तो ठीक है चलो फिर आओ देख लेते हैं कि हम दोनों में से पहले इसको कौन हराता है। क्लॉस सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक ब्लैक बुल्स का मेंबर, वो भी जिसके पास मैजिक नहीं है, वो सोच भी कैसे सकता है कि वो मार्स जैसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन को हरा सकता है। आखिर कौन है ये लड़का? एंड तभी मार्स का एक शैडो क्लोन क्लॉस के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी लक उससे आकर बचा लेता है और उसके क्लोन को एक ही बार में हरा देता है। हाँ, ये तो लक है जो आज तक एक भी बैटल नहीं हारा। यही है क्या वो तीसरा ब्लैक बुल्स का मेंबर जो आस्था और नोएल को अकेला छोड़कर भाग गया था? नहीं, ये भाग नहीं सकता, मुझे शायद कुछ गलत फहमी हुई थी। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ब्लैक बुल्स जैसी बेकार स्क्वाड गोल्डन डॉन की मदद कैसे कर सकती है? एंड इधर नोएल भी मिमोसा से आके कहती है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं भी शायद तुम सही कह रही थी, मैं वीक हूँ। हाँ तुम वीक हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरे रहते अब तुम्हें कोई यहाँ छू भी नहीं सकता। एंड इधर हम देखते हैं आस्था अकेले मार्स से भिड़ जाता है। एंड मार्स होता तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आस्था के एंटी मैजिक के सामने वो थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। मार्स फिर से अपने ढेर सारे क्लोन्स बना देता है, लेकिन यूनो और लक उसके सारे क्लोन्स को संभाल लेते हैं। मार्स आस्था के ऊपर फिर से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन आस्था की स्वॉर्ड के सामने उसकी स्वॉर्ड थोड़ी ना टिकेगी। एंड आस्था उसकी स्वॉर्ड को बीच से काट कर हवा में उड़ता है एंड मार्स के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है एंड उसको दूर फेंक देता है। एंड जिंदगी में पहली बार मार्स हार रहा होता है एंड मार्स जाकर बगल के पानी के अंदर गिर जाता है। सारे लोग आस्था की पावर को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, खास करके क्लॉस। आखिर ये लड़का जो कि एक कॉमनर है वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ क्लॉस? अब तुम्हें पता चला आस्था कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। आस्था के पास जो स्वॉर्ड है वो एंटी मैजिक स्वॉर्ड है, जिससे वो सामने वाले के मैजिक को खत्म कर सकता है। क्या इतनी रेयर मैजिकल पावर एक कॉमनर के पास? लगता है इस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी होगी। तुम्हें आस्था के बारे में पता नहीं है क्लॉस, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि आस्था अपनी किस्मत की वजह से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी मार्स अचानक से आस्था के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देता है, जिससे वो आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आखिर हो कौन तुम? आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके पूरे कपड़े फट गए होते हैं। एंड आस्था मार्स से बोलता है, मेरा नाम है आस्था और मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग। एंड क्लॉस आस्था की बॉडी को देखकर एकदम डर जाता है। एक मिनट, ये बॉडी किस्मत से नहीं बन सकती, इस लड़के ने तो सच में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। क्या ये सच में एक दिन विज़र्ड किंग बन जाएगा? एक कॉमनर, मेरे सामने से हट जाओ, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक छोटे पत्थर हो मेरे सामने। एंड ये कह के मार्स आस्था के ऊपर अटैक कर देता है। आस्था बोलता है, हाँ माना कि मैं एक छोटा सा पत्थर हूँ, लेकिन मैं वो पत्थर हूँ जो एक डायमंड को भी तोड़ सकता है। एंड आस्था भी मार्स के ऊपर अटैक कर देता है। एंड मार्स होता तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर भी होती है, लेकिन वो आस्था के सामने टिक ही नहीं सकता, क्योंकि आस्था तो मैजिक को खत्म कर सकता है, चाहे मैजिक कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। एंड आस्था एक अटैक में मार्स की डायमंड बॉडी को तोड़ देता है एंड मार्स दूर जाकर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड आस्था को लगता है कि वो उस फाइट को जीत गया है। उसके बाद क्लॉस अपने मैजिक से मार्स को बंदी बना लेता है। तुम्हें सच में लगता है ना कि तुम्हारा मैजिक इसको पकड़ कर रख पाएगा? और नहीं तो क्या, मेरी मैजिकल
मैजिकल पावर पे शक मत करो लड़के, मैं नोबल फैमिली का हूँ और इसको देखो ये इतना ज्यादा इंजर्ड है। तुम्हें लगता है कि ये मेरा मैजिक प्रिजन तोड़ पाएगा? और मेरे पास इसकी ग्रिम वॉर भी है, तो ये नहीं निकल सकता मेरे मैजिक से। ठीक है समझ गया। आस्था हाँ जल्दी से उन कपड़ों का कुछ करो। 1 मिनट, कपड़े तो मेरे फटे हैं, तुम क्यों शर्मा रही हो? चुप रहो और अपने कपड़े ठीक करवाओ जल्दी। ठीक है, तो गोल्डन डॉन अपने मिशन में सक्सेसफुल हुई और हम ब्लैक बुल से जीत गए क्योंकि हम पहले ट्रेजर के पास पहुंचे थे। पागल हो गया तुम? मैं ना होता तो अभी तुम लोग ट्रेजर के पास नहीं भगवान के पास पहुंच जाते। चुप रहो लड़के, तमीज से बात करो मेरे से। मेरा नाम है क्लॉस और मैं गोल्डन डॉन का। ये हम जीत गए, ब्लैक बुल्स जीत गई। मेरी बात बीच में मत काटो, ब्लैक बुल्स जीत गई। मैंने कहा मेरी बात बीच में मत काटो, ब्लैक बुल्स जीत गई। गोल्डन डॉन जीती है, ब्लैक बुल्स जीती है, नहीं गोल्डन डॉन ब्लैक बुल्स। एंड इसी बात पे इन दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है। तभी लक्स सबसे बोलता है ये गेट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर का बना हुआ है, आस्था तुम ही इसको बीच से काट सकते हो। जिसपे क्लॉस बोलता है जैसे ये लड़का अकेले इतने स्ट्रॉन्ग मैजिकल गेट को तोड़ पाएगा। एंड आस्था 1 सेकंड में अपनी स्वॉर्ड से उस मैजिकल गेट को बीच से काट देता है एंड क्लॉस का एकदम मुंह बन जाता है। एंड फिर ये सारे लोग अंदर घुस जाते हैं और अंदर होता है बहुत सारा खजाना। एंड आस्था इतना सारा सोना देखकर पागल हो जाता है। ये सारे लोग भी ट्रेजर को देखने लगते हैं। ये क्या जादू का? ओए लड़के, इस ट्रेजर को मत छुओ। क्यों, ये तुम्हारा है क्या? नहीं, ये क्लोवर किंगडम के लोगों का है। हाँ तो मैं भी तो क्लोवर किंगडम का ही हूँ। ढक्कन किसको बोला तुमने? एंड तभी यूनो को एक मैजिकल स्क्रॉल दिखती है एंड यूनो जैसे ही उसको अपने हाथ में खोलता है उस स्क्रॉल में जो भी लिखा था वो गायब हो जाता है और यूनो की ग्रिम वॉर बहुत ज्यादा तेज रोशनी में जलने लगती है। क्लॉस सोच रहा होता है कि आखिर ये दोनों भाई जो कि एक नोबल फैमिली के भी नहीं है, फिर आखिर ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? एक के पास 4 लीफ ग्रिम वॉर है और दूसरे के पास इतनी रेयर एंटी मैजिक की पावर है। एंड इसके बाद हम देखते हैं नेरो आस्था को जबरदस्ती एक दीवार के पास लेके जाती है। क्या करूं मैं इस दीवार का? एंड नेरो आस्था को मारने लगती है क्योंकि आस्था समझ नहीं रहा होता कि नेरो से क्या कहना चाह रही थी। लेकिन तभी अचानक से दोबारा से मार्स की ग्रिम वॉर जलने लगती है। लक जोर से चिल्लाता है दरवाजे से दूर हटो तुम लोग, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। मार्स गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है और नोएल के ऊपर अटैक कर देता है और नोएल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। आस्था नोएल की हालत को देखकर पागल हो जाता है और अपनी ग्रिम वॉर से अपनी तलवार निकालकर मार्स की तरफ भागता है। मार्स की ग्रिम वॉर भी दोबारा से उड़कर उसके पास चली जाती है और मार्स अपने डायमंड मैजिक से इन सबको पकड़ लेता है। आखिर कैसे? ये तो इतना ज्यादा इंजर्ड था, फिर ये होश में कैसे आ गया? एंड तभी क्लॉस देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि मार्स के पास फायर हीलिंग मैजिक होता है जिससे वो मिमोसा की तरह अपने आप को हील कर सकता था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। एक आदमी के पास एक ही मैजिकल पावर हो सकती है, फिर इसके पास दो मैजिकल पावर कैसे है? एंड आस्था बहुत ज्यादा गुस्से में मार्स की तरफ अपनी तलवार लेकर भागता है। मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारी मैजिकल पावर क्या है, तुम किसी के भी मैजिक को अपनी तलवार से खत्म कर सकते हो, लेकिन क्या तुम अपनी इतनी बड़ी तलवार से इन सारे सुपर फास्ट मैजिक अटैक्स को रोक सकते हो? एंड मार्स आस्था के ऊपर डायमंड ब्लेड से अटैक कर देता है। क्योंकि आस्था की तलवार बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो उसे अपनी तलवार से मार्स के सारे अटैक्स को रोकने में दिक्कत होती है। एंड तभी मार्स आस्था के ऊपर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है एंड आस्था उसी दीवार से जाकर टकरा जाता है जिसे नेरो उसे दिखा रही थी। एंड आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। लक, यूनो और क्लॉस को मार्स अपने मैजिक से पकड़ लिया होता है जिससे वो निकल नहीं पा रहे होते। एंड मिमोसा नोएल को हील कर रही होती है और नोएल की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है एंड अगर उसको जल्दी हील नहीं किया गया तो नोएल खत्म हो जाएगी। एंड मार्स बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त को तुम्हें बचाने नहीं दूंगा, तुम सब वीक हो, तुम सबको मैं मार डालूंगा। एंड मार्स मिमोसा और नोएल की तरफ आगे बढ़ता है उन्हें खत्म करने। अब आस्था तो बेहोश हो चुका था और ये तीनों भी हिल नहीं पा रहे होते। अब कैसे मार्स बस यूनो को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी आस्था आकर उसे बचा लेता है एंड मार्स की बैंड बजा देता है। एंड फिर ये सब के सब डंजन के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे होता है ढेर सारा खजाना। लेकिन तभी मार्स दोबारा से होश में आ जाता है और आस्था के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है जिससे आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। यूनो, क्लॉस और लक को भी मार्स अपने डायमंड प्रिजन मैजिक से पकड़ लेता है जिससे वो लोग छूट नहीं पा रहे होते। एंड नोएल बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है और मिमोसा उसे अपनी पूरी जान लगाकर हील कर रही होती है। एंड अगर जल्दी नोएल को हील नहीं किया गया तो नोएल खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी मार्स मिमोसा को नोएल को हील करते हुए देख लेता है एंड बोलता है नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त को नहीं बचाने दूंगा, तुम सब वीक हो, तुम सबको मरना होगा, मुझे नफरत है दोस्ती से, इस दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती। एंड मार्स ऐसा क्यों कह रहा होता है ये हम उसके बचपन को देखकर समझ जाएंगे। बचपन में हम मार्स को देखते हैं जो रो रहा होता है क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसे पैसों के लिए डायमंड किंगडम के साइंटिस्ट को बेच दिया होता है। तुम रो क्यों रहे हो? मार्स उल्टा घूमता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम हिनाटा होता है। तुम्हारा नाम मार्स है ना? चिंता मत करो, मैंने सुना है कि जब हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब हमें साइंटिस्ट छोड़ देंगे एंड हम सब फिर से आजाद हो जाएंगे। जिसको सुनकर मार्स दोबारा से थोड़ा खुश हो जाता है। मेरा नाम हिनाटा है, तुम मेरे दोस्त बनोगे मार्स? चलो हम लोग साथ में इस जगह से बाहर निकलेंगे। एंड जिंदगी में पहली बार मार्स का कोई दोस्त बनता है। उसके बाद मार्स और हिनाटा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, इतने अच्छे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। लेकिन फिर एक दिन उनके एक्सपेरिमेंट का फाइनल एग्जाम आ जाता है। ये तुम सारे बच्चों का फाइनल टेस्ट है, तुम सबको एक दूसरे से लड़ना है और जान से मारना है और जो भी आखिरी में अकेला जिंदा बचेगा वो इस जगह से आजाद हो जाएगा और वो बन जाएगा डायमंड किंगडम का स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट। एंड इस अनाउंसमेंट को सुनते ही मार्स एकदम शॉक्ड रह जाता है, लेकिन सारे के सारे बच्चे एक दूसरे पर हमला कर देते हैं एंड एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं जिन्हें वो इतने टाइम से जानते थे। लेकिन मार्स किसी को भी नहीं मारता क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है और वो अपने दोस्तों पर अटैक नहीं करना चाहता था, वो पूरे टाइम सिर्फ अपने आप को बचाता रहता है। लेकिन आखिरी में मार्स के अलावा सिर्फ एक और बच्ची जिंदा बची होती है जो कोई और नहीं बल्कि हिनाटा होती है। एंड मार्स तो हिनाटा के ऊपर अटैक करने नहीं वाला था क्योंकि वो हिनाटा से बहुत प्यार करता था। लेकिन तभी हिनाटा रोते रोते बोलती है माफ करना मार्स, लेकिन मुझे तुम्हें जान से मारना होगा, मुझे यहाँ से निकलना है। एंड हिनाटा मार्स के ऊपर अटैक कर देती है। मार्स को यकीन नहीं होता कि हिनाटा उसे धोखा कैसे दे सकती है जबकि वो उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी। एंड मार्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपने आप को बचाने के लिए हिनाटा को खत्म कर देता है एंड बहुत ज्यादा रोता है। एंड उसके बाद से ही मार्स का दोस्ती के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता एंड इसीलिए वो नोएल और मिमोसा को
खत्म करना चाहता था क्योंकि उसे दोस्ती से नफरत होती है। एंड इधर हम देखते हैं हमारा आस्था बेहोश पड़ा होता है। ओए लड़के, मेरी बेइज्जती मत करा, जल्दी उठ, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। जिसको सुनकर आस्था होश में आ जाता है एंड उसको समझ में नहीं आता कि अभी अभी उसको किसने उठाया था। एंड तभी वो देखता है उसके बगल में एक छोटे साइज की तलवार जमीन में घुसी हुई होती है। एंड इधर हम देखते हैं मार्स इन दोनों के ऊपर अपने डायमंड ब्लेड से अटैक कर देता है मिमोसा। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था अपनी नई स्वॉर्ड लेकर पहुंच जाता है और मिमोसा और नोएल को बचा लेता है। एंड अब तो आस्था की तलवार का साइज बहुत कम होता है, तो आस्था आसानी से मार्स के सारे अटैक्स रोक देता है। तुम फिर से आ गए? आस्था सोचता है नहीं, मैं अभी मार्स पर अटैक नहीं कर सकता, मेरा मेन काम इस समय नोएल को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन तभी हम देखते हैं नोएल भी होश में आ जाती है और कहती है आस्था मेरी चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ, जाओ बैंड बजा दो इसकी। जिसको सुनते ही आस्था तैयार हो जाता है मार्स की बैंड बजाने के लिए। एंड तभी मार्स आस्था के ऊपर अटैक कर देता है और आस्था अपनी नई तलवार से अपने एंटी मैजिक वेव से अटैक कर देता है। आस्था सिर्फ अपने एक अटैक से मार्स को दोबारा से दूर फेंक देता है एंड मार्स दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन इस बार मार्स का अटैक भी आस्था को लग जाता है एंड आस्था के पेट में मार्स का एक डायमंड घुस जाता है एंड आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सारे लोग अपने आप को आजाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्स का डायमंड प्रिजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसीलिए वो लोग मार्स के मैजिक से छूट नहीं पा रहे होते। आस्था वहीं पर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन मार्स फिर से वापस उठ जाता है। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये। एंड ये गुस्से में बोलता है बस बहुत हुआ, अब मरो तुम। एंड मार्स आस्था के ऊपर अपनी डायमंड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है एंड आस्था को बस जान से मारने वाला होता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं इतना वीक नहीं हो सकता कि मैं अपने सामने मेरे भाई को मरने दूं। अगर मैंने अपने सामने आस्था को मरने दिया तो मैं कभी भी विज़र्ड किंग नहीं बन पाऊंगा। एंड तभी यूनो की 4 लीफ ग्रिम वॉर्ड दोबारा से जलने लगती है एंड अचानक से मानो टाइम रुक जाता है। एंड यूनो के बगल में एक छोटी सी स्पिरिट उड़ रही होती है। यूनो सोचता है कि ये क्या है एंड तभी उस स्पिरिट की नींद खुलती है एंड वो सिर्फ एक फूंक मारती है एंड मार्स की और उसके स्वॉर्ड दोनों की धज्जियां उड़ा देती है। एंड इस बार मार्स पूरी तरह से हार जाता है एंड इन सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि यूनो ने मार्स को हरा कैसे दिया। एंड इन लोगों के ऊपर से मार्स का मैजिक भी हट जाता है। ये कैसे किया तुमने यूनो? हाँ, ये कैसे किया तुमने यूनो? कौन सा मैजिक यूज किया था तुमने? पता नहीं। एंड तभी यूनो अपनी ग्रिम वॉर में वही चीज लिखी हुई देखता है जो स्क्रॉल में लिखी हुई थी, जिसे उसने थोड़ी देर पहले उठाया था। पता नहीं तुमने ये कैसे किया, लेकिन बहुत अच्छे, सही किया। मुझे नहीं लगता कि अब ये जल्दी उठने वाला है। एंड इधर हम देखते हैं मिमोसा आस्था को हील करने लगती है एंड आस्था की नई तलवार अपने आप आस्था की ग्रिम वॉर के अंदर चली जाती है। लगता है हम लोग जीत गए, लेकिन तभी अचानक से वो डंजन अपने आप तबाह होने लगता है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। यूनो तुरंत ही अपने मैजिक से विंड कार बनाता है और सारे लोग उस पर आकर बैठ जाते हैं। लग भी आस्था को लेकर यूनो की विंड कार पर चढ़ जाता है। मिमोसा आस्था को हील करती रहो एंड वो सब वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं क्योंकि यहाँ नीचे उनकी जान खतरे में होती है। लेकिन तभी आस्था अपनी बची कुची जान लगाकर बोलता है यूनो हमें उसे भी बचाना होगा। क्या बक रहे हो तुम हमारे दुश्मन को बचाना चाहते हो? तुम जानते हो ना वो कितना बुरा इंसान है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो बुरा इंसान है, लेकिन हम लोग तो बुरे इंसान नहीं है ना, इसीलिए हमें उसे बचाना होगा। यूनो बोलता है ठीक है। एंड वो लोग मार्स को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है। यूनो उसे बचाने का टाइम नहीं है, उसे बचाने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे, निकलो यहाँ से। एंड मार्स को पीछे छोड़कर ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए उस डंजन से निकल जाते हैं। बाल बाल बचे हम लोग। मजा आ गया, एक और बार चले क्या? तुम सही में पागल हो क्या? एंड ये सारे लोग उस डंजन से जिंदा बचकर निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम लोटस को देखते हैं। लोटस भी वही नीचे ही था जो पूरे टाइम चुपचाप खजाना जमा कर रहा होता है एंड उसने मार्स को भी बचा लिया होता है जो कि अभी बेहोश पड़ा होता है। एंड अभी मार्स को उसका पूरा का पूरा पास्ट याद आ जाता है जो साइंटिस्ट ने उसे भुलवा दिया था जब हिनाटा ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और मार्स ने हिनाटा को खत्म कर दिया था। एंड वो जोर जोर से बैठकर रो रहा था। तभी हिनाटा उसके पास आती है और उसे हील करने लगती है। तुमने ऐसा क्यों किया हिनाटा? हम तो साथ में बाहर जाने वाले थे ना। माफ करना मार्स, लेकिन मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी नहीं मारोगे, इसीलिए मुझे तुम पर अटैक करना पड़ा ताकि तुम मुझे मार दो और इस जगह से बाहर निकल जाओ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मार्स तुम्हारे अलावा, इसीलिए मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती थी। अब जाओ मार्स, हम दोनों के संतिर पूरी दुनिया देखो। एंड ये कह के हिनाटा वहीं पर खत्म हो जाती है। एंड अब जाके मार्स को समझ में आता है कि नहीं, हिनाटा ने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया था, वो मार्स से सच में बहुत प्यार करती थी। एंड तभी मार्स होश में आ जाता है। तो तुम होश में आ गए मार्स? देखो तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है, अब हमारा पूरा गाँव कई सालों तक पेट भर के खाएगा। हाँ, मुझे बचाने के लिए थैंक यू लोटस। थैंक यू, ये कब से इतना अच्छा हो गया? एंड इसी तरह डायमंड किंगडम वालों के लिए एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड इधर हम देखते हैं आस्था होश में आ जाता है। एंड अब आस्था भी एकदम ठीक होता है, बस उसके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है। माफ करना आस्था, मैं तुम्हें पूरी तरह से हील नहीं कर पाई, मेरा मैजिक पावर खत्म हो गया था। नहीं मिमोसा, तुम्हें मुझे सॉरी नहीं, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम ना होती तो आज मैं जिंदा भी ना होता। थैंक यू मिमोसा। जिसको सुन के मिमोसा शर्मा के नोएल के पीछे जाके छुप जाती है। मतलब समझ रहे हो? दो लड़कियां पीछे पड़ गई हमारे आस्था भाई के। बताओ, पता नहीं मेरे पीछे कब कोई एक पड़ेगी। एनीवेज, इसके बाद हम देखते हैं क्लॉस इन दोनों के पास आता है और इन दोनों को गले लगा लेता है। माफ करना मुझे, मैंने आज तक तुम दोनों को अपने से नीचे समझा क्योंकि तुम दोनों एक कॉमनर थे, लेकिन अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हम सब के सब जिंदा हैं। क्लॉस सर, इतना जोर से मत गले लगाओ वरना मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं बचूंगा। ओ माफ करना। वो यूनो, मुझसे लड़ाई करोगे क्या? चलो देखते हैं हम दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, अरे नोएल देखो, मेरी तरह तुम्हारे भी कपड़े फट गए। चुप रहो पागल। एंड इन लोगों की भी इधर एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसके बाद ये सारे लोग वापस अपने बेस लौट जाते हैं। इसके बाद हम थोड़े दिनों बाद देखते हैं, क्या मैं एक हफ्ते बाद सो के उठाऊं? और नहीं तो क्या भालू हो क्या तुम? कोई बात नहीं मेरे प्यारे आस्था, तुम्हारी चोट से रिकवर होने के लिए तुम्हें एक अच्छी नींद की जरूरत थी। और हाँ, नोएल को तुम्हारी बहुत चिंता थी, वो रोज रोज तुम्हारी तबियत देखने जाती थी। क्या सच
सच में नोएल? झूठ बोल रही है ये। आस्था अब तो तुम ठीक हो गए हो, मुझसे लड़ाई करोगे क्या? नहीं, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे पता था तुम्हें भूख लगी होगी आस्था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना लाई हूँ। चार्मी सेनपाई आप सबसे अच्छी हो। एंड आस्था पागलों की तरह खाना खाने लगता है एंड तभी उसके गले में खाना अटक जाता है। ये लो पानी, सुअरों की तरह क्यों खा रहे हो? तुम्हारा खाना भाग के जाएगा नहीं कहीं। एंड तभी यामी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। अरे तुम जिंदा तो हो ना बच्चे? मुझे लगा था कि तुम टै बोल गए। नहीं, मैं जिंदा हूँ सर। अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो। अब तुम जिंदा हो ही गए हो तो आज तुम्हें रॉयल कैसल जाना होगा डंजन की रिपोर्ट देने। मैं भी जा सकता हूँ क्या यामी सर? नहीं, तुम नहीं जाओगे। तुम जब भी जाते हो किसी न किसी को इंजर्ड करके आ जाते हो। मैं नहीं जा सकता हूँ यामी सर, मुझे मेरी बहन मैरी से मिलने जाना है। तुम्हें भेज भी कौन रहा है? मैं जाऊँ क्या? हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन रॉयल कैसल नहीं, किचन में जाओ, मेरे लिए खाना लेके आओ। ओके, आस्था और नोएल तुम दोनों अकेले रॉयल पैलेस जाओ। एंड यामी के ऑर्डर से आस्था और नोएल दोनों साथ में रॉयल टाउन में आ जाते हैं। वाह, कितनी बार तुम ये शहर देख चुके हो आस्था? हर बार आती पागल क्यों जाते हो? यकीन नहीं होता एक दिन ये पैलेस मेरा होगा नोएल। एंड नोएल फिर से सोच के शर्मा जाती है कि वो और आस्था फिर से साथ में अकेले। लेकिन तभी उन्हें अपने सामने यूनो की स्वॉर्ड दिख जाती है एंड वो लोग भी रॉयल पैलेस ही जा रहे होते हैं। ओए यूनो, पीछे तो देखो। एंड आस्था को देख के क्लॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुम एक हफ्ते तक कैसे सो सकते हो? भालू हो क्या? अपने काम से मतलब रखो। ओह हाय मिमोसा, कैसी हो तुम? एंड आस्था को देखते ही मिमोसा वहाँ से शर्मा के फिर से भाग जाती है। ये भाग क्यों गई? मैं भी शायद उसे छोटे हाइट वालों से नफरत है। सच्ची में मार खाना चाहते हो क्या तुम आज? एंड नोएल मिमोसा के पास आती है और उससे पूछती है क्या हुआ मिमोसा? पता नहीं नोएल, लेकिन मैं जैसे ही आस्था को देखती हूँ या फिर उसके बारे में सोचती हूँ मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है, जिसको सुन के नोएल एकदम शॉक्ड रह जाती है। क्या है ये? क्या बोली हो तुम? पागल हो गई हो क्या? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन हर वक्त मैं बस आस्था के बारे में ही सोचती रहती हूँ। एंड नोएल बहुत डर जाती है क्योंकि उसके सामने एक कंपटीशन आ जाता है जो खुद उसकी बहन होती है। एक मिनट, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है चाहे आस्था को कोई भी लड़की पसंद करे? ये क्या हो रहा है? एक मिनट, कहीं मुझे आस्था से एंड ये दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं। इन दोनों को क्या हो गया? कहीं इन दोनों के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग रॉयल पैलेस के गेट के सामने पहुंच जाते हैं एंड तभी क्लॉस, मिमोसा और नोएल एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और अपने घुटने टेक लेते हैं क्योंकि इन लोगों के सामने खुद खड़े होते हैं द विजर्ड किंग। ये कौन है यूनो? पागल लड़के, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे विजर्ड किंग सर जूलियस हैं, जिसको सुनकर आस्था और यूनो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं एंड ये दोनों भी अपने घुटने टेक लेते हैं। आस्था को यकीन नहीं होता कि उसके सामने खुद विजर्ड किंग खड़े हैं जो उसका वेलकम करने आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग एक जगह पर खड़े होते हैं एंड विजर्ड किंग यूनो की ग्रिमवॉर्ड देख रहे होते हैं एंड यूनो आस्था अभी तक शॉक में होते हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि उनके सामने खुद विजर्ड किंग खड़े हैं जो पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है, जो अकेले पूरी दुनिया तबाह कर सकते हैं। वाओ, 4 लीफ ग्रिमवॉर्ड मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। तो लोग सही कहते हैं विजर्ड किंग को रेयर मैजिकल पावर्स बहुत ज्यादा ही पसंद है। एक मिनट, ये स्पेल कहाँ से आई तुम्हारे पास यूनो? असल में उस डंजन में मैंने एक स्क्रॉल खोला था एंड उसकी स्पेल अपने आप गायब होकर मेरी ग्रिमवॉर्ड में आ गई थी। ये तो द विंड स्पिरिट सिल्फी की स्पेल है, तो इस बच्चे को विंड स्पिरिट ने चूज किया है। कमाल की बात है। तुम एक बार इसे यूज करके दिखा सकते हो क्या मुझे प्लीज? माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं उसे यूज करने की कोशिश तो की, लेकिन मैं उस स्पेल को यूज नहीं कर पा रहा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ यूनो, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, जिस दिन तुम इस स्पेल को पूरी तरह से यूज करना सीख गए उस दिन तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि हजारों मैजिक नाइट तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। थैंक यू सर। विजर्ड किंग सर, आप मेरी भी ग्रिमवॉर्ड एक बार देख सकते हैं क्या प्लीज? मुझे बता दीजिए ना इसमें क्या लिखा है। हाँ जरूर, इसमें लिखा है। क्या लिखा है? जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई नहीं, ये देखिए मेरी मैजिक स्वॉर्ड। क्या यही है क्या तुम्हारी एंटी मैजिक स्वॉर्ड? मैं प्लीज इसे एक बार हाथ में ले सकता हूँ क्या? हाँ सर जरूर, ये लीजिए। एंड विजर्ड किंग आस्था की स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। एक मिनट, ये स्वॉर्ड तो मेरा बहुत ज्यादा मैजिक एब्जॉर्ब कर रही है, शायद इसीलिए केवल ये लड़का ही इस स्वॉर्ड को चला सकता है क्योंकि इसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। क्योंकि अगर कोई आम मैजिक नाइट इसको उठाएगा भी तो उसका सारा मैजिक 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ये लो आस्था अपनी स्वॉर्ड, तुम्हारी स्वॉर्ड भी तुम्हारी तरह बहुत रेयर है। सुना तुमने यूनो? विजर्ड किंग मेरी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा हाँ विजर्ड किंग सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। क्या आस्था? एंड तभी आस्था और यूनो दोनों चिल्लाकर पूछते हैं कि हम कैसे विजर्ड किंग बन सकते हैं? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? विजर्ड किंग से ही पूछ रहे हो कि तुम उनको हटा के विजर्ड किंग कैसे बन सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, विजर्ड किंग बनने के लिए तुम लोगों को पूरे क्लोवर किंगडम की मंजूरी चाहिए होगी। नहीं क्लॉस। एंड तभी क्लॉस चुप हो जाता है। आस्था और यूनो, याद रखना विजर्ड किंग बनने के लिए तुम लोगों को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। तुम लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि कोई भी तुम्हारे विजर्ड किंग बनने के डिसीजन को चैलेंज ना कर पाए। इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर तुम बोलो कि तुम अगला विजर्ड किंग बनना चाहते हो तो कोई तुम्हारे सामने खड़ा ना हो जो तुमसे कह सके कि नहीं तुम नहीं, मैं विजर्ड किंग बनूंगा। एंड जिस दिन तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे उस दिन तुम लोग तैयार हो जाओगे अगला विजर्ड किंग बनने के लिए। जिसको सुन के आस्था और यूनो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि उन लोगों को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं विजर्ड किंग बनने के लिए। उन्हें बस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि उनके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत ना करे। उसके बाद विजर्ड किंग इन सबको एक अवार्ड सेरेमनी में लेके जाते हैं जहाँ पे वो उन लोगों को मेडल देंगे जिन्होंने इस बार मिशन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ध्यान से देखना आस्था और यूनो, विजर्ड किंग बनने के लिए तुम्हें इन सबको हराना होगा। एंड तभी सेरेमनी हॉल का दरवाजा खुलता है और वहीं पे खड़े होते हैं बहुत सारे लोग, जहाँ पे नोएल के तीनों भाई बहन भी खड़े होते हैं, सॉलिड, नेब्रा और सिल्वर ईगल मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन नोजेल। एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड वहीं पे क्रिम्सन लायन मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन फुगी लियोन और ब्लू रोज स्क्वाड की कैप्टन शार्लेट भी होती है। एंड ये दोनों भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद विजर्ड किंग उन सारे लोगों को मेडल देते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा स्टार्स कलेक्ट किए होते हैं, जिसमें गोल्डन डॉन के वाइस कैप्टन एल्केडोर को भी मेडल मिलता है। ठीक है, तो अब सारे लोगों को मेडल मिल चुके हैं, अब हम सब लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे। लेकिन तभी मैक्स विजर्ड किंग के कान में कुछ आकर कहता है, माफ करना मुझे आप लोग, लेकिन मेरे को एक काम आ गया, तो आप लोग आराम से खाना खाओ, मैं बाद में आऊंगा। एंड विजर्ड किंग ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये सारे लोग खाना खाने लगते हैं एंड सारे के सारे लोग इन सबको बहुत बुरी नजरों से घूर रहे होते हैं। एंड इसीलिए इन सबको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। लेकिन हमारे आस्था को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त अपना खाना ठूस रहा होता है। इसके अंदर शर्म नहीं है क्या? नहीं, पूरा बेशरम है। आस्था तुम मेरा भी खाना खाना चाहोगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं मिमोसा, लाओ सारा का सारा मेरी प्लेट में डाल दो। यकीन नहीं होता, विजर्ड किंग ने क्या
सोच के इन कॉमनर्स कुत्तों को हमारे साथ पार्टी में इनवाइट कर दिया। उस लड़के को तो देखो, मैं उसके अंदर से बिल्कुल भी मैजिकल पावर सेंस नहीं कर पा रही हूँ। कोई इतना बड़ा लूजर कैसे हो सकता है? देखो तो वो सुअरों की तरह खाना खा रहा है। क्या सारे कॉमनर्स ऐसे ही खाते होंगे? एंड ये सारे लोग मिलके आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन आस्था को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मस्त अपना खाना खा रहा होता है क्योंकि उसकी आदत होती है, वो बचपन से ये सब सुनता आया है, जिसको देखकर मिमोसा को आस्था और ज्यादा पसंद आ जाता है। तभी एल्केडोर बोलता है, पता नहीं आखिर इन कॉमनर्स को रॉयल पैलेस में घुसने भी क्यों दिया जाता है। तभी फुगिलियन का भाई लियोपोल्ड एल्केडोर से आके कहता है, तुम शायद भूल रहे हो एल्केडोर, तुम्हारी खुद की स्क्वाड में एक कॉमनर है जिसके पास वो 4 लीफ ग्रिमवॉर है। हाँ मुझे पता है हमारी स्क्वाड में ये कॉमनर है, लेकिन हमारी पूरी स्क्वाड को इस कॉमनर के होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब के सब इससे नफरत करते हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं कब ये किसी मिशन में जाके खत्म हो जाएगा। और क्लॉस, मिमोसा और नोएल, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही क्या? तुम दोनों इन कॉमनर्स के साथ घूम रहे हो। लेकिन तभी नोएल का भाई सॉलिड कहता है, एल्केडोर तुम खाली मिमोसा और क्लॉस को ही डांटो, क्योंकि नोएल भी किसी कॉमनर से ज्यादा ऊपर नहीं है, वो भी सारे कॉमनर्स की तरह किसी काम की नहीं है। एंड नोएल का भाई सॉलिड उसके ऊपर आकर अपना पूरा का पूरा पानी गिरा देता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई नोएल हमारे सामने खड़े भी होने की? प्लीज ऐसा मत करिए आप दोनों। एंड तभी नोजेल नोएल से बोलता है, अभी भी तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है नोएल, तो भाग जाओ यहाँ से। एंड नोएल रोते रोते वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी आस्था उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं नोएल तुम कहीं नहीं जाओगी, इन सबको तो मैं देखता हूँ। एंड आस्था अपनी टेबल के ऊपर खड़ा होता है और जोर जोर से चिल्ला के बोलता है, ओए कान खोल के सुनो तुम सब के सब, मेरे बारे में जो भी कहना है कहो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे दोस्तों के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड तभी एल्केडोर अपने मैजिक से आस्था को पकड़ लेता है। कॉमनर कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामने अपना मुंह खोलने की? लेकिन तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड निकालता है, एल्केडोर के मैजिक को खत्म कर देता है। क्या ये कैसे किया इसने? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा जो भी नाम है और तुम सब के सब याद रखना मुझे, मेरा नाम है आस्था और मैं वो हूँ जो एक दिन तुम सबको हरा के बनेगा विज़र्ड किंग। मतलब सोच पा रहे हो तुम, आस्था 3 कैप्टन्स के सामने ये बोल रहा है कि मैं तुम सबको हरा कर बनूंगा विज़र्ड किंग। एंड यहाँ पर कैसे आस्था और यूनो फाइनली मिल लेते हैं विज़र्ड किंग से। एंड फिर विज़र्ड किंग इन दोनों को एक पार्टी में लेके जाते हैं, लेकिन फिर उनको एक काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है। एंड ये सारे लोग आस्था का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन हमारे आस्था भाई को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बचपन से ये सब सुनता है एंड वो मस्त अपना खाना खा रहा होता है। लेकिन जब बात उसके दोस्तों पर आती है और ये सारे लोग उसके दोस्तों का मजाक उड़ाने लगते हैं, तब आस्था चढ़ जाता है अपनी टेबल के ऊपर अपनी तलवार निकाल के एंड 3 कैप्टन्स के सामने बोलता है, याद रखना मुझे तुम सब, मेरा नाम है आस्था और मैं वो हूँ जो एक दिन तुम सबको हरा के बनेगा विज़र्ड किंग। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो आस्था की बात सुनते ही नोएल का भाई सॉलिड और उसकी बहन नेब्रा हंसने लगते हैं एंड क्लॉस सोचता है कि अब तो आस्था पक्का मरेगा। तुम विज़र्ड किंग सुना आप सबने, एक कॉमनर कुत्ता विज़र्ड किंग बनेगा। एंड तभी ये दोनों आस्था के ऊपर अपना मैजिकल अटैक यूज कर देते हैं, लेकिन आस्था अकेले सिर्फ एक बार में इन दोनों के अटैक को खत्म कर देता है। ये दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि नहीं ये बच्चा कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है। एंड तभी एल्केडोर अपने मैजिक से आस्था को पकड़ लेता है। आस्था सर प्लीज आस्था को छोड़ दीजिए। चुप रहो, इसने जो गलती की है उसके लिए इसको मौत ही मिलेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने एल्केडोर, इस कुत्ते को तो मौत मैं दूंगा। एंड तभी सॉलिड अपने मैजिक से आस्था को, जो खुद उसके किंगडम का मैजिक नाइट है, उसे खत्म करने वाला होता है। नहीं भैया मरो बच्चे। एंड सॉलिड आस्था के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है। हमारा यूनो अपने भाई को बचाने के लिए अपनी ग्रिम वॉर निकालने वाला होता है, लेकिन हमारे आस्था भाई को जरूरत ही नहीं है भाई मदद की, उसकी दूसरी स्वॉर्ड कब काम आएगी। एंड आस्था अपनी दूसरी स्वॉर्ड से एल्केडोर के मैजिक को खत्म कर देता है एंड सॉलिड के मैजिक को वापस उसी के ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड सॉलिड उस अटैक से अपने घुटनों पर आ जाता है। क्या एक कॉमनर मुझे घुटनों पे ले आया? एंड आस्था अपनी दोनों स्वॉर्ड लेकर खड़ा होता है, मानो कह रहा है कि आ जाओ जिसको आना है। लेकिन तभी अचानक से नोएल का भाई सिल्वर ईगल स्क्वाड का कैप्टन अपनी मैजिकल पावर दिखाता है, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि उस पूरे कमरे की हवा बदल जाती है एंड वो पूरा का पूरा कैसल हिलने लगता है। एंड आस्था को अब समझ में आता है कि आखिर एक मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन कितना स्ट्रॉन्ग होता है। एंड आस्था को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तो किस तरह से मैं तुमको पनिश करूं सिल्वर फैमिली की बेइज्जती करने के लिए? एंड आस्था चुपचाप वहीं पर खड़ा होता है, नहीं हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना आस्था मारा जाएगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए नोजेल। एंड तभी नोजेल उल्टा घूमता है तो देखता है फुगिलियन क्रिम्सन लायंस का कैप्टन उसे रोक देता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नोजेल, तुम एक बच्चे के ऊपर अपनी मैजिकल पावर यूज कर रहे हो, अपने काम से मतलब रखो फुगिलियन। एंड तभी आस्था के पीछे फुगिलियन का भाई लियोपोल्ड आके खड़ा हो जाता है। सही कहा था मिमोसा ने, तुम तो बहुत फनी हो। पास्ता 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 नहीं आस्था, अच्छा नाश्ता, तुम मुझे पसंद है, आज से तुम मेरे राइवल हो। चलो देखते हैं हम दोनों में पहले विज़र्ड किंग कौन बनता है। माफ करना भाई लेकिन मेरा राइवल वो है यूनो। कोई नहीं खस्ता, आज से मैं भी तुम्हारा राइवल हूँ, ठीक है। नोएल और क्लॉस दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो आस्था बच तो गया, लेकिन तभी हम देखते हैं इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। विज़र्ड किंग ने खुद उस बच्चे को बुलाया है, तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस बच्चे की। क्या एक नोबल फैमिली का होने के बाद भी एक कॉमनर की इज्जत की बात कर रहे हो तुम सारे क्रिम्सन लायंस के लोग बिना दिमाग के पैदा होते हैं क्या? क्या बोला तुमने? जो तुमने सुना। एंड ये दोनों अपनी मैजिकल पावर अनलीश कर देते हैं, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि आस्था को यकीन नहीं होता कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये दोनों तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए, लेकिन तभी एक गार्ड जो एकदम डरा हुआ होता है वो दरवाजा खोलता है। सर रॉयल कैपिटल के ऊपर अटैक हो गया है, हमारे क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक हो गया है। क्या? किसने किया? इधर हम देखते हैं क्लोवर किंगडम के ऊपर एक आदमी ने अटैक कर दिया होता है जिसका नाम डेड होता है। एंड इसके पास मैजिकल पावर होती है ज़ॉम्बीज़ को समन करने की, जो मर ही नहीं सकते चाहे उन पर जितना अटैक करो। एंड इसीलिए ये सारे मैजिक नाइट डेड को रोक नहीं पा रहे होते एंड वो पूरा का पूरा क्लोवर किंगडम तबाह कर रहा होता है। और क्लोवर किंगडम के
लोगों को मार रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? क्लोवर किंगडम के ऊपर कोई अटैक करे और हमें पता भी ना चले। हमारे क्लोवर किंगडम को तो मैजिक नाइट्स अपने बैरियर से बचा के रखते हैं। जरूर से ये किसी क्लोवर किंगडम के अंदर के आदमी का काम है, लेकिन कौन है जो क्लोवर किंगडम को अंदर से धोखा दे रहा है? एक मिनट, ये सब सोचने का टाइम नहीं है अभी। लोग वहाँ बाहर मर रहे हैं। आप लोग करो सोच विचार, मैं तो जा रहा हूँ लोगों को बचाने। ओए पागल लड़के, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कहाँ जाना है? हाँ, मैं वही जाऊंगा जहाँ पर लोगों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एंड ये कह के आस्था वहाँ से निकल जाता है। मुझे नाश्ता सच में बहुत पसंद है। रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। रुको लियो। लेकिन लियो भी आस्था के पीछे निकल जाता है। ध्यान से सुनो मैजिक नाइट्स, टाइम आ चुका है, क्लोवर किंगडम को हमारी जरूरत है। मैं आस्था और लियो के पीछे जा रहा हूँ। नोएल, तुम भी मेरे साथ चलो और आप सब लोग चारों दिशाओं में फैल जाइए, एक भी दुश्मन बच के जाने ना पाए। मुझे ऑर्डर मत करो फुगी लियोन, मैं अकेला ही उन सब के लिए काफी हूँ। एंड ये सारे लोग बाहर निकल जाते हैं क्लोवर किंगडम को बचाने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं टेबल के नीचे से निकलती है चार्मी, जो चुपचाप खाना खा रही होती है। पता नहीं ये कहाँ से आ गई है। ठीक है, मुझे भी जाना चाहिए शायद लोगों को बचाने के लिए, लेकिन तभी चार्मी को किचन से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक काम करती हूँ, पहले किचन साफ कर देती हूँ, उसके बाद जाऊंगी, खाना वेस्ट हो जाएगा फालतू। इधर हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग पूरी जान लगाकर क्लोवर किंगडम को बचा रहे होते हैं, बट उन लोगों के अटैक्स इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर काम ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये सब तो पहले से ही मरे हुए हैं। एंड इधर हम देखते हैं डेड ने एक छोटी सी बच्ची को पकड़ लिया होता है। क्यों छोटी बच्ची, तुम्हें पता है मरने के बाद क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में जान जाओगी तुम। नहीं प्लीज। एंड डेड इस बच्ची को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी आस्था वहाँ पर पहुँच जाता है। उस लड़की से दूर रहना, वरना तुम्हें पहले पता लग जाएगा कि मरने के बाद क्या होता है। एक ब्लैक बुल्स जैसी घटिया स्क्वाड का मेंबर मुझसे कह रहा है कि वो मुझे हराएगा, मेरी आर्मी से लड़ो पहले। लेकिन तभी डेड देखता है कि आस्था ने पहले ही उसकी पूरी आर्मी निपटा दी होती है। एंड ये लड़की आस्था के पास आ जाती है। ये कैसे किया इस लड़के ने? मेरे ज़ॉम्बीज़ को इसने सुला कैसे दिया? क्योंकि असल में आस्था की स्वॉर्ड एंटी मैजिक होती है, एंड ये ज़ॉम्बीज़ तो बने मैजिक के ही हैं, इसीलिए ये ज़ॉम्बीज़ आस्था के सामने कुछ भी नहीं थे। चिंता मत करो बच्ची, मेरे रहते तुम्हें ये छू भी नहीं सकता। अच्छा, मैं समझ गया तुम कौन हो। तुम वही हो जिसने आइस को हराया था, एक मैजिकलेस लूजर जिसके पास एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड है। एंड आस्था डेड की तरफ अपनी तलवार लेके भागता है, लेकिन तभी डेड अपने 4 सुपर सोल्जर्स में से एक सोल्जर को समन कर देता है। बाहर आओ सोल्जर नंबर 4, जिसका नाम जिमी होता है। एंड जिमी का अटैक आस्था को लग जाता है। एंड जिमी के पास मैजिकल पॉइजन की पावर होती है, जिससे आदमी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। इधर हम देखते हैं ये सारे के सारे मैजिक नाइट्स इन सबको मार रहे होते हैं, और ये ज़ॉम्बीज़ होते तो बहुत ज्यादा है, बट बहुत वीक भी होते हैं। नोज़ेल सोचता है आखिर इन अटैक्स का मतलब क्या है? इन वीक ज़ॉम्बीज़ के साथ ये कभी क्लोवर किंगडम पे कब्जा नहीं कर सकता। कहीं इन लोगों का मकसद हमें बिजी रख के हमारे किंग को तो किडनैप करना नहीं है। इसके बाद हम क्लोवर किंगडम के किंग को देखते हैं। क्या जूलियस यहाँ पे नहीं आया मुझे बचाने? नहीं सर, डायमंड किंगडम ने हम लोगों के एक विलेज पर अटैक कर दिया है, वो उसे रोकने गए। उससे कहो कि उस विलेज के लोगों की जान मेरी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। उससे कहो कि वो जल्दी यहाँ पर आए। मुझे तो लग रहा है ये सारे लोग मुझे ही किडनैप करने आए हैं। चिंता मत करिए सर, हम सारे मैजिक नाइट्स के रहते हैं, आपको कोई छू भी नहीं सकता। ठीक है, एक काम करो, जितने भी मैजिक नाइट्स इस किंगडम में है सबको मेरे पास बुला लो। बट सर, फिर हमारे किंगडम के लोगों का क्या होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जल्दी बुलाओ सबको, और तुम मुझे खाना खिलाओ। एंड इधर हम देखते हैं उस पॉइजन की वजह से आस्था को बहुत दिक्कत हो रही होती है। एंड नोएल इधर चुप के आस्था को देख रही होती है, वो उसकी मदद करने नहीं जा रही होती, क्योंकि उसको उसके भाई बहन के बातों की याद आ रही होती है। मैं क्या ही कर सकती हूँ, आखिर मैं तो वीक हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो मैं आस्था के ऊपर एक बोझ बन जाऊंगी। लियो, आस्था को जल्दी जाके बचाओ। लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ नोएल के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, एंड तभी फुगी लियोन नोएल को बचा लेता है। क्या कर रही हो नोएल तुम? बैटल पे ध्यान दो। सॉरी मामा। एंड असल में फुगी लियोन नोएल का मामा होता है। ध्यान से सुनो नोएल, मुझे पता है कि तुम इतना क्यों डर रही हो और अपनी पावर्स पर शक कर रही हो, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम्हारे भाई बहन तुम्हें वीक कहते हैं और तुम्हें पता है कि तुम वीक हो, है ना? जिसको सुनकर नोएल दुखी हो जाती है और चुप हो जाती है। नोएल, मेरी इस बात को याद रखना, वीक होने में कोई बुराई नहीं है, वीक रहने में बुराई है। ट्रेनिंग करो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, ताकि तुम्हारे भाई बहन दोबारा तुमसे ये ना कह पाए। जिसको सुनते ही नोएल की आंखें खुल जाती हैं। ये सही तो कह रहे हैं, आस्था भी हमेशा से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो भी कभी ना कभी वीक था, और अगर आस्था ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो मैं भी हो सकती हूँ। एंड इधर हम देखते हैं आस्था डेड और जिमी के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसे उस बच्ची को बचाना होता है जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। नेरो भी इस बच्ची को संभाल रही होती है, लेकिन तभी नोएल अपने मैजिक से उस बच्ची के ऊपर एक बैरियर बना देती है। ओए गधे, जाओ बिना किसी टेंशन के इस आदमी से लड़ो और इसकी बैंड बजा दो। थैंक यू नोएल, तुम सच में बहुत कमाल हो यार। चुप रहो और जाके लड़ो। एंड आस्था के पास कुछ और ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, लेकिन उनको लियो संभाल लेता है। इन छोटे मोटे ज़ॉम्बीज़ को मैं तुम्हारे पास आने भी नहीं दूंगा, पास्ता जाओ। एंड अब आस्था के ऊपर कोई टेंशन नहीं होती, एंड वो तैयार हो जाता है डेड की बैंड बजाने के लिए। वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालता है एंड लट्टू बन जाता है भाई। एंड जिमी के ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और जिमी को हरा देता है। बहुत अच्छे खस्ता, वाह ये भैया कितने स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे जिमी को हरा दिया। लो इससे लड़ो। सोल्जर नंबर 3 इलेक्ट्रो। एंड तभी आस्था के सामने डेड का तीसरा सोल्जर आ जाता है, जिसके पास लाइटनिंग की पावर होती है, एंड वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अपना ख्याल रखना आस्था। एंड नोएल उस बच्ची को वहाँ से भगा देती है, और तुम दोनों लड़ो मेरे सोल्जर नंबर 2 से। एंड इस सोल्जर का नाम मड होता है, जिसके पास कीचड़ की पावर होती है, एंड वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। आस्था इलेक्ट्रो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, बट इलेक्ट्रो बहुत ऊपर उड़ रहा होता है, इसीलिए आस्था उसके पास तक पहुंच नहीं पा रहा होता। नीचे तो आबे, फिर लड़ाई होगी ना। एंड तभी इलेक्ट्रो आस्था के ऊपर एक बहुत ही भयानक अटैक करने वाला होता है, जिससे आस्था बच नहीं सकता था। लेकिन तभी फुगी लियोन अपने मैजिक से एक बार में इलेक्ट्रो को खत्म कर देता है। क्या सिर्फ एक अटैक में इलेक्ट्रो खत्म हो गया? केवल एक ही आदमी इस पूरे किंगडम में है जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग फायर पावर है, क्रिम्सन लायन स्क्वाड का कैप्टन फुगी लियोन। बहुत अच्छे आस्था, बहुत अच्छा लड़े तुम। अब जल्दी मिमोसा के पास जाओ, वरना इसका पॉइजन तुम्हें पूरी तरह से पैरालाइज कर देगा। एंड आस्था को यकीन नहीं होता कि फुगी लियोन उसकी तारीफ कर रहा होता है। और हाँ आस्था, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं ले पाया। यामी भी सच में कभी कभी बहुत अच्छे डिसीजन ले लेता है। और हाँ आस्था, मैं भी विज़र्ड किंग बनना चाहता हूँ, तो तुम मुझे भी अपना राइवल
समझो। एंड फुगी लियोन डेड की तरफ आगे बढ़ जाता है उसे सबक सिखाने के लिए। एंड डेड अब थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसके सामने खुद क्रिम्सन लॉयन का कैप्टन फुगी लियोन खड़ा होता है। आस्था बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी एक कैप्टन ने तारीफ करी होती है और वो उसे अपना राइवल समझते हैं। फुगी लियोन सर, मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। एंड आस्था डेड की तरफ भागता है। चुप रहो, जल्दी मिमोसा के पास जाओ वरना पैरालाइज हो जाओगे तुम। मैं देख सकता हूँ पॉइजन बहुत तेजी से फैल रहा है तुम्हारी बॉडी में। और लियो, तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं भैया। एंड तभी लियो अपने मैजिक से डेड के सोल्जर नंबर 2 का अंडा फ्राई बना देता है। भाई आस्था को यकीन नहीं होता कि ये दोनों भाई कितने कूल हैं। अब तुम नहीं बच सकते डेड। ये बताओ कि तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक क्यों किया? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी क्लोवर किंगडम से? शायद मैं आपको याद नहीं हूँ कैप्टन, मैंने पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी आप लोगों में से किसी ने मुझे अपनी टीम में नहीं लिया। क्यों? क्या तुम्हें शर्म आनी चाहिए? सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया और इतने सारे लोगों को जान से मार दिया। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। भले ही तुम लोगों ने मेरे 3 सुपर सोल्जर्स को मार दिया, लेकिन मेरे सोल्जर नंबर 1 के रहते तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। एंड तभी डेड अपने सोल्जर नंबर 1 को बुलाता है जो उसके आसपास एक शील्ड बना देता है। लू की शील्ड को हजारों मैजिक नाइट्स एक साथ मिलकर भी नहीं तोड़ सकते। अब तुम लोग मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। तुम शायद भूल रहे हो डेड, तुम्हारे सामने कोई आम मैजिक नाइट नहीं खड़ा है। तुम्हारे सामने खड़ा है खुद क्रिम्सन लायन का कैप्टन फुगी लियोन। एंड तभी फुगी लियोन अपने सिर्फ एक अटैक से लू और उसकी शील्ड दोनों की चटनी बना देता है। आस्था को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। तो ये है एक मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन की पावर और ये मेरे राइवल हैं। ये नहीं हो सकता, सिर्फ एक अटैक से मेरा लू मारा गया। एंड तभी फुगी लियोन डेड को अपने फायर ट्रैप मैजिक से पकड़ लेता है एंड ये सारे ज़ॉम्बीज अपने आप बेहोश हो जाते हैं। लगता है हम लोग जीत गए। यार मेरा भी मन नहीं भरा था, मुझे और लड़ना था। लगता है हम लोग जीत गए, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड तभी ये सारे के सारे किंगडम के लोग इन सब की तारीफ करने लगते हैं एंड सबको थैंक यू बोलने लगते हैं। थैंक यू सो मच मैजिक नाइट, आप सब सबसे अच्छे हो। वाओ, उस लड़के को तो देखो, वो कितना हैंडसम है। हाँ सही कहा। लेकिन तभी इधर हम देखते हैं फुगी लियोन के कान में एक माइक्रोफोन लगा होता है जिसमें से कोई बोलता है, बहुत अच्छे डेड, कोई बात नहीं, तुम पकड़े गए, हमारा मिशन पूरा हो गया है, लीडर बहुत खुश होंगे। एंड आस्था को भी किसी के बोलने की आवाज आती है। नोजेल भी इधर सोच रहा होता है कि नहीं, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है डेड, प्लान को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। एंड तभी हम देखते हैं यूनो की ग्रिम वॉर अपने आप जलने लगती है एंड यूनो को हवा में उड़ा देती है। एंड तभी अचानक से इन सारे कैप्टन्स के नीचे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुल जाता है जिसमें ये सारे लोग फंस जाते हैं। ये क्या है? एंड ये पोर्टल इन सारे मैजिक नाइट्स को क्लोवर किंगडम से बहुत ज्यादा दूर कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है। ये क्या हुआ हम लोगों के साथ? हमारा क्लोवर किंगडम खतरे में है। एंड तभी फुगी लियोन और इन दोनों को पता चल जाता है कि सारे मैजिक नाइट्स क्लोवर किंगडम के कहीं बाहर टेलीपोर्ट हो गए। तो ये तुम्हारा प्लान था, क्लोवर किंगडम के सारे पावरफुल मैजिक नाइट्स को एक जगह पर लाकर यहाँ से दूर भेज देना। एंड ये सारे लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि सारे मैजिक नाइट्स कहाँ गए। एंड तभी इन सब के ऊपर एक औरत अपने मैजिक से अटैक कर देती है और इन सब की लाइफ पावर इन सबसे छीनने लगती है। अभी मजा आएगा ना, तुम सब की लाइफ पावर से मैं और ज्यादा टाइम तक जवान रह पाऊंगी। एंड क्योंकि ये औरत इन सब की लाइफ पावर चूस रही होती है तो ये सारे के सारे लोग बूढ़े होने लग जाते हैं और डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। ये औरत सबकी जिंदगी उनसे छीन रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनो आ जाता है क्योंकि उसे तो उसकी ग्रिम वॉर ने बचा लिया था। ओह, तो तुम बच गए, तुम तो बहुत हैंडसम हो यार। मैं तुमसे तुम्हारी एज नहीं छीनूंगी अगर तुम मुझसे शादी कर लो। बिल्कुल नहीं, मैं चुड़ैल से शादी नहीं करने वाला। क्या बोला तुमने? चुड़ैल? एंड इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। यूनो सोचता है कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। इन लोगों ने सारे मैजिक नाइट्स को दूर भेज दिया है, कहीं ये किंग को तो किडनैप करना नहीं चाहते। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अकेले अटैक नहीं किया था, तुम्हारे साथ 2 लोग और हैं। कहाँ हैं वो दोनों? जिसपे डेड कुछ भी नहीं बोलता। आखिर क्या है तुम लोगों का प्लान डेड? क्योंकि अगर तुम लोग किंग को किडनैप करने की सोच रहे हो तो वो तुम लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि किंग के पास अभी सारे के सारे मैजिक नाइट्स और बाकी के कैप्टन्स हैं। एंड तभी डेड जोर जोर से हंसने लगता है। किसने कहा कि हम यहाँ पर किंग को किडनैप करने आए हैं? तुम जानना चाहते हो फुगी लियोन हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तुम्हारे लिए। हम सब यहाँ पर तुम्हें किडनैप करने आए फुगी लियोन। क्या? ये तीनों डेड की बात को सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। एंड तभी फुगी लियोन के पास भी एक टेलीपोर्ट पोर्टल खुल जाता है और फुगी लियोन भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। यूनो इधर इस चुड़ैल के साथ लड़ रहा होता है, बट इस चुड़ैल के अटैक्स यूनो को लग जाते हैं, जिसकी वजह से यूनो को दिखाई और सुनाई देना बंद होने लगता है। पता है मेरे अटैक से क्या होगा? तुम्हें दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाएगा और फिर तुम बेहोश हो जाओगे और उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ मेरे घर लेके चलूंगी, जहाँ पर तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बन के रहोगे। यूनो इसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना लग ही नहीं रहा होता क्योंकि अब यूनो को दिखाई और सुनाई देना दोनों बंद होने लगता है। यूनो को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे दिखाई और सुनाई दोनों ही नहीं दे रहा है और मैं उस स्पिरिट मैजिक का भी यूज नहीं कर सकता। आखिर क्या करूं मैं? एंड तभी यूनो बेहोश होने वाला होता है, लेकिन तभी विंड स्पिरिट सिल्फी दोबारा से जाग जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। एक मिनट, ये तो विंड स्पिरिट सिल्फी है, ये कहां से आई इस बच्चे के पास? इम्पॉसिबल। एंड तभी यूनो की विंड स्पिरिट सिल्फी टोर्नेडो कैनन का यूज करती है एंड इस औरत को एक बार में हरा देती है और इन सारे के सारे लोगों के पास उनकी एज वापस लौट जाती है और सारे लोग वापस से यंग हो जाते हैं। एंड ये चुड़ैल सीधे जाके कैसल के किचन में क्रैश करती है जहाँ पर चार्मी खाना खा रही होती है। एंड अब जाके हम इस चुड़ैल का असली चेहरा देखते हैं। सर, हमें यहाँ से निकलना होगा, हम पर अटैक हुआ है। हाँ ठीक है। बिल्कुल नहीं, मुझे पता होता कि उस लड़के के पास विंड स्पिरिट है तो मैं उससे कभी ना लड़ती। मुझे जल्दी किसी की लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। एंड तभी इस बूढ़ी चुड़ैल को अपने सामने चार्मी दिखती है एंड वो चार्मी की तरफ आगे बढ़ने लगती है उसकी लाइफ एनर्जी उससे छीनने के लिए। एंड चार्मी को लगता है कि वो उसका खाना छीनने आ रही है उससे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे खाने से दूर रहो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। लेकिन ये बूढ़ी औरत चार्मी की तरफ आगे बढ़ती हुई जा रही होती है। नहीं, मुझे उसे जल्दी रोकना होगा वरना वो किसी और की एज एब्जॉर्ब करके
दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड इधर हम देखते हैं चार्मी कई बार इसको मना करती है मेरे खाने से दूर रहो, लेकिन ये उसकी तरफ आगे बढ़ती ही आ रही होती है। एंड अब चार्मी का दिमाग खिसक जाता है। मैंने कहा ना मेरे खाने से दूर रहो, तुम्हें समझ में नहीं आता। एंड चार्मी अपना मैजिक यूज करती है, हंग्री शीप मैजिक। एंड चार्मी की मैजिकल शीप उल्टा इस चुड़ैल का सारा मैजिक पावर एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड इसको एक ऐसा पंच मार दी कि अब ये सीधा कीका टाउन के बाहर जाके गिरेगी। दोबारा मेरे खाने को मुझसे छीनने की सोचना ही मत। लेकिन तभी जैसे ही इसका मैजिक खत्म होता है, चार्मी का खाना नीचे गिरने वाला होता है। नहीं मेरा खाना, कोई बचाओ उसे। लेकिन तभी उसके खाने को यूनो बचा लेता है। तो ये है वो लड़की जिसने अभी उसे हराया, और ये तो आज तक स्क्वाड की है। एंड यूनो चार्मी को उसका खाना वापस कर देता है। तुम ठीक तो हो ना? एंड तभी चार्मी यूनो को देखती है और उसको यूनो से प्यार हो जाता है, क्योंकि एक तो उसने उसके खाने को बचाया, ऊपर से वो दिखता भी इतना अच्छा है। साला मुझे क्यों जलन हो रही है इससे। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है वैसे मेरे प्रिंस? हाँ प्रिंस यूनो। लेकिन तभी यूनो वहीं पर बेहोश हो जाता है और चार्मी उसे और अपने खाने दोनों को अपने मैजिक पावर से बचा लेती है। शायद ये मेरी जिंदगी का बेस्ट है। एंड यहाँ पे इन लोगों का सब सेटल हो जाता है। लेकिन इधर हम फुगी लियोन को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पर घूम रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने हमारी एनिमे का मेन विलेन आ जाता है। नहीं ये नहीं हो सकता। एंड इधर लियो डेड को गुस्से से पकड़ लेता है। जल्दी बताओ तुमने मेरे भाई को कहाँ भेजा है? नहीं लियो, फुगी लियोन सर को इसने नहीं भेजा है। जिसने भी उसे भेजा है वो जरूर हमारे आसपास कहीं है। एंड आज तो पूरी ध्यान लगाकर सुनता है और उसको उन चारों के अलावा एक और हार्ट बीट सुनाई देती है। एंड वो तुरंत उस हार्ट बीट की तरफ भागता है। एंड वो डेड के टीममेट को ढूंढ लेता है जो वहीं ज़ॉम्बीज़ के बीच में छुपा होता है, जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर होती है। एंड इसका नाम ओबिटो होता है। यार तुम मुझे ढूंढ भी कैसे सकते हो जब मैंने मास्क पहना था? जानवर हो क्या तुम बच्चे? लेकिन कोई बात नहीं, हमारा मिशन पूरा हो चुका है। एंड तभी इन लोगों के बगल में फुगी लियोन गिर जाता है, जिसका एक हाथ कट चुका होता है। एंड वो बस मरने ही वाला होता है। नोएल, लियो और आस्था बहुत ज्यादा डर जाते हैं। भैया! एंड अपने भाई की हालत को देखकर लियो एकदम सदमे में आ जाता है। एंड तभी डेड लियो के ऊपर एक अटैक यूज कर देता है और लियो दूर जाकर गिर जाता है। डेड हमारा मिशन पूरा हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। एंड तभी ओबिटो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से डेड के साथ वहाँ से भागने लगता है। नहीं मैं इसको जाने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। एंड तभी आस्था अपना दिमाग लगाता है और अपनी स्वॉर्ड को डेड के टेलीपोर्टेशन मैजिक के ऊपर फेंक देता है। एंड वो दूर से ही ओबिटो की टेलीपोर्टेशन मैजिक को खत्म कर देता है। एंड तभी आस्था उसके पास आकर उसको एक हेडबट मार देता है। ओबिटो दोबारा से डेड को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से आस्था उसको अपनी दूसरी स्वॉर्ड से रोक देता है। एंड अब आस्था डेड को यहाँ से जाने नहीं देने वाला था, लेकिन जिमी के पॉइजन की वजह से आस्था धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा होता है। एंड उसे चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही होती है और उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार लेकर डेड की तरफ किसी तरह बढ़ रहा होता है। डेड सोचता है कि आखिर कौन है ये लड़का? जिमी के इतने स्ट्रॉन्ग पॉइजन के बाद भी ये हिल भी कैसे रहा है? ओबिटो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो डेड को अकेले छोड़ के नहीं भाग सकता था और सारे के सारे मैजिक नाइट्स कभी भी यहाँ पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन तभी डेड और ओबिटो के बाकी के टीममेट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। तुम्हें शर्म आना चाहिए डेड, तुम एक बच्चे को नहीं हरा पा रहे। एंड आस्था को डेड और ओबिटो के अलावा 5 और लोग घेर लेते हैं। अब बोलो बच्चे, अब मांगो अपने जान की भीख। लेकिन तभी आस्था हंसने लगता है। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड से खुद को ही काट लेता है, जिसकी वजह से जिमी का पैरालाइज मैजिक उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। क्या इस लड़के ने खुद को ही काट लिया? ये पागल है। एंड तभी आस्था बोलता है शायद टाइम आ चुका है ये प्रूव करने का कि मैं क्यों बनूंगा अगला विज़र्ड किंग। आ जाओ तुम सब के सब एक साथ। एंड आस्था अकेले तैयार हो जाता है इन 7 लोगों से अकेले लड़ने के लिए। एंड जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आस्था अकेले तैयार हो जाता है 7 लोगों से लड़ने के लिए। एंड वो 7 लोगों से अकेले लड़ भी रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा इंजर्ड होता है, इसलिए उसे लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। आखिर कौन है ये लड़का? ये हार क्यों नहीं मान रहा? ये सारे लोग मिलकर आस्था के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। एंड आस्था अकेले इन सबसे लड़ रहा होता है और बहुत ज्यादा थक गया होता है। आखिर कब तक लड़ोगे तुम बच्चे? जब तक मैं मर नहीं जाता। एंड तभी लियोपोल्ड पीछे से इन सब के ऊपर अटैक कर देता है। मेरे भाई के मरने से पहले मैं तुम सबको मार डालूंगा। पास्ता तुम साथ तो दोगे ना मेरा? बिल्कुल भाई, और मेरा नाम आस्था है। एंड ये दोनों साथ में मिलकर इन सबसे लड़ने लगते हैं। नोएल भी इनको अपने वाटर बैरियर से बचाने लगती है, लेकिन तभी इन सब में से एक अपना मैजिक यूज करता है और अपने ट्री सेकिंग मैजिक से नोएल का मैजिक एब्जॉर्ब कर लेता है और नोएल का वाटर बैरियर खत्म हो जाता है। आस्था और लियोपोल्ड साथ में इस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए कूदते हैं, लेकिन मैंने तो पहले ही बताया था कि ये 5 बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड ये अपने मैजिक से इन दोनों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, क्योंकि इसका अटैक इतना फास्ट होता है कि आस्था और लियोपोल्ड को इसका अटैक दिखाई नहीं होता। एंड ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बहुत हो गया, अब मरो तुम दोनों। एंड ये आदमी इन दोनों को खत्म करने के लिए अपना फाइनल अटैक इन दोनों पर कर देता है। नोएल जोर से चिल्लाती है आस्था, लेकिन तभी अचानक से इस आदमी के अटैक को कोई रोक देता है। ये क्या? एंड तभी वहाँ पे सारे के सारे मैजिक नाइट्स वापस आ जाते हैं। तुम लोगों को क्या लगा इतनी आसानी से जीत जाओगे? एंड मिमोसा भागते हुए फुगी लियोन के पास जाती है। हमें जल्दी से कैप्टन फुगी लियोन को मेडिकल वार्ड भेजना होगा, इनका बचना बहुत मुश्किल है। आस्था तुम ठीक तो? एंड आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। नोजेल बोलता है तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए मैं तुम लोगों को बहुत गंदी मौत दूंगा। ऐसी बात है क्या? एंड तभी नोजेल इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, बट तभी ये लड़की अपना मैजिक यूज करती है, सैलामेंडर मैजिक। एंड वो अपने मैजिक से अपने आसपास एक सैलामेंडर बना देती है जो नोजेल के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सैलामेंडर सारे के सारे मैजिक अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, और जितने ज्यादा अटैक्स एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एंड तभी ये लड़की आस्था को भी अपने सैलामेंडर से किडनैप कर लेती है। नोजेल समझ जाता है कि ये लोग कोई मामूली क्रिमिनल्स नहीं है। अभी तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमारा नाम याद रखना तुम सब मैजिक नाइट्स। हमारा नाम है आई ऑफ द डार्क सन, और एक दिन हम लोग पूरा क्लोवर किंगडम तबाह कर देंगे। एंड तभी ओबिटो के टेलीपोर्टेशन मैजिक से
ये सब वहाँ से आस्था को लेके भाग जाते हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वो लोग आस्था को ले गए। हमारे पास अभी एक कॉमनर की चिंता करने का टाइम नहीं है, हमें हमारे क्लोवर किंगडम का ध्यान रखना होगा। लेकिन कैप्टन नोजेल सही कह रहे हैं नोएल, हमें नहीं पता कि वो लोग आस्था को कहाँ लेकर गए होंगे। अभी हमारे क्लोवर किंगडम को हमारी जरूरत है, हमें दोबारा से अपने किंगडम को सेव करना होगा। मिमोसा, क्या ये दोनों बच पाएंगे? मैं लियोपोल्ड को तो बचा सकती हूँ, पर फुगीलियन सर का बचना बहुत मुश्किल है। हमें जल्दी इन्हें मैजिक हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जिसपे सॉलिड और नेब्रा फुगीलियन पे हंसने लगते हैं। देखो तो क्रिम्सन लायंस का कैप्टन कितना वीक और बेसहारा है, और अब तो इसके पास एक हाथ भी नहीं है। लेकिन तभी नोजेल इन दोनों को चुप करा देता है और कहता है भले ही उसके पास एक हाथ ना हो, लेकिन फिर भी वो तुम दोनों को आसानी से अकेले हरा सकता है, इसलिए चुप रहो। एंड ये दोनों चुप हो जाते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे मैजिक नाइट्स पूरे क्लोवर किंगडम में फैल जाते हैं अपने किंगडम को दोबारा से सेव करने के लिए। लेकिन बेचारी नोएल सिर्फ आस्था के बारे में ही सोच रही होती है। इधर हम देखते हैं सारे लोग आस्था को लेके वापस अपने बेस पे आ जाते हैं। डैड, लीडर तुम पे खुश नहीं होंगे क्योंकि भले ही हम मिशन में पास हो गए, लेकिन तुम्हारी वजह से कार्ला पकड़ी गई। चिंता मत करो, लीडर कभी भी जाके उसको छुड़ा सकते हैं। एक मिनट सैली, तुम्हें इसे अंदर लेके नहीं आना चाहिए, इसे यहीं पे खत्म कर दो। क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या है। सैली, तुम जानती हो लीडर का ऑर्डर है कि कोई भी उनकी इजाजत के बिना हमारे बेस के अंदर नहीं आ सकता। जल्दी से मार दो इसे। एंड तभी आस्था भी होश में आ जाता है। ये क्या, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? ओह, तो तुम होश में आ गए। प्लीज इन लोगों से कहो ना कि मुझे तुम्हें मारने के लिए ना कहें, मुझे तुम्हें अंदर लेके जाके तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। मुझे देखना है कि तुम्हारा दिल कैसा दिखता है। ये लड़की पागल है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैं निकलूं कैसे? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। एंड ये सारे लोग अपने बेस के अंदर घुस जाते हैं और आस्था बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। लेकिन तभी अचानक से ये सारे लोग बहुत शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि इनके सामने खड़े होते हैं द विज़र्ड किंग। ये क्या, विज़र्ड किंग? तुम लोगों को लगा भी कैसे कि तुम लोग मेरे किंगडम पे अटैक करके जिंदा बच के निकल जाओगे? मैं चाहता तो तुम लोगों को अटैक करने से पहले ही पकड़ लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हारे लीडर से जो मिलना था। सारे लोग एक साथ मिलकर अटैक करो। एंड इससे पहले कि ये लोग विज़र्ड किंग के ऊपर अटैक करते, विज़र्ड किंग एक सेकंड में इनके सामने के 2 बंदों को निपटा देते हैं। इतना फास्ट कोई कैसे हो सकता है? आस्था को यकीन नहीं होता कि विज़र्ड किंग कितने फास्ट है। अभी तो समझ जाता है और सोचता है कि नहीं, हम सारे मिलके भी विज़र्ड किंग को छू भी नहीं सकते, हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन हम विज़र्ड किंग के रहते यहाँ से भाग भी नहीं सकते। चलो ठीक है, जब तक तुम लोगों का लीडर यहाँ पे आता है तब तक हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं। क्यों ना तुम सब मिलके एक साथ मेरे ऊपर अटैक करो, और अगर तुम लोगों का एक भी अटैक मुझे छू गया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एंड इसको सुनते ही ये सारे लोग एक साथ मिलके विज़र्ड किंग पर अटैक कर देते हैं। बट सामने खड़ा कौन है? विज़र्ड किंग। इन सबका एक भी अटैक विज़र्ड किंग को छूता ही नहीं। विज़र्ड किंग इतने ज्यादा फास्ट होते हैं, आस्था को यकीन नहीं होता कि जिस अटैक को आस्था देख भी नहीं पाया था, विज़र्ड किंग उस अटैक के साथ 4 अटैक्स को इतनी आसानी से डॉज कर रहे हैं। ये इतना फास्ट कैसे है? एंड तभी अचानक से विज़र्ड किंग उनके सामने से गायब हो जाते हैं और उनके पीछे खड़े होते हैं। एंड अपने टाइम प्रिजन मैजिक से एक बार में ये सबको पकड़ लेते हैं। एंड हमारे विज़र्ड किंग के पास टाइम मैजिक होता है एंड विज़र्ड किंग आस्था को भी बचा लेते हैं। आस्था को यकीन नहीं होता कि विज़र्ड किंग ने अकेले इन सारे लोगों को बच्चों की तरह हरा दिया। आस्था मन में सोचता है तो ये है वो जिन्हें मुझे हराना है अगला विज़र्ड किंग बनने के लिए। मैं इनके सामने कमजोर नहीं दिख सकता। उठो आस्था। एंड आस्था विज़र्ड किंग के सामने किसी तरह दोबारा से खड़ा हो जाता है। मुझे देख के अच्छा लगा आस्था कि तुम ठीक हो। और तुम सब लोग ये बताओ कि ये टैबलेट क्या चीज है? एंड इसमें तो कुछ पत्थर घुसे हुए हैं, मैं देख सकता हूँ इसमें अभी भी कुछ जगह खाली है। क्या होगा जब तुम लोग इसमें सारे के सारे मैजिक स्टोन्स लगा दोगे? और शायद तुम लोगों को याद होगा जैसा हम लोगों ने पार्ट 3 में देखा था कि जब आस्था ने आइस को हराया था तब नेरो आस्था के पास एक मैजिक स्टोन लाई थी। एंड यही वो मैजिक स्टोन है जिसे आई ऑफ द डार्क सन वाले कलेक्ट करें। एंड ये सारे के सारे मैजिक स्टोन्स जमा करके इस टैबलेट पे लगा रहे हैं। एंड जब सारे के सारे मैजिक स्टोन्स इस टैबलेट पे लग जाएंगे तब तुम्हें यकीन नहीं होगा कि क्या होगा, और वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक मैजिक स्टोन अभी भी नेरो के पास है। जल्दी बताओ तुम लोग, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। चलो ठीक है, जो भी मुझे पहले बताएगा मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। कुछ तो बोलो। अरे एक मिनट, मैं तो भूल ही गया, मेरे मैजिक की वजह से तुम लोग सांस भी नहीं ले सकते, तो बोलोगे क्या? सॉरी। चलो मैं फिर से तुम सबको आजाद कर देता हूँ। लेकिन तभी अचानक से विज़र्ड किंग को किसी के आने की भनक होती है। ओ तो तुम आ गए, आस्था तैयार हो जाओ। एंड तभी इन दोनों के पीछे एक बहुत जोर की रोशनी जलती है, इतनी तेज की आस्था को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। एंड तभी इन दोनों के सामने आ जाता है हमारी एनिमे का मेन विलेन लाइट। एंड ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है ये अभी तुम समझ जाओगे। आस्था अपनी पलकों को सिर्फ एक बार झपकाता है और तभी वो लाइट गायब हो जाती है, और उसके साथ वो लाइट, वो सारे लोग और वो टैबलेट भी गायब हो जाता है। आस्था को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, क्या हुआ विज़र्ड किंग? वो भाग गया मुझे चकमा देके अपने साथियों और उस टैबलेट के साथ। मुझे नहीं लगा था कि इस दुनिया में कोई इतना स्ट्रॉन्ग भी बचा होगा जो मेरी स्पीड को टक्कर दे दे। खैर हमारी पहली फाइट में तो वो इस बार जीत गया, लेकिन अगली बार वो नहीं जीतेगा। लेकिन हाँ, वो इसको लेके नहीं भाग पाया, जिसको सुनते ही आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है कि भाई जितनी देर में आस्था ने सिर्फ एक पलक झपकाई उतनी देर में विज़र्ड किंग और लाइट की फाइट स्टार्ट होकर खत्म भी हो गई। अब तुम लोग सोच सकते हो कितने फास्ट है विज़र्ड किंग और आई ऑफ द डार्क सन का लीडर। आस्था समझ जाता है कि अभी उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। इधर हम देखते हैं फुगीलियन और लियोपोल्ड मैजिकल वार्ड में पड़े होते हैं। लियोपोल्ड तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन फुगीलियन की हालत बहुत खराब होती है। एंड ये सारे लोग फुगीलियन के लिए बहुत डरे हुए होते हैं। एंड नोएल और मिमोसा हमारे आस्था के लिए। लेकिन तभी विज़र्ड किंग हमारे आस्था के साथ वहाँ पर पहुंच जाते हैं। कैसे हो तुम सब? हेलो नोएल, तुम ठीक तो हो ना? एंड आस्था को देख के नोएल और मिमोसा बहुत खुश हो जाते हैं, बट इन दोनों से ज्यादा खुश हो जाता है क्लॉस, जो भागते हुए जाके आस्था को गले लगा लेता है। तुम ठीक तो हो ना आस्था? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो भाई? मैं जिंदा हूँ। नेरो भी खुशी के मारे आस्था को मारने लगती है। एंड तभी मिमोसा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और नोएल और क्लॉस को उड़ा के जाके उसको गले लगा लेती है। एंड फिर शर्मा के दूर हट जाती है और नोएल बहुत गुस्सा हो जाती है। एंड इसके बाद विज़र्ड किंग इन सबके साथ खड़े होते हैं। मैं आई ऑफ द
डार्क सन के लीडर से मिला जिसने फुगी लियोन पर अटैक किया था। और मैं ये कहना तो नहीं चाहता पर उनका लीडर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये भी हो सकता है कि वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सर, फुगी लियोन ने अपने गले में जो पेंडेंट पहना था वो गायब है। ओ जरूर से फुगी लियोन का पेंडेंट भी एक मैजिकल स्टोन होगा जो उन लोगों को अपने टैबलेट पे लगाना होगा, तभी उन लोगों ने फुगी लियोन पे अटैक किया। एंड तभी सिल्वर ईगल की फैमिली वाले वहाँ से जाने लगते हैं। नोजेल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि भले वो फुगी लियोन का राइवल है लेकिन ये दोनों भी आस्था और यूनो की तरह एक दूसरे को सीक्रेटली पसंद करते हैं। एक मिनट, मतलब वो वाला पसंद नहीं, ठीक है, रिस्पेक्ट वाला पसंद भाई, कुछ गलत मत समझ लेना। एंड नोजेल अपने मन में बोलता है तुम चिंता मत करना फुगी लियोन, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। एंड ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम लियोपोल्ड को देखते हैं जो अभी भी इंजर्ड होता है एंड वो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। भैया वो आपके सर पे डायमंड कैसा बना है? लियो, ये एक प्रॉमिस है जो मैंने अपने आप से किया है एंड इसको मुझे मरते दम तक पूरा करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं विज़र्ड किंग इन सबसे कह रहे होते हैं मुझे बहुत दुख हुआ फुगी लियोन के साथ जो हुआ एंड हम उसे बचा नहीं पाए लेकिन हम उसका बदला जरूर लेंगे। सही कहा। एंड तभी लियोपोल्ड बाहर आकर खड़ा हो जाता है। लियो, तुम्हें अभी नहीं खड़ा होना चाहिए। सही कहा आपने विज़र्ड किंग, मैं लूंगा अपने भाई का बदला। आस्था, मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो क्योंकि हम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। अभी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगा और अपने भाई का बदला लूंगा। मैं एक भी दिन रेस्ट नहीं करूंगा और हर दिन बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और तब तक मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं एक दिन विज़र्ड किंग नहीं बन जाता। तैयार हो ना मेरे राइवल? आस्था। एंड लियो भी अपने आप से ये प्रॉमिस कर लेता है, हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें मेरा नाम ही नहीं पता? एंड ये सारे लोग हंसने लगते हैं। एंड इधर हम देखते हैं फुगी लियोन भी हंस रहा होता है एंड अब वो होश में आ चुका है एंड अब वो भी ठीक है। उसके बाद सारे मैजिक नाइट्स दोबारा से क्लोवर किंगडम की मरम्मत करने लगते हैं एंड विज़र्ड किंग भी ये समझ जाते हैं क्योंकि मैजिक नाइट्स में से कोई एक ट्रेटर है जिसने अटैक के टाइम उस बैरियर को हटा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग इन दोनों से पूछताछ कर रहे होते हैं बट ये दोनों मर जाएंगे लेकिन अपने लीडर के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि इनका लीडर लाइट इन दोनों के लिए भगवान है। एंड इधर हम डेड को देखते हैं जो आस्था के ऊपर बहुत ज्यादा पागल होता है और वो कुछ भी करके बस आस्था को मारना चाहता था। चुप रहो डेड, तुम मेरे आस्था को नहीं मार सकते, मुझे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। एंड इसके बाद हम आई ऑफ द डार्क सन के लीडर लाइट और ओबिटो को देखते हैं। सर आप चिंता मत करिए, वो दोनों मर जाएंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे। मैं जानता हूँ ओबिटो, लेकिन मुझे उसकी नहीं उनकी चिंता है। बहुत जल्दी मैं वापस जाकर उन लोगों को ले आऊंगा लेकिन पहले हमें उस विज़र्ड किंग का कुछ करना होगा। उसका टाइम मैजिक सच में बहुत खतरनाक है। एंड हम लाइट का एक हाथ देखते हैं जिसको विज़र्ड किंग ने उनकी फाइट के दौरान अपने अटैक से एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। मुझे नहीं लगा था कि विज़र्ड किंग इतना स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन आप सब चिंता मत करिए, वो भले ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं और एक दिन हम सब मिलकर क्लोवर किंगडम को तबाह कर देंगे और अपना खुद का एक राज्य बनाएंगे। एंड इसके बाद इधर हम इस लड़की को देखते हैं जो आस्था को पेस्ट्री देती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि आस्था वो पेस्ट्री खाता चार्मी वो पेस्ट्री आस्था से ले लेती है और खुद खाने लगती है। ये लो तुम दोनों भी खाओ, शर्माओ मत। मैं क्यों शर्माऊंगा, मेरी पेस्ट्री है। एंड वो पेस्ट्री सच में बहुत टेस्टी होती है। वैसे चार्मी सेनपाई आप आई कैसी थी चुपचाप रॉयल कैपिटल के अंदर? एंड तब चार्मी आस्था को अपना मैजिक दिखाती है कि कैसे वो चुपचाप उसी के साथ रॉयल कैपिटल में घुसी थी। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ से यूनो की भी स्क्वाड जारी होती है। ओ यूनो, कम से कम एक हाय तो बोलते जाओ, किस बात की ऐठन है तुम्हारे अंदर? एंड चार्मी आस्था से कहती है एक मिनट, तुम मेरे प्रिंस को कैसे जानते हो? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो लेकिन ये मत बोलो कि मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसको सुनते ही यूनो आस्था के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आस्था की जगह कोई और मैजिक नाइट होता तो वो काम से गया था। लेकिन सामने कौन खड़ा होता है? हमारा आस्था। एंड वो अपनी तलवार निकालता है और वो यूनो के अटैक को रोक देता है लेकिन उसके अटैक से वो नीचे जरूर गिर जाता है। एंड तभी उसको यूनो का एक मैसेज दिखता है जिसमें लिखा होता है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अबे पागल है क्या, मुंह से नहीं बोल पा रहा था? अभी तुम सब मारे जाते। एंड यूनो आस्था को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। क्लॉस सोचता है कि अचानक से यूनो का विंड अटैक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? एंड वो इसीलिए हुआ है क्योंकि यूनो के पास अब विंड स्पिरिट शिल्फी भी है और आस्था और यूनो दोनों अंदर से बहुत खुश होते हैं एक दूसरे के लिए कि वो लोग अब इतने स्ट्रॉन्ग हो गए। इसके बाद हमारा आस्था वापस लौट जाता है अपने ब्लैक बुल स्क्वाड के पास। मैग्मा सेनपाई, फिर विज़र्ड किंग ने मेरी तारीफ की और मुझे बना दिया जूनियर मैजिक नाइट। क्या? लेकिन जूनियर मैजिक नाइट होता क्या है? मुझे नहीं पता। बेवकूफो, तुम लोगों को ये नहीं पता कि जूनियर मैजिक नाइट क्या होता है? कोई बात नहीं, तुम लोगों का कभी प्रमोशन नहीं हुआ है ना, इसलिए तुम लोग अभी तक की सुपर जूनियर मैजिक नाइट हो और आस्था अब जूनियर मैजिक नाइट हो गया, मतलब तुम लोग से भी ऊपर। और क्योंकि चार्मी ने अकेले उस चुड़ैल को हराया था इसलिए अब वो सीनियर मैजिक नाइट है। ये मैं सीनियर मैजिक नाइट बन गई, मतलब मुझे अब और खाना मिलेगा। और तुमने भी बहुत अच्छा काम किया आस्था। थैंक यू यामी सर, मैं जा रहा हूँ और ट्रेनिंग करने ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ और एक दिन बन जाऊँ विज़र्ड। चुप रहो, पागल हो क्या? जाके थोड़ा रेस्ट कर लो वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हें है गधे। लेकिन मैं करूंगा क्या अपने रेस्ट पे? मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें एक ट्रिपल डेट पे लेके चलता हूँ। क्या डेट? एंड नोएल एकदम शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसका प्यारा आस्था डेट पे जा रहा होता है। और फिर फिनरल आस्था और मैक्स के साथ कोयल टाउन पहुंच जाता है एंड उसके पीछे चुपचाप नोएल भी आ जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका प्यारा आस्था किसी और लड़की के साथ डेट पे जाए, जैसे कि इस गधे को कोई लड़की पसंद करेगी। उसके बाद ये तीनों के तीनों एक होटल में आ जाते हैं जहाँ पर इन तीनों की 3 लड़कियों के साथ एक मिक्स डेट होती है। ठीक है, मैं हमारी डेट को स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है फिनरल और मैं 21 साल का हूँ। और फिनरल इन तीनों को एक एक फ्लावर दे देता है और ये तीनों लड़कियाँ खुश हो जाती है। बहुत अच्छे, अभी तक की तो हमारी डेट सही जा रही है। तुम्हारी बारी मैक्स, अपने बारे में बताओ कुछ। ओह मेरी बारी, मेरा नाम है मैक्स और मैं 18 साल का हूँ और मुझे लोगों को जान से मारना बहुत पसंद है। मुझे मजा आ जाती है जब मैं लोगों का खून देखता हूँ, जिसे सुन के ये तीनों लड़कियां थोड़ा सा डर जाती हैं। लेकिन इन तीनों से भी ज्यादा डर होता है हमारा आस्था क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो वो उठ के अपनी बॉडी दिखाने लगता है। हाय, मेरा नाम है 15 और मैं आस्था साल का हूँ। ये दोनों लड़कियां सोच रही होती हैं कि आज तो हम लोग गलत फंस गए। ये तीसरी वाली को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता इन सबसे। एंड इस लड़की का नाम रेबेका होता है। फिनरल समझ जाता है कि लड़कियां बोर हो रही है। भाई ठीक है, अब तुम लोग भी अपना नाम बताओ। लेकिन ये तीनों कुछ भी नहीं बोलती। फिनरल सोचता है उसे जल्दी कुछ करना होगा टॉपिक को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अच्छा तुम
लोग जानना चाहती हो कि हम मैजिक नाइट्स क्या करते हैं? हाँ हाँ जरूर। लक, अपने कुछ मिशंस के बारे में बताओ यार। हाँ हाँ जरूर। मैं अपने पिछले मिशन में कुछ लुटेरों से लड़ रहा था और मैं उन्हें जान से मार नहीं सकता था, तो मैंने उनके दोनों हाथ पैर उखाड़ कर फेंक दिए ताकि वो लोग भाग ना पाए। मुझे बहुत मजा आई थी उस दिन। ये लड़की सोचती है कि ये लड़का सही में मैजिक नाइट है या फिर कोई साइको किलर है। उसके बाद मैंने एक लुटेरे के पेट के अंदर अपना हाथ। चुप हो जा भाई, मेरे डेट की ऐसी की तैसी मत कर। आस्था, तुम बताओ तुमने कैसे रॉयल कैपिटल को बचाया था इस बार? हाँ मैंने देखा था, तुम अकेले 7 लोगों से लड़ रहे थे। ओ हाँ वो मैं लड़ रहा था, लेकिन मैं बहुत इंजर्ड भी हो गया था। एंड आस्था उठ के अपनी चोट इन सबको दिखाने लगता है। वाह, इस छेद से तो मैं तुम्हारा दिल देख सकता हूँ। ये तीनों लड़कियां वहाँ से भागना चाहती थी। मैंने बहुत गलत किया इन दोनों को मेरे साथ लाके। एंड इधर हम नोएल को देखते हैं जो एक वेट्रेस बन के इन लोगों पे नजर रखी हुई होती है। मुझे पता था इस लड़के को कोई लड़की कभी पसंद कर ही नहीं सकती। ओए वेट्रेस, थोड़ा पानी देना, खुद जाके ले ले। एंड इधर हम सेक्के को भी देखते हैं। तुम्हें शायद ये याद होगा जिसकी आस्था ने पार्ट 2 में बैंड बजाई थी। एंड हमेशा की तरह ये लंबी लंबी फेंक रहा होता है। फिर क्या, मैंने उन 10 के 10 शेरों को अकेले हरा दिया। ओए वेट्रेस, पानी दो। लो पानी। एंड इसके बाद हम लक को देखते हैं जो इसे एक लड़की से बात करने लग जाता है। वाह, तुम्हारा मैजिक तो कमाल है, तो तुम इससे बाल काटती हो, ये तो बहुत ही मुश्किल होगा। जिसको सुन के ये लड़की थोड़ा सा शर्मा जाती है। वैसे ये लड़का है तो थोड़ा सा क्यूट और दिल का भी बहुत साफ है। एक मिनट, मुझे पागल किलर अच्छा क्यों लग रहा है? वैसे तुम भी मुझे अपना मैजिक दिखाओ लक। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बाहर। एंड ये दोनों उठ के बाहर जाने लगते हैं। बहुत अच्छे लक, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। वैसे टाइला, मैंने सुना है कि पैरेट टाउन का सनसेट बहुत सुंदर होता है, चलोगी क्या तुम मेरे साथ देखने? हाँ क्यों नहीं। एंड ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ आस्था और रेबेका। अब मैं क्या करूँ, मैं और ये तो अकेले हैं यहाँ पर। मुझे कुछ बात करनी होगी, लेकिन क्या बात करूँ? मैं हार नहीं मान सकता। ठीक है, वैसे मेरा नाम है आस्था, तुम पहले ही बता चुके हो। माफ करना, लेकिन मैं इस डेट पे आना ही नहीं चाहती थी। मुझे टाइला यहाँ पे जबरदस्ती लाई थी। मेरे पास इन सब के लिए टाइम ही नहीं है। मुझे अपने भाई बहनों का ख्याल रखना होता है। ओ, कितने भाई बहन है तुम्हारे? 5। वाह, मेरे भी। क्या? हाँ, वापस हाजे विलेज में मैं और मेरे 5 छोटे भाई बहन साथ में रहते थे। एंड पहले हम सब लोग एक छोटे से कमरे में साथ में सोते थे और मैं हमेशा ज्यादा जगह के लिए लड़ता था। और अब तो मेरे पास एक खुद का पूरा कमरा है, लेकिन अभी भी मैं वापस उन सब के साथ जाके लड़के वहीं सोना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उन सब की बहुत याद आती है। हाँ सही कहा तुमने, ऐसा ही होता है। जब हम लोग उनके साथ होते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, लेकिन जब हम लोग दूर होते हैं तो हमें उनकी बहुत याद आती है। हाँ वही तो। एंड ये दोनों एक दूसरे से ऐसी बातें करने लगते हैं। एक मिनट, ये गधा उस लड़की से क्या बात कर रहा है? अरे मेरी प्लेट मत तोड़ो प्लीज। चुप रहो वरना मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। एंड ये दोनों ऐसे ही साथ में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी आ जाता है जिसने बहुत सारा पी रखा होता है। एक मिनट, तुम्हारे जैसे छोटे से लड़के को कोई मैजिक नाइट स्क्वाड ले भी कैसे सकती है? मुझे तो यकीन नहीं होता। हाँ सही कहा, मुझे भी नहीं होता। और ये क्या, तुम्हारे जैसे लड़के के साथ ही कितनी सुंदर सी लड़की डेट पे आई है। एक मिनट, मैं तो तुम्हें जानता हूँ। तुम तो वही हो जो अपने भाई बहन का अकेले ख्याल रखती हो। तो अब तुम्हें एक आदमी की जरूरत है क्या? इसीलिए तुम डेट पे आई हो? तो तुम इस बच्चे के साथ क्या कर रही हो? मुझसे शादी कर लो और उन बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। चुप रहो, बिल्कुल नहीं। एक और बार सोचो, मुझसे शादी कर लो, बहुत खुश रहोगी। एंड ये आदमी रेबेका को परेशान करने लगता है, लेकिन तभी आस्था इसका हाथ पकड़ता है। ओए दूर हट उससे। ओ, तो तुम छोटे से वीक से लड़के मेरा क्या करोगे? मुझ पे अपना मैजिक यूज करोगे? एक्चुअली में मेरे पास मैजिक है ही नहीं। क्या तुम्हारे पास मैजिक है ही नहीं और तुम एक मैजिक नाइट हो? फिर तुम मुझे कैसे हराओगे? तुम्हारे जैसे को हराने के लिए मुझे मैजिक की जरूरत ही नहीं। एंड आस्था इस आदमी को एक तकिए की तरह उठा के हवा में फेंक देता है। ये सीधा सिक्के के ऊपर जाके गिरता है। और अब तो तुम लोग समझ गए होगे भाई, एक और लड़की पागल हो जाती है हमारे आस्था भाई के प्यार में। चलो आस्था, हमें यहाँ से भागना होगा, मुझे भी जाना होगा। ये लो, मुझे नहीं करनी जॉब। एंड आस्था और रेबेका वहाँ से भाग जाते हैं और एक गली में छुप जाते हैं। नोएल भी इनको चुपचाप देख रही होती है। थैंक यू आस्था मुझे बचाने के लिए। कोई बात नहीं, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बस याद करना। वैसे आस्था, तुम किसी को पसंद करते हो क्या? हाँ, एक है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ओह एक मिनट, कौन है आस्था जिसे बहुत ज्यादा पसंद करता है? कहीं ये मेरी बात तो नहीं कर रहा? एंड नोएल को लगता है कि आस्था उसकी बात कर रहा होता है। वो जोर जोर से शर्मा रही होती है, लेकिन हम लोग जानते हैं भाई कि आस्था किसके बारे में बात कर रहा होता है। वैसे आस्था, तुम कभी मेरे घर पे आओ ना और मेरे भाई बहन से आके मिलो, तो वो सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। मैं हार नहीं मान सकती, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आस्था उस लड़की को भूल के मुझे पसंद करने लगे। एंड इधर हम देखते हैं ये दोनों लड़कियां इन दोनों को मना करके वहाँ से चली जाती हैं। अच्छा वैसे रेबेका, डेट पे आके होता क्या है? क्या? तो बस गाइस, यहाँ पे हमारा पार्ट 8 खत्म हो जाता है। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगला पार्ट मिस मत करना। अगला पार्ट बहुत मस्त होने वाला है। और हाँ, अगला पार्ट मैं इस बार जल्दी अपलोड करूंगा, मैं पक्का वादा करता हूँ। जब इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स आ जाएंगे तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना।